राजा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो चैप्टर है जिसके अंदर मैंने मोस्ट ऑफ द बच्चों को परेशान होते देखा है। काफ़ी सारे बच्चों के मार्क्स मैंने इसी चैप्टर में कटते देखे हैं, इनफैक्ट रैंकर्स तक के भी। ऐसा क्यों होता है राजा, समझना। देखो, इस चैप्टर में तुम्हें दो चीज़ें समझनी रहती है प्राइमरीली। सबसे पहला तो टेक्निक्स, एंड दूसरा इस चैप्टर का जो बेसिस है कैश फ्लो कंप्यूटेशन, वो समझना रहता है। अब एक बार के लिए बच्चे के लिए टेक्निक समझना तो बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है राजा। मेजरली बच्चा फंसता है कैश फ्लो कंप्यूटेशन के अंदर। एंड ऐसा इसलिए राजा क्योंकि मार्केट में यहाँ वहाँ से वो जहाँ से भी क्लासेस लेके आया होता है, उसको कभी कैश फ्लो कंप्यूटेशन लॉजिकली पढ़ाया ही नहीं जाता। उसको सिर्फ स्टेप्स रटा दिए जाते हैं कि पहले ये ले लेना, उसमें से माइनस कर देना, फिर ऐड कर देना, तो हमारा कैश फ्लो कंप्यूटेशन निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आ जाना तो ये स्टेप लगा देना, ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आ जाए तो ये स्टेप लगा देना, तो हमारा कैश फ्लो कंप्यूटेशन खत्म हो जाएगा। बच्चे को सिर्फ ये सारी चीज़ें रटा दी जाती हैं, उसको कभी लॉजिकली बताया ही नहीं जाता कि जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी आएगी, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्यों होता है, तुम्हारा अक्रूवल आइटम्स, एडवांस आइटम्स, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्यों होता है, और भी जो एडजस्टमेंट्स आते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, कैपिटल गेन, डिप्रिसिएशन, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्यों होगा, बच्चे को लॉजिकली चीज़ें बताई ही नहीं जाती। अब बच्चा उसको रट के चल जाता है, एंड एग्जाम में जनरली कोई ना कोई नया एडजस्टमेंट आता है, एंड बच्चा कन्फ्यूजन में गलत जजमेंट करके वहाँ पे कैश फ्लो को गलत कर देता है, एंड क्यूमुलेटिवली उसके मार्क्स कटते चले जाते हैं। इस चक्कर में बच्चा इस चैप्टर के अंदर परेशान रहता है राजा। अब मैं आपको ये अश्योरेंस दे सकता हूँ राजा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको इस रिवीजन वीडियो में मिलने वाला है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूँ राजा, पूरा यूट्यूब खंगाल लो, किसी और रिवीजन वीडियो में नहीं मिलेगा। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कह रहा हूँ राजा। मैं एक एक चीज़ का आपको लॉजिक दूंगा, रीज़न दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी जजमेंट आ जाए, कोई रूटीन एडजस्टमेंट आ जाए, चाहे नया एडजस्टमेंट आ जाए, आप उसमें सही जजमेंट लगा पाओगे, एंड ट्रीटमेंट सही करके आप अपने मार्क्स एंजॉय कर पाओगे। दिस आई कैन अश्योर यू राजा, ठीक है। एंड जस्ट लाइक अदर रिविजन वीडियोस, इस वीडियो के एंड पे भी आपको एक OCW ट्रैकर मिल ही जाएगा, जिससे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। एंड साथ साथ चलते चलते मैं आपको जितने भी डिफिकल्ट एडजस्टमेंट होते हैं जहाँ बच्चा फंसता है, जो जो क्वेश्चंस हैं डिफिकल्ट, उनका भी आपको मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा, एग्जाम्पल भी देता हुआ चलूंगा, ताकि आपके चैप्टर पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट आ जाए। हमारा मेजर फोकस रहेगा कैश फ्लो कंप्यूटेशन को बहुत ही कंसेप्चुअली समझने का, तो अपन स्टार्टिंग ही उससे कर लेंगे। लेकिन बस मुझे 1 मिनट देना आपको समझाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, फिर अपन डायरेक्टली कैश फ्लो कंप्यूटेशन पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। एंड राजा स्टार्ट करते हैं, बट एक बार के लिए यहाँ तक पहुँचे हो तो पूरे जोश से अटेंडेंस लगा दो वीडियो को लाइक करके, एंड अपन लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर बेसिकली अपन ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, वो डिसीजन अपन लेना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल बोले तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको अपन लेवरेज चैप्टर के अंदर समझ के आए थे, क्या होती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारा डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ये हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, करंट लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पैसा फंसता है 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20 साल तक, लंबा पैसा फंसा होता है, तो इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म का पैसा अटकता है। तो लॉन्ग टर्म पैसे का इन्वेस्टमेंट अपने को देखना है, ठीक है। इसको अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी लिंक करेंगे, लेकिन अभी पहले अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये समझ लिया अपन, अभी जो भी डिसीजंस के टाइप होते हैं बाद में, पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कैश फ्लो को लॉजिकली समझने का काम, वो अपन सबसे पहले करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स कि कैश फ्लो कंप्यूटेशन होती किस तरीके से, प्रिंसिपल्स क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। सबसे पहले जो भी अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन एंटायरली ऑन कैश फ्लो, ठीक है। अपन बुक प्रॉफिट को इज्जत नहीं देते यहाँ पे। बुक प्रॉफिट बोले तो अकाउंटिंग PNL, अकाउंटिंग के अंदर जो PNL बनाते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए कैश फ्लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा अकाउंटिंग PNL होता है वो होता है अक्रूवल के ऊपर, और हमें चाहिए कैश, तो डिफरेंस तुमको पता ही है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी 12 करोड़ की सेल है, ठीक है, 12 करोड़ की मेरी सेल है, लेट्स से 2026 के अंदर 12 करोड़ की सेल होनी है, ठीक है। लेकिन उसका एक एडवांस अमाउंट 5 करोड़ का मुझे 2025 में मिल गया, ठीक है। तो तुमको भी पता है कैश की एंट्री मैं कब करूँगा, 2025 के अंदर मैं 5 करोड़ की कैश की एंट्री करूँगा, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग PNL के अंदर पूरा का पूरा 12 करोड़ मैं 2026 के अंदर डालूंगा। इवन दो उसमें से 5 करोड़ मुझे 1 साल पहले मिल गया, लेकिन PNL के अंदर पूरा का पूरा 12 करोड़ 2026 के अंदर जाएगा। इस 5 को मुझे एडवांस की तरह रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपन जो करके चल रहे हैं यहाँ पे कैश फ्लो में बन के चल रहे हैं, अपन अपने को कैश फ्लो चाहिए, अपने को अकाउंटिंग PNL से मतलब नहीं है। तो जब अपन कैश फ्लो की ट्रीट करेंगे तो हमें मतलब है कि कैश कब आया, कैश कब गया, सिंपल सा लॉजिक। तो अपन क्या करेंगे, जब भी अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर कोई ऐसी सेल है जो लेट्स से 2026 में 12 करोड़ की हो रही है, एंड उसका एक एडवांस का पार्ट 5 करोड़ का 2025 में आ गया है, तो अपन 2025 के अंदर 5 करोड़ लेंगे, एंड 2026 के अंदर 7 करोड़ लेंगे, जो बाकी का 2026 के अंदर आया रहेगा, ठीक है। अपन अकाउंटिंग PNL यानी बुक प्रॉफिट को इज्जत नहीं देंगे,
उसने रिकॉर्ड करना था 12 करोड़ का, पूरा करोड़ 2026 में करता रहे। अपन 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिसीजन का 2025 में लेंगे एंड बाकी का 7 करोड़ का अपन 2026 में लेंगे। ये एग्जाम्पल के लिए, समझ गए क्यों? क्योंकि अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर पढ़ के आए, आज का 5 करोड़ कल के 5 करोड़ के बराबर नहीं है। तुम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो कि आज का 5 करोड़ को तुम 2026 में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? मिला आज है, आज के 5 करोड़ को मैं आज रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि एक साल बाद तो मैं इस पर 10% का रिटर्न और कमा लूंगा। ठीक है, तो वो आज की वैल्यू उसकी 5 करोड़ की, उसका 2026 में 5 करोड़ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं उसको 2025 में ही लेके चलूंगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये कि अपन कैश फ्लो लेके चलते हैं। इसी के ऊपर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझी थी कि अपन जब भी कोई असेट परचेस करते हैं, अपन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले अपन असेट परचेस करेंगे, राइट? अपने को कोई बिजनेस खोलना है, कोई फैक्ट्री लगानी, सबसे पहले असेट परचेस होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जाएगा, उसी के अंदर पैसा फंसेगा हमारा। इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है? उसी पैसे में होता है। ठीक है, तो वो जो पैसा उसके अंदर जाएगा, तो सारा पैसा एक प्रोजेक्ट के अंदर, लेट्स से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 30 करोड़ का पेमेंट डे 1 के ऊपर चल जाता है कैश फ्लो के अंदर। कैश की एंट्री डे 1 पे हो जाती है कि सारा पैसा मेरा गया, असेट डेबिट हो जाते हैं, कैश फ्लो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, सारा का सारा पैसा डे 1 पे चल जाता है। लेकिन अकाउंटिंग पीएनएल के अंदर अपन क्या करते हैं? बुक प्रॉफिट के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन जो भी हमने एसेट परचेस करें उसको थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। किस नाम से? डेप्रिसिएशन बोल के। ठीक है, लेट्स से मेरी 10 करोड़ की अगर सैलवेज वैल्यू थी, ठीक है, 10 करोड़ की सैलवेज वैल्यू थी, 30 करोड़ के एसेट्स थे एंड 5 साल की लाइफ है, तो मेरा हर साल का 30 माइनस 10/5 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अकाउंटिंग पीएनएल के अंदर मैं हर साल 4 करोड़ का डेप्रिसिएशन मारूंगा, करेक्ट? लेकिन इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारे लिए डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है ही नहीं, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है ही नहीं। तुम बताओ कैश कब गया? कैश कब गया? सारा का सारा डे 1 पे चला गया कैश 30 करोड़ का, एंड तुम उसकी एंट्री 5 साल तक करते बैठ रहे हो पीएनएल के अंदर। ठीक है, मेरी रिस्क, मेरा पेमेंट कब गया? डे 1 पे। तो डे 1 पे मैं उसको ट्रीट करूंगा, ओवर द पीरियड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कैश से मतलब है, कब पेमेंट एक्चुअल में हुआ। क्रिस्टल क्लियर? डेप्रिसिएशन को मैं इज्जत नहीं दूंगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ में एक पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन की न्यूएंस्ड बात क्या है? ठीक है, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है, लेकिन जो मैं टैक्स पे करता हूं वो कैश फ्लो होता है नहीं होता है? जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो कैश फ्लो होता है नहीं होता है? टैक्स जो मैंने पे किया वो मुझे कैश फ्लो में लेना होता है, क्योंकि कैश पे होता है टैक्स पे करने के लिए, राइट? लेकिन टैक्स का कंप्यूटेशन करते टाइम क्या मुझे डेप्रिसिएशन का मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अंडर सेक्शन नंबर 32। ठीक है, डेप्रिसिएशन खुद से कैश फ्लो नहीं है, लेकिन टैक्स एक कैश फ्लो है, एंड टैक्स निकालने के लिए अंडर सेक्शन नंबर 32 मुझे डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो इवन दो डेप्रिसिएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं है, टैक्स इंपॉर्टेंट है, एंड उस टैक्स को निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं सही टैक्स अमाउंट तक पहुंच सकूं। तो डेप्रिसिएशन की रेलेवेंस हमारे लिए सिर्फ इतनी है कि वो हमें सही टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करके दे दे, बस इतनी। वो कैश फ्लो नहीं है, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने का काम आता है बस। ठीक है, अब मुझे चीज़ बताना, एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो तुम्हें दे रखा है बुक्स के अंदर, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर जो तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक तुम्हें वो अमाउंट दे रखा है, एक तुम्हें अमाउंट दे रखा है कि टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन कितना बनना चाहिए अंडर सेक्शन 32। तुम दोनों में से कौन सा यूज करोगे? बताओ। ठीक है, लॉजिकल सी बात है। अपना यूज क्या डेप्रिसिएशन का? टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, राइट? अदरवाइज उसकी कोई इज्जत ऐसे भी नहीं है, वो कैश में वैसे भी नहीं है, सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। अब टैक्स कैलकुलेट करने में अगर हेल्प कर रहा है तो यूज भी तो अपन टैक्स वाला डेप्रिसिएशन करेंगे ना। अकाउंटिंग बुक्स का मुझे क्या करना है? कुछ काम ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन, इस टैक्स डेप्रिसिएशन का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा वो मुझे यूज करना है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। अकाउंटिंग बुक्स वाला इज यूजलेस, कुछ भी नहीं करना अपने को इसको। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नहीं बताए कि ये टैक्स डेप्रिसिएशन या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, तो जो डेप्रिसिएशन दे उसको टैक्स मान के ट्रीट कर लेना, उसको टैक्स का ही मान के ट्रीट कर लेना। ठीक है, क्लियर? तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि एक तरफ तो मुझे कैश फ्लो कैलकुलेट करके कैश फ्लो कैलकुलेट करना है, दूसरी तरफ मुझे उस कैश फ्लो को निकालने के लिए मुझे एक बार टैक्स अमाउंट भी निकालना है कि टैक्स अमाउंट मेरा कितना बनेगा। अब टैक्स अमाउंट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली तो दे नहीं रखा होगा कि इतना टैक्स मुझे पे करना है, वो भी तुम्हें कंप्यूट करना पड़ेगा। अब टैक्स अमाउंट कंप्यूट करने के लिए तुम्हें पहले एक वर्किंग नोट के अंदर टैक्स की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, राइट? तो तुम समझ गए कि तुम्हें दो कंप्यूटेशन करनी है, एक तो तुम्हें कैश फ्लो निकालना है, दूसरा तुम्हें टैक्स का कंप्यूटेशन करना है, जिसके लिए तुम्हें टैक्स के हिसाब से इनकम निकालनी पड़ेगी पहले। तो तुम्हें दो चीज़ें करनी है, राइट? अब इसको ट्रीट करने के दो तरीके हो सकते हैं। अपन ने एक एग्जाम्पल में देखा था कि तुम दो तरीके कर सकते हो। एक तो तुम पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, उसके अंदर टैक्स अमाउंट आएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम एक वर्किंग नोट बना दो।
वर्किंग नोट के अंदर तुम टैक्स का कंप्यूटेशन कर लेना, वर्किंग नोट के अंदर तुम टैक्सेबल इनकम निकाल लेना एंड उसके ऊपर टैक्स बना लेना, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा इनइफेक्टिव तरीका होता है, ठीक है। ये देखो हमारा अवेलेबल है पूरा जो अपन ने एग्जाम्पल किया था, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ईयरली कैश फ्लोस निकाले थे एंड यहाँ पे अपन ने टैक्स अमाउंट अलग से एक वर्किंग नोट में निकाला था, ठीक है। देखो बहुत अटेंटिवली सुनना क्योंकि सारा मेन पार्ट यही है। ये समझ गया पूरा चैप्टर ऐसा निकलेगा स्मूथली, एक एडजस्टमेंट के अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा, एक एडजस्टमेंट के अंदर, इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। बट थोड़ा पेशेंसली अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, ठीक है। सो अपन पहले टैक्स कैश फ्लो निकाले थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक नोट के अंदर टैक्स अमाउंट निकाला था। ये थोड़ा इनइफेक्टिव तरीका था क्योंकि अपन दो अलग अलग नोट बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ने बोला कि तुम दो अलग अलग क्यों बना रहे हो, तुम एक काम करो, तुम एक ही स्टेटमेंट बना लो, एक ही स्टेटमेंट बना लो। उस एक स्टेटमेंट के अंदर तुम क्या करो, तुम पहले टैक्स के हिसाब से कंप्यूटेशन कर लो, ठीक है। तुम पहले टैक्स के हिसाब से कंप्यूटेशन करके टैक्सेबल इनकम निकाल लो, उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर तुम टैक्स निकाल लो पहले, ठीक है। जो अपन यहाँ करते हैं, यहाँ अपन ने टैक्सेबल इनकम निकाली, उसके ऊपर अपन ने टैक्स निकाला। अभी पूरा समझाऊंगा बट पहले लॉजिक समझो, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स निकाल लो। एक बार तुमने टैक्स निकाल लिया, ठीक है, एंड तुमने टैक्स के हिसाब से कंप्यूटेशन कर लिया। अब उसके नीचे तुम एडजस्टमेंट्स कर दो उन आइटम्स के जो कैश और टैक्स के अंदर डिफरेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें कैश फ्लो चाहिए, तुम्हें टैक्स की इनकम तो नहीं चाहिए, तुम्हें कैश फ्लो चाहिए। तुमने पहले टैक्स के हिसाब से इनकम निकाली, क्यों निकाली? ताकि तुम सही टैक्स अमाउंट तक पहुंच सको, ठीक है। तुमने पहले वो निकाल लिया। अब उसके बाद तुम्हें एडजस्टमेंट्स करने हैं उन आइटम्स के जो कैश और टैक्स के अंदर डिफरेंट है, क्योंकि हमें एक्चुअल में कैश फ्लो चाहिए, हमें टैक्स की इनकम थोड़ी चाहिए, ठीक है। एंड ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कैश और टैक्स के बीच में डिफरेंट है? ऐसे कौन से आइटम्स होते हैं जो कैश और टैक्स के बीच में डिफरेंट होते हैं, वो समझना, ठीक है। देखो सबसे पहला तो डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन को तुम्हें टैक्स के अंदर लेना है ताकि तुम करेक्ट टैक्स अमाउंट तक पहुंच सको, राइट। लेकिन डेप्रिसिएशन खुद टैक्स में नहीं, कैश में नहीं है, वो खुद कैश में नहीं है। उसके लिए आपको कैश का उसको एड बैक करना पड़ेगा ताकि आप सही कैश अमाउंट तक पहुंच सको, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, तो इसलिए अपन ने बाद में क्या किया, टैक्स डेप्रिसिएशन को अपन ने एड बैक कर दिया, रिवर्सल कर दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल इनकम निकाली, सेल्स ली अपन ने, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट माइनस करी। लेकिन फिक्स कॉस्ट लेते टाइम पे अपन ने बुक डेप्रिसिएशन नहीं लिया। अगर बुक डेप्रिसिएशन दे रखा है फिक्स कॉस्ट के अंदर तो उसको अपन हटा देंगे, ठीक है। अपन रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट लेंगे, उसके बाद अपन टैक्स का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। वो माइनस करने के बाद अपन पहुंच जाएंगे टैक्सेबल इनकम तक कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा टैक्स के अंदर एज पर टैक्स लॉस, उसके ऊपर हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये टैक्स को अपन माइनस करेंगे तो हमारी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गई, ठीक है। अब ये समझना यहाँ तक का पूरा तामझाम जो हुआ है ये ए है। ए मतलब ये सारा टैक्स के हिसाब से हुआ है। क्यों हुआ है? ताकि सही टैक्स अमाउंट तक पहुँच सके, करेक्ट। लेकिन अभी अपन कैश फ्लो तक तो नहीं पहुँचे, अभी हमें कैश के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने हैं ताकि टैक्स और कैश के बीच के डिफरेंसेस को अपन अकाउंट फॉर कर सके, ठीक है। कौन सा ऐसा आइटम्स है? सबसे पहला सबसे कॉमन आइटम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टैक्स के अंदर आता है लेकिन कैश में नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को अपन ने एड बैक कर दिया। क्योंकि अपन ने इसको माइनस क्यों किया था? ताकि टैक्स तक पहुंच सके। अब उसको एड बैक कर दो, कैश में तो नहीं है। और कौन से ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो टैक्स और कैश के बीच में डिफरेंट हो सकते हैं? बताओ। अपने को क्या निकालना है कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो ये कैश फ्लो के अंदर एंड ये जो हम टैक्स के हिसाब से कंप्यूटेशन कर रहे हैं पहले, उनके बीच में डिफरेंसेस लेके आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप भी समझते हो ना कि अपने को यहाँ पे सेल्स लेना है, वेरिएबल कॉस्ट लेना है, फिक्स कॉस्ट लेना है, ये पहले अपने को चाहिए टैक्सेशन लॉस के हिसाब से। एंड टू बी स्पेसिफिक, अपन कौन से लॉस के हिसाब से लेके आएंगे, कौन से सेक्शंस के हिसाब से लेके आएंगे? पीजीवीपी के सेक्शंस, ठीक है। ये सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब किसके हिसाब से रिकॉग्नाइज होंगे? पीजीवीपी के जो भी सेक्शंस है उसके हिसाब से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब पीजीवीपी के सेक्शंस या फिर इनकम टैक्स लॉस के सेक्शन क्या बोलते हैं कि जब आप ये सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को लेके आओगे तो आप इनको रिकॉर्ड किस बेस पे करोगे? अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज करोगे आप इनको, ठीक है। अब देखो लॉजिकल सी बात, यहाँ पे ये जो आइटम्स आ रहे हैं ये अक्रूवल के ऊपर आ रहे हैं और नीचे अपने को क्या चाहिए? कैश फ्लो। एंड आपको पता है अक्रूवल और कैश फ्लो के बीच की कैश फ्लो में एंटी होती है, ठीक है। तो लॉजिकल सी बात है, ऐसे आइटम्स हो सकते हैं जो कैश फ्लो के अंदर अलग अमाउंट के आ रहे हो एंड अक्रूवल के हिसाब से अलग अमाउंट के आ रहे हो। तो ऐसे आइटम्स जो होंगे वो डिफरेंस लेके आ जाएंगे किसके अंदर? हमारे टैक्स के हिसाब से जो वैल्यू निकल के आ रही होगी एंड जो हमारे कैश फ्लो के अंदर जो हमारी वैल्यूज आ रही होगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सपोज करो हमारी 2025 के अंदर हमने सेल कितनी करी है? लेट्स से
12 करोड़ की, ठीक है। अब इसमें से 5 करोड़ आपको 2025 में ही रिसीव हो गए एंड 7 करोड़ आपको 2026 में मिलेंगे, करेक्ट। अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे आप टैक्सेशन के हिसाब से जब पहले कंप्यूटेशन करोगे तो यहाँ पे आप सेल्स लोगे, करेक्ट। सेल्स किस बेस पे लोगे? टैक्सेशन लॉस। टैक्सेशन लॉस क्या बोलते हैं? अक्रूवल बेसिस। तो अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आपके हिसाब से सेल्स यहाँ पे कितने अमाउंट की आनी बनती है? पूरी की पूरी 12 करोड़, ठीक है। अक्रूवल को थोड़ी फर्क पड़ता है कि तुम्हारा कैश कब आ रहा है कब नहीं, कैश कब आ रहा है कैश कब नहीं आ रहा, वो तो बोलेगा पूरी की पूरी एक साथ रिकॉग्नाइज होगी 2025 के अंदर ही हो जाएगी। तो 2025 के अंदर आपकी, जब आप 2025 की कंप्यूटेशन कर रहे होगे तो टैक्स बोलेगा कि आपको पूरा का पूरा 12 करोड़ 2025 के अंदर ही आपको लेना है, ठीक है। लेकिन जब अपन कैश की बात करेंगे, नीचे कैश फ्लो, अपने को तो नीचे कैश फ्लो चाहिए ना, आपके हिसाब से लॉजिकली कैश फ्लो 2025 के अंदर कितना था सेल्स में से? सिर्फ 5 करोड़ का, सिर्फ 5 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे तो आइडियली सिर्फ 5 करोड़ आना चाहिए था ना, तो आ गया ना डिफरेंस। टैक्सेशन ने ऊपर लिया सेल्स का वैल्यू, सेल्स का 12 करोड़ का, लेकिन कैश फ्लो के हिसाब से सिर्फ 5 करोड़ ही रिकॉग्नाइज होना चाहिए था सेल्स का वैल्यू, क्योंकि कैश के अंदर सिर्फ 5 करोड़ ही आया है, ठीक है। तो कैश फ्लो तो सिर्फ 5 करोड़ का हुआ है, लेकिन सेल्स टैक्सेशन ने 12 करोड़ की इनकम ले ली है, तो वो डिफरेंस आ गया, ठीक है। कितना? ये 5 और ये 12, ठीक है। तो अब ऐसे केस के अंदर आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना रहेगा। जैसे आपने यहाँ पे टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया है, वैसे आपको और इन ऐसे आइटम्स का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिनका ट्रीटमेंट ऊपर अक्रूवल के हिसाब से अलग आया है एंड नीचे कैश के हिसाब से उनका अमाउंट के अंदर डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आइडियली कितने रुपए का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? ऊपर 12 करोड़ आ रहा है, नीचे 5 करोड़ ही चाहिए अपने को, तो आइडियली आपको क्या करना पड़ेगा? 7 करोड़ का आपको माइनस करना पड़ेगा आपको अमाउंट, ठीक है, ताकि आप 5 करोड़ तक पहुंच सको, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बस हल्का सा ओवरव्यू दिया है, ये इसको अपन डिटेल में कवर करने वाले हैं। आगे मैं आपको डिटेल में एग्जांपल देके बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसे आइटम्स को कैसे एडजस्ट करना है। मैं भी आपको सिर्फ ओवरव्यू देके समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आइटम्स ने आपका एक डिफरेंस लेके आ गए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही क्या बोलता है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन चलेगा कि जब तक ऐसे ही ना आपको ऐसे आइटम्स दिखा नहीं रहा है, ऐसे आइटम्स दिखा नहीं रहे कि जिनके अंदर ऐसे डिफरेंसेस आ पा रहे हैं, जिनके अंदर ऐसे डिफरेंसेस आ पा रहे हैं अक्रूवल के अंदर एंड कैश के रिकग्निशन के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, जब तक ऐसे ऐसे आइटम्स नहीं दिखा रहा है तब तक आप नहीं मानोगे कि ऐसे कोई भी आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब तक ऐसे ने कुछ नहीं बोला ना, तो आप नहीं मानोगे कि ये 12 करोड़ की जो सेल है ये ऐसे बट के आ रही है। आप क्या मानोगे कि 12 करोड़ की जो सेल हुई है ना, ये एज इट इज, ये इमीडिएटली कैश के अंदर सेटल हुई है, इमीडिएटली कैश के अंदर सेटल हुई है। यानी 2025 के अंदर 12 करोड़ की सेल हुई एंड 2025 के अंदर ही आपको 12 करोड़ का कैश भी रिसीट हो गया, इमीडिएटली कैश के अंदर सेल हुई है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो अक्रूवल का ट्रीटमेंट है वो भी 12 करोड़ ही मानेगा एंड जो कैश का अमाउंट है वो भी 12 करोड़ ही आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे भी सेल 12 करोड़ की आनी थी एंड नीचे जो आपका कैश फ्लो आना था वो भी 12 करोड़ का ही आना था, ठीक है, वो भी 12 करोड़ का ही आना था। तो बेसिकली ऐसे ऐसे अजम्पशन की वजह से हो क्या गया, ऐसा अजम्पशन की वजह से हो क्या गया समझना। आपने सेल्स अक्रूवल बेसिस के ऊपर ले ली इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से, कितने की ली? 12 करोड़ की ले ली, ठीक है। और नीचे आपको कैश फ्लो भी 12 करोड़ का ही चाहिए था। तो जब आपने ऑलरेडी ऊपर 12 करोड़ का ले लिया है, आगे यहाँ पे 12 करोड़ का कैश फ्लो, अब आपको वापस से कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे बीच में, ठीक है। पहले वो करना पड़ रहा था क्योंकि नीचे आपको चाहिए था 5 करोड़ का अमाउंट, अभी आपको नीचे 12 करोड़ ही चाहिए, तो आपको यहाँ पे नीचे कोई अभी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हो क्या गया, क्योंकि आपने अजम्पशन ले लिया कि जितने भी अमाउंट है वो सारा का सारा इमीडिएटली कैश के अंदर सेटल हो रहा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट सेल्स, कोई वेरिएबल कॉस्ट भी है, कोई फिक्स कॉस्ट भी है, सब में एक अजम्पशन जाएगा कि सारी की सारी इमीडिएटली कैश के अंदर सेटल हो रही है। दैट मीन्स जब आप उनको अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे टैक्सेशन के लिए, तो वो जो अमाउंट पे रिफ्लेक्ट करेंगी वो एज इट इज कैश के अंदर भी एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि कैश में और अक्रूवल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन चलता रहेगा पूरे चैप्टर के अंदर कि जब तक कुछ बोला नहीं जाए, जब तक कुछ आइटम दिखाया नहीं जाए, तब तक अब ये मानते हुए चलो कि अक्रूवल बेसिस का ट्रीटमेंट कैश बेसिस के ट्रीटमेंट के एग्जैक्टली इक्वल है, वो इमीडिएटली कैश के अंदर सेटल हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई टैक्स का ट्रीटमेंट विल बी सेम एज कैश फ्लो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक यहाँ पे कोई भी और आइटम नहीं आएंगे जिनका आपको डिफरेंसेस एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स द ओनली आइटम इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिसको आपको एडजस्ट करना है दैट इज टैक्स डेप्रिसिएशन।
क्योंकि इसको देख के तो हमें क्लियरली पता चल जाता है ना, टैक्स डेप्रिसिएशन को देख के तो हमें क्लियरली पता है कि ये टैक्स जो डेप्रिसिएशन है ये टैक्सेशन के अंदर आता है, लेकिन ये कैश में नहीं है। इसको देख के तो हमें मालूम ही है कि कैश के अंदर नहीं है, तो इसको तो अपन एडजस्ट खुद से कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी आइटम्स है उनके अंदर अगर ऐसे ही बोलेगा तो अपन मानेंगे कि ऐसे आइटम्स हैं तो अपन करेंगे उनका ट्रीटमेंट। अगर नहीं बोलेगा ऐसे ही तो अपन नहीं मानेंगे कोई भी आइटम्स के बीच में डिफरेंस है, अक्रूवल और कैश के बीच में। क्लियर, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते अपन। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सैल्वेज वैल्यू, मैंने एसेट बेचे लास्ट में, उसके अंदर मेरा कैश फ्लो आया, ठीक है, उसका मैं क्या करूंगा? ऐड बैक नहीं, सिर्फ ऐड बैक नहीं, ऐड, ठीक है। ऐड बैक का मतलब होता है कि पहले माइनस हो गया था, अब मैं उसको ऐड बैक कर रहा हूँ, नहीं। देखो तुम एक चीज़ समझना कि अपन ने जितना भी तामझाम यहाँ तक किया है, ये सारा अपन ने किसके हिसाब से किया है? ये अपन ने किया है टैक्स के अंदर पीजीवीपी के हिसाब से, ठीक है। अपन पीजीवीपी की इनकम निकाल रहे हैं एज पर टैक्स, ठीक है। एंड उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन डिफरेंसेस अकाउंट फॉर कर रहे हैं, डिफरेंसेस एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी कैश और टैक्स के बीच में है, इनफैक्ट यहाँ पे, ठीक है। जितने भी हमारे कैश और टैक्स के बीच में डिफरेंस है उनको अपन यहाँ पे अकाउंट फॉर कर रहे हैं, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू जो होती है वो एक कैश आइटम है, उसकी ट्रांजेक्शन कैश में होती है। सैल्वेज वैल्यू कोई इनकम आइटम नहीं है, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू का तुम पीजीवीपी के अंदर कुछ भी नहीं करते, ठीक है। क्या तुम्हारी सैल्वेज वैल्यू पीजीवीपी के अंदर आती है? क्या उसकी टैक्सेशन उसका पीजीवीपी के अंदर लगता है? ठीक है, उसका लगता है कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। पीजीवीपी के अंदर सैल्वेज वैल्यू का कोई टैक्सेशन नहीं होता, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते अपन पीजीवीपी के अंदर सैल्वेज वैल्यू का। दैट्स वाई गाइस, ये एक प्योरली कैश आइटम है, नॉट एन इनकम आइटम जो पीजीवीपी के अंदर जाए। इसका मतलब ये सैल्वेज वैल्यू का जो भी सीन होना था वो यहाँ तक जो अपन ने कंप्यूटेशन करी है इसके अंदर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू को तुम पीजीवीपी के अंदर ऐड करने लग जाते हो क्या? कभी किया क्या? नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कैश में है, वो कोई इनकम आइटम नहीं है कि पीजीवीपी के अंदर उसकी इनकम ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आती। दैट मीन्स बट वो कैश में तो है, कैश में है बट यहाँ तक नहीं आई है, तो अब क्या करेंगे? इसलिए अपन को उसको अलग से ऐड करना पड़ेगा सैल्वेज वैल्यू को। कहाँ पे? लास्ट ईयर के अंदर, जहाँ पे भी सैल्वेज वैल्यू होगी फाइनल ईयर के अंदर, टर्मिनल जो भी साल लास्ट ईयर के अंदर से असेट बिकेगी, जो भी सैल्वेज वैल्यू होगी उसको अपन अलग से एज अ कैश फ्लो ऐड करेंगे। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, मैंने फाइनल लेवल के एक बच्चे की कॉपी देखी थी, उसने यहाँ पे गलती कर रखी थी सैल्वेज वैल्यू के अंदर। क्यों? उसने टैक्स निकालने से पहले यहाँ पे टैक्स निकालने से पहले यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू को ऐड कर दिया था, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स निकाल रहा है पूरा। अब क्योंकि क्यूमुलेटिव आइटम आता है, क्यूमुलेटिव है पूरा टेबल, तो पूरा कैश फ्लो गलत हो गया, एनपीवी गलत निकला, फाइनल मार्क्स गलत, ठीक है। तो वही बात है राजा, इसको कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा। सैल्वेज वैल्यू पीजीवीपी के अंदर कभी नहीं आता, ठीक है। पीजीवीपी के अंदर इनकम आइटम्स आते हैं, सैल्वेज वैल्यू इज नॉट एन इनकम आइटम, इट्स अ कैश आइटम। ये कैपिटल गेन के अंदर आता है, पीजीवीपी के अंदर नहीं आता। कैपिटल गेन में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो अपन आगे बात करेंगे, लेकिन इतना समझो कि वो यहाँ तक तो नहीं आता है, इसलिए उसको अपने को अलग से ट्रीट करना होता है, अलग से ऐड करना पड़ता है उसके कैश फ्लो को जो भी सैल्वेज वैल्यू के अंदर आया है, ठीक है। समझ गए स्टेटमेंट? अपन क्या करते हैं, सेल उठाई, माइनस वेरिएबल कॉस्ट करी, कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में से अपन बुक डेप्रिसिएशन हटा देंगे, क्योंकि बुक डेप्रिसिएशन का हमें कुछ करना ही नहीं है। हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं पार्ट ए। ये पार्ट ए अपन क्यों बना रहे हैं? टैक्स सही कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो बुक डेप्रिसिएशन को अपन इसमें से हटा देंगे, फिक्स कॉस्ट में से। फिक्स कॉस्ट के अंदर बुक डेप्रिसिएशन होता है, उसको अपन हटा देंगे। बाकी का हमारे पास आ जाएगा ये अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन नहीं आया, टैक्स नहीं आया, डेप्रिसिएशन अपन कौन सा वाला माइनस करेंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि अपन टैक्स कंप्यूटेशन करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स या फिर टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर हमारा टैक्स निकलेगा, जो भी रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी उसके ऊपर हमारा टैक्स निकल जाएगा। वो टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब इसमें से टैक्स माइनस होकर ऑलरेडी आ गया है। अब अपने को क्या करना है? सिर्फ उन आइटम्स को एडजस्ट करना है जो कैश और टैक्स के बीच में अलग अलग है, बाकी सब अपन ने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। अपन कौन से आइटम्स मानते हैं कैश और टैक्स में अलग अलग है? जो यहाँ तो दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ने बता रखा है कि ये अलग अलग होते हैं भाई। पहला तो डेप्रिसिएशन होता है, हमें पता है कि कैश और टैक्स में अलग अलग है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन ने बता रखा होगा, इनके अलावा अपन कोई आइटम नहीं मानेंगे जो कैश और टैक्स में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि सारे आइटम्स इमीडिएटली कैश में सेटल हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वो टैक्स के अंदर भी सेम आएंगे, कैश के अंदर भी सेम आएंगे, क्योंकि टैक्स अक्रूवल पे चलता है।
एंड अगर अक्रूवल और कैश का ट्रीटमेंट ही सेम है तो फिर काई का डिफरेंस? क्लियर? समझ गया? तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तुमको? अब यहाँ पे अपन को एंड में सैल्वेज वैल्यू ऐड करना होता है एंड हमारा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा हमारे पास निकल के। क्लियर? ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है कि अपने को इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, समझना। अभी अपन इसको यूज़ कहाँ करेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स को? अभी अपन थोड़ा सा पहले से एनपीवी का फ्लेवर लेते हैं एंड थोड़ा सा एनपीवी का ज्ञान लेते हैं, क्योंकि मेन पूरा चैप्टर में एनपीवी चलता रहता है। तो अपन पहले एक एनपीवी का फ्लेवर ले लेते हैं, बाद में टेक्निक्स देखते रहेंगे अपन, ठीक है। अब अपने को करना क्या होता है, देखो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा, अपन कल रिविजन करके आए। अपन ने कल बात करी थी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक यूज़ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हेल्प करने के लिए। क्या? ये इंश्योर करने के लिए कि मिनिमम मैं इतनी रिटर्न तो कमा ही रहा हूँ। लेट्स से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी 10% है, वो 10% मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये 10% रिप्रेजेंट कर रही है कि जितने भी कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस, सब मिला जुला के उनको कितना रिटर्न चाहिए, ठीक है। इस 10% में सब आ गया, ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है, वैक है ये, ठीक है। इसमें सब आ गया, इसमें सबकी कॉस्ट आ गई, मतलब सबको मिला जुलू के 10% रिटर्न चाहिए, करेक्ट। तो अब मुझे इंश्योर करना है कि जो भी मैं कैश फ्लो कमा रहा हूँ, जो भी मैं प्रोजेक्ट के अंदर से कमा रहा हूँ, दैट शुड बी मिनिमम, दैट शुड गिव मिनिमम रिटर्न ऑफ 10%। उससे कम तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, मुझे जितना रिटर्न चाहिए वो मुझे मिलेगा कि नहीं, वो निकालने के लिए अपने पास दो तरीके होते हैं। अपन कल सीख गया टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर, ठीक है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, परपेचुटी वाला, जिसमें अपन ने देखा था ये परपेचुटी वाला था हमारे पास, ठीक है। अपन ने क्या किया था इसके अंदर कि कंपनी दैट पेज ₹90 डिविडेंड ईच ईयर, यू वांट अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 600 शुड यू इन्वेस्ट इन द शेयर्स? ये अपना क्वेश्चन था। इसको अपन ने दो तरीके से किया था। पहला अपन ने क्या किया था, पहले अपन ने निकाला था कि देखो अगर ₹90 का डिविडेंड है हर साल का एंड तुम्हें 12% रिटर्न चाहिए, तो 12% रिटर्न के हिसाब से तुम्हारे हिसाब से प्राइस कितनी होनी चाहिए, यही किया था। कैसे निकाला था? 90/12%, 750 का टारगेट प्राइस हमारे हिसाब से होना चाहिए। अब 750 से अगर कम में मिल रहा है तो हमें फ़ायदा है, ठीक है। क्यों फ़ायदा है? 750 से कम में मिल रहा है, लेट्स से 600 में मिल रहा है, तो हमें फ़ायदा क्यों है? क्योंकि हमारे साथ 750 होनी चाहिए थी 12% मिलने के लिए, एंड 600 है, उससे भी कम में मिल रहा है, दैट मीन्स रिटर्न और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये पहला तरीका, क्या अपनी टारगेट प्राइस निकाल लो, टारगेट प्राइस को कंपेयर कर लो एक्चुअल में मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है 600 की। दूसरा तरीका क्या था कि तुम अपना एक्चुअल रिटर्न निकाल लो कि देखो ₹90 का डिविडेंड मिल रहा है, 600 की प्राइस है, तो 90/600 कितना रिटर्न देता है? 15%, ठीक है। 90/600 15% होता है ना, 90/600, हाँ 15% होता है, ठीक है। 90/600 15% रिटर्न दे रहा है तुमको, ठीक है, एंड तुम्हें चाहिए 12%, तुम्हारा रिटर्न तुम्हें मिल रहा है तो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दो तरीके थे। पहला क्या था, तुमने टारगेट प्राइस निकाली, टारगेट प्राइस को कंपेयर किया कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या तुम्हें उतने पे मिल रहे हैं, उससे कम पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पहला तो वो था। दूसरा क्या था कि तुम रिटर्न निकाल के देख लो। ये जो दोनों चीज़ें अपन ने देखी, यही दो तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। कौन सी? एनपीवी और आईआरआर, ठीक है। एनपीवी के अंदर तुम क्या करके देखते हो? तुम करके देखते हो कि तुम्हें 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना, तुम्हारी एनपीवी तुम्हारी 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना, तो तुम्हें बस इतना करके देखते हो कि अगर तुम्हें 10% रिटर्न चाहिए तो उसके हिसाब से तुम्हारे हिसाब से टारगेट इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए थी, ठीक है। एंड फिर तुम उसको कंपेयर करते हो कि एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। आईआरआर के अंदर तुम क्या करते हो? आईआरआर के अंदर तुम रिटर्न निकाल के देख लेते हो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मेरी रिटर्न कितनी आ रही है, क्या वो 10% से ज़्यादा है कि नहीं है। यही दो तरीके सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से एग्जाम्पल से लिंक हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन समझते हैं एनपीवी में अपन क्या करते हैं। एनपीवी तुम समझिए क्या करना है, अपने को पहले निकालना है कि अच्छा 10% अगर रिटर्न चाहिए तो मेरी टारगेट इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 10% रिटर्न लेने के लिए मेरी टारगेट इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, इन क्या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से वो कम है, ज़्यादा है या कैसी है, ठीक है। तो अपन टारगेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? अपन इस बेसिक सा कैश फ्लो का कंप्यूटेशन करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि लेट्स से मेरा हर साल का कैश फ्लो इतना इतना है, ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल से ही आ रहा है ना, ये मैंने कोई रैंडम नंबर्स नहीं लिया, अपने एग्जाम्पल से ही आ रहा है, अपने ऊपर एग्जाम्पल ले रखा था, ठीक है। मेरे हर साल के कैश फ्लो इतने इतने हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए 10% का रिटर्न। अब वो तो परपेचुअल वाला सिंपल केस था, उसमें अपन ने सिंपल ही कर दिया कैश फ्लो अपॉन 10%, कैश फ्लो अपॉन जो भी रिटर्न मुझे चाहिए। ये तो बहुत लंबा है, हर साल का अलग अलग कैश फ्लो की परपेचुअलिटी थोड़ी है। तो मैं यहाँ पे कैसे निकालूंगा कि मेरा टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? कैसे निकालूंगा कि मुझे 10% रिटर्न चाहिए, तो अगर 10% रिटर्न चाहिए तो उसके हिसाब से तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए थी, देख लो। 10% रिटर्न चाहिए तो हर एक को 10% से डिस्काउंट करके देख लो,
मान लो तुम्हें 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 10% के लिए तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो अपन निकाल के देख रहे हैं। कैसे निकालेंगे? सारे कैश फ्लोज को 10% से डिस्काउंट कर दो, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% रेट पे। 10% रिटर्न चाहिए ना, 10% से डिस्काउंट करोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि 10% रिटर्न लेने के लिए तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज। सिंपल। तो हर एक कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से 10% की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसको डिस्काउंटिंग करनी है अपने को, ठीक है। वो यहाँ पे नंबर आएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? ऐसा ऐसा तामझाम तो अपन एग्जाम में करेंगे नहीं, अपन प्रॉपर कैश फ्लो का टेबल बनाएंगे। ये कैश फ्लो लिखेंगे, वही जो अपन अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बढ़ गया है, बस यहाँ पे हर साल का कैश फ्लो अलग अलग होगा। वहाँ पे अपन ले लेते हैं कि हर साल का इंटरेस्ट सेम होता था, लास्ट ईयर में सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू आती थी, ठीक है। बट अमोर्टाइजेशन वाले केस के अंदर वैसा नहीं था। अमोर्टाइजेशन वाले केस के अंदर हर साल का कैश फ्लो अलग अलग निकल के आ रहा था, याद है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग प्रिंसिपल था। डिक्रीजिंग प्रिंसिपल था तो इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। चलो, सो कैश फ्लो हर साल का अलग अलग आएगा। उसके अराउंड अपन उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 10% पे। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीख लिया अपन ऑलरेडी, वैसे भी काफ़ी क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ ही होगा। 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन सारे प्रेजेंट वैल्यूज का अगर तुम सम करोगे तो यहां पे क्या आ रहा है? 154.36, ठीक है। ये 154.36 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 154.36? ये बता रहा है कि अगर तुम्हें 10% का ही रिटर्न चाहिए तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना बनता है। 10% की अगर तुम्हें रिटर्न चाहिए तो तुम्हारा टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ये 154.36 वो बता रहा है, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर इससे कम करना पड़ रहा है, जो हमारे केस के अंदर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, अगर एक्चुअल में इससे कम करना पड़ रहा है 100 रुपए का, दैट मीन्स तुम फायदे में हो, तुम्हारा रिटर्न 10% से भी ज्यादा आएगा, करेक्ट। यहां पे 100 है और तुम्हारा टारगेट इन्वेस्टमेंट 154.36 का है एंड तुम्हें इन्वेस्ट सिर्फ 100 ही करना है, दैट मीन्स तुम फायदे में हो। जितना इन्वेस्ट करना चाहिए था उससे भी कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना, 10% से भी। तो ये एनपीवी आ गया। अब एनपीवी बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनपीवी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारा टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना था एंड तुम्हें इन्वेस्ट कितना करना एक्चुअल में पड़ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस। तो एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा ये जो नंबर है टारगेट इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है? एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि तुम्हारा टारगेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स तुम ज्यादा करने को रेडी हो बट करना कम पड़ रहा है, तो दैट मीन्स तुम एक्चुअल रिटर्न सीओसी से ज्यादा कमा रहे हो, करेक्ट। एक्चुअल रिटर्न सीओसी से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है। अगर एनपीवी एग्जैक्टली 0 आता है दैट मीन्स जितना इन्वेस्ट करने को तुम रेडी हो उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो अगर जितना इन्वेस्ट करने को रेडी उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल ही है, ठीक है। तो एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर तुम्हारा एनपीवी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स तुम जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुम्हारा जितना तुम मैक्सिमम जितना इन्वेस्ट करने को रेडी हो उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तुमको, करेक्ट। तो उससे भी ज्यादा अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो तुम्हारा रिटर्न कम हो जाएगा ना, रिटर्न कम हो जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिंपल। तो यही एनपीवी रिप्रेजेंट करता है। एनपीवी आपको बताता है, एनपीवी आपको बेसिकली बताता है कि आप अपने, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि आप जितना रिटर्न चाहते हो, अगर एनपीवी पॉजिटिव है, आप जितना रिटर्न चाहते हो आप उससे कितना ज्यादा कमा रहे हो, आप उसके कितना ऊपर कमा रहे हो, ठीक है। तो दिस अमाउंट इंडिकेट्स दैट एक्चुअल रिटर्न इज हायर देन 10%, ठीक है। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ एनपीवी, ठीक है। अब बेसिकली तुम समझ गए कि एनपीवी तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कल ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अपन पढ़ के आए कि अगर एक्चुअल रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है तो क्या होता है, कुछ बता सकते हो? अगर एक्चुअल रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो क्या होता है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ ठीक है, करेक्ट, ठीक है। अपन ने कल देखा था कि अगर टोटल रिटर्न इज हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर डेट का पैसा भी है, डेट को जो चाहिए वो भी, जो भी प्रेफरेंस को जो चाहिए वो भी है, एंड इक्विटी को जो चाहिए वो भी है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपने उससे ज़्यादा कमाया है तो डेट वालों को जो मिलेगा वो तो उतना ही लेके जाएंगे, डेट वालों को जितना चाहिए वो तो उतना ही लेके जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। प्रेफरेंस को जितना चाहिए वो उतना ही लेके जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप वो किसके जेब में जाता है? वो जाता है इक्विटी वाले के जेब में,
करेक्ट। अगर इक्विटी वाले के जेब में जा रहा है एंड इक्विटी वाले को ज़्यादा जा रहा है कंपेयर टू जो उसको चाहिए, एक सेकंड ना, यस यस सॉरी, सो अगर अपन एक्चुअल रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, दैट मीन्स इक्विटी वाले को ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू जो उसको चाहिए था, एंड इन दैट केस इक्विटी की वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि इक्विटी का प्राइस बढ़ने लगेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू जो चाहिए, तो उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होने लगेगी, उनको उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मिल रहा है, सिंपल सा चीज़, ठीक है। सो दैट मीन्स जितना भी एनपीवी पॉजिटिव है, जितना भी एनपीवी ज़्यादा है, दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू व्हाट, टू द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड दैट इज वाई कि जो आपका एनपीवी है ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको बताता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितनी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। कोई भी और टेक्निक आपको डायरेक्टली वो अमाउंट नहीं बताती जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितनी वेल्थ जनरेट हो रही है इस प्रोजेक्ट से, वो निकल के आ जाए, वो सिर्फ ये टेक्निक बताती है। एंड दैट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। सो एनपीवी क्या दिखाती है? एनपीवी रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स जनरेटेड फॉर द इक्विटी ओवर एंड अबव के, ठीक है। एंड इक्विटी रिटर्न हायर देन एक्सपेक्टेशंस इज वेल्थ जनरेटेड फॉर इक्विटी, ठीक है। इसलिए तो जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स उस प्रोजेक्ट के अंदर इक्विटी के लिए वेल्थ जनरेट हो रही है ओवर एंड अबव जो उसको चाहिए। सो अपन उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जिसके अंदर एनपीवी इज हायर देन 0, करेक्ट, समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा इसके अंदर प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, कि अपन इसके अंदर कभी भी फाइनेंसिंग कॉस्ट को नहीं लेते, ठीक है। अभी किसी के दिमाग में आया हो कि सर अपने यहाँ पे इंटरेस्ट तो माइनस किया ही नहीं, अपन ने प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस किया ही नहीं, क्यों नहीं किया अपन ने? वो भी तो कैश फ्लो है, वो माइनस क्यों नहीं रहा? अभी तो इनकम स्टेटमेंट पड़ गया है तो उसके अंदर अपन माइनस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं कर रहे? इसको अपन माइनस इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो हमारे जितने भी फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसको अपन ने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ले लिया है, अपन ने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर कंसिडर कर लिया है कि इन सबको कितना कितना पैसा चाहिए, तो उसको अपन वापस से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ठीक है। दिस इज लाइक सेइंग कि लेट्स से, एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से पैसा लेना है, ठीक है, उसके पास 150 रुपये हैं और तुमको लेने उससे 100 रुपये, तो तुम उसने दिखाया, देख मेरे पास 150 रुपये हैं, 150 रुपये पड़े हैं, दिखा दिए उसने 50-50 के 3 नोट, तुमने कहा निकाल इसमें से 100 रुपये मेरे हैं, दे 100 रुपये वापस कर। तो उसने बोला देख मेरे पास 100 रुपये तो मेरे पास नहीं है तेरे को देने लायक पैसे। बोले है तो सही तेरे पास 150 रुपये। बोले नहीं भाई मेरे पास 50 ही बचेंगे तेरे को 100 देने के बाद में, तो उस 50 में से मैं तेरे को कैसे दूंगा पैसे वापस? 50 ही तो है मेरे पास, तेरे को दे दूंगा तो 100 ही बचे, तो 50 ही बचेंगे मेरे पास, तेरे को 100 चाहिए, कम है ना मेरे पास। तो लात जूते गाली सब दोगे ना ऐसे दोस्त को क्योंकि ये माइनस करने के बाद का अमाउंट कंपेयर करके बता रहा है कि मेरे पास इनफ नहीं है तेरे को देने के लिए। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करती है। अगर आप ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर लेके चल रहे हो कि हमको 10% रिटर्न चाहिए, तो वही रिटर्न वही कॉस्ट पहले यहाँ पे माइनस करके क्यों चेक करोगे? वही ना, आप चेक करोगे उससे पहले वाले अमाउंट को, वो देने से पहले वाले अमाउंट को। जैसे वहां पे आपने चेक किया तेरे पास 150 रुपये पड़े हैं ना, उसमें 100 मेरा आ जाएगा, तो वो माइनस करने के बाद का अमाउंट क्यों देख रहा है? वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि आप उस कॉस्ट को माइनस करके नहीं चेक करोगे, वरना तो सफिशिएंट लगेगी ही नहीं कभी भी आपको, ठीक है। उससे पहले का अमाउंट चेक करोगे कि क्या वो सफिशिएंट है उसको पे करने के लिए कि नहीं। इसलिए अपन यहाँ पे नहीं लेके चल रहे, उसको अपन ऑलरेडी यहाँ ले लिए हैं, इसलिए समझ गया, ठीक है। तो इसलिए दूसरा प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर आप कभी भी फाइनेंसिंग कॉस्ट नहीं ले सकते, इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी कंसिडर नहीं करते, अपन सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिडर करते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्यों? क्योंकि हमें वो अमाउंट चाहिए जो ये सारी फाइनेंसिंग कॉस्ट को डिडक्ट करने से पहले वाला है। क्यों चाहिए अभी बाबा ने एक्सप्लेन कर लिया एग्जाम्पल से, ठीक है, वरना फिर लात जूते गाली सब देनी पड़ेगी, ठीक है। चलो सो ठीक है, पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, हमें कैश फ्लोस हमेशा पोस्ट टैक्स लेने होते हैं, हमें कैश फ्लोस को हमेशा पोस्ट टैक्स लेना होता है, हम बिफोर टैक्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो बिफोर आफ्टर टैक्स होती है। अगर कॉस्ट आफ्टर टैक्स है तो उससे कंपेयर करने के लिए कैश फ्लोस को भी आफ्टर टैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसको बिफोर टैक्स करोगे, उसको आफ्टर टैक्स करोगे तो कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। दो चीज़ें यहाँ पर तो हमेशा आफ्टर टैक्स हो तब कंपेयर कर सकते हो, या दोनों बिफोर टैक्स हो तब कंपेयर कर सकते हो, अलग अलग नहीं होता ना। तो ये 3 प्रिंसिपल्स से जो अपन ने क्लियर कर लिए। सबसे पहला आपको कैश फ्लोस के ऊपर चलना है, दूसरा आपको पोस्ट टैक्स कैश फ्लोस पे चलना है, तीसरा फाइनेंसिंग कॉस्ट को नहीं लेते, सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लोस लेते हो। इन तीनों को अपन ने एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर लॉजिक डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसके अंदर कैश फ्लो के अंदर एक बहुत फाइन सा न्यूएंस पूछ लेता हूं मैं। अगर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर टैक्स दे ही नहीं रखा है, क्वेश्चन में अगर टैक्स दे ही नहीं रखा है, लेट्स से टैक्स है ही नहीं,
तो इस डेप्रिसिएशन का क्या अपन क्या करेंगे? क्या इसको लेस करके वापस ऐड करने का कोई सेंस बनता है? सेंस ही नहीं बनता। अपन इसको क्यों लेस कर रहे थे? कैश में तो वैसे भी नहीं था ये, अपन इसको लेस कर ताकि अपन टैक्स तक पहुंच सके। अब अगर क्वेश्चन में टैक्स है ही नहीं तो क्यों करना है तामझाम? डायरेक्टली सारे कैश के आइटम्स को एड लेस करके कैश फ्लो तक पहुंच जाओ, ठीक है। एंड टैक्स के अलावा जो भी आइटम्स है उनको अपन वैसे भी सबको कैश के अंदर मान ही रहे, ठीक है। टैक्स के अलावा जो भी आइटम्स है उनको अपन वैसे भी सबको कैश में मान ही रहे। सो उसके अलावा के जो भी आइटम्स हैं वो वैसे भी कैश रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टैक्स को छोड़ के बाकी सारा कंप्यूटेशन कर लो एंड तुम्हारा आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैश फ्लो का कंप्यूटेशन अपने को समझ में आ गया। अब अपन स्टार्टिंग का पॉइंट पे आते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का डिसीजन किस किस टाइप के आते हैं? आप लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हो कि क्या मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्या मुझे एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मुझे इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए नई मशीन से कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं, इनमें लॉन्ग टर्म का पैसा फंसता है, ठीक है। क्यों इन्वेस्टमेंट डिसीजन इतने क्रिटिकल हो जाता है? मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि दिस इज द परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बट योर एंटायर सिलेबस। इस पर कितने करियर स्ट्रीम्स निकल जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करती है कंपनी के, ठीक है। दूसरा, इनमें सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इन्वॉल्व होता है, ये इरिवर्सिबल होते हैं एक तरीके से। आपने कंपनी परचेज कर ली तो आप ऐसे नहीं कल मना कर सकते हो कि नहीं मेरे को नहीं खरीदनी। अरे खरीद ली भाई, सारा तामझाम हो गया, 6-7 महीने लग गए, 1-2 साल लग जाता है क्वेश्चन करने में कभी कभी, तो सारा तामझाम हो गया, अब ऐसे पीछे थोड़ी हट सकते हैं अपन, ठीक है। अब अगर पीछे हटना है तो कंपनी को बेचना पड़ेगा एंड कोड़ियों के दाम पे बिकेगी अब कंपनी, तो बहुत नुकसान करके बिकेगी। मतलब रिवर्सिबल तो है लेकिन प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल है, क्योंकि बिना लॉस करे अपन उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, एंड इसके अंदर हमें बहुत सारी फ्यूचर की प्रोजेक्शंस करनी पड़ती हैं एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है ये, ठीक है। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर टाइप्स ऑफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के डिसीजन अपन कवर करते हैं, एक तो बेस्ड ऑन फर्म्स एग्जिस्टेंस एंड दूसरा बेस्ड ऑन डिसीजन का सिचुएशन। पहला वाला है कि फर्म की जो सिचुएशन है अभी उसके हिसाब से कौन से डिसीजन बन के आ रहे हैं, एंड दूसरा है कि डिसीजन की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कितने टाइप के डिसीजन बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्म्स एग्जिस्टेंस वाले जो हमारे डिसीजन हैं ये इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल के लिए पढ़ना है पढ़ लो, स्ट्रेटजी पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो तुम इसको, ठीक है। हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डिसीजन होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। तो अपन तीनों को सबका एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। फर्म्स एग्जिस्टेंस के ऊपर सबसे पहला होता है रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। इसके अंदर आप क्या डिस्कस करते हो कि क्या मुझे कोई पुरानी मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन ले लेनी चाहिए, क्या मुझे किसी पुराने प्रोसेस को रिप्लेस करके नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए बिजनेस के अंदर, ठीक है। बेसिकली इस टाइप की बात है। ये क्या करते हैं, ये आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो या तो ये आपकी कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे या ये उसी कॉस्ट के अंदर आपको ज़्यादा आउटपुट निकाल के देंगे। नई मशीन लगाओगे तो उसकी कॉस्ट कम होगी, या फिर कॉस्ट उतनी होगी बट आपको ज़्यादा आउटपुट ला के देगी, ठीक है। तो वो चीज़ है। दूसरा अपना होता है एक्सपेंशन डिसीजन। एक्सपेंशन डिसीजन के अंदर आप क्या करते हो, आप यहाँ तो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन की कैपेसिटी को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हो। अभी आप 1 लाख यूनिट्स बनाए थे, अब आप 2 लाख यूनिट्स बनाओगे, एक्सपेंशन कर दिया आपने। दूसरा आप ऐसा कर सकते हो कि आप नई ज्योग्राफी के अंदर एंटर कर सकते हो सेम प्रोडक्ट के साथ में। जैसे अपन ने बात करी थी कि आजकल मूवीज डब हो के अलग अलग लैंग्वेजेस में जाती है, क्यों जाती है? ताकि वो दूसरे मार्केट को कैटर कर सके, उस लैंग्वेज की मार्केट को कैटर कर सके, वहाँ से भी पैसा कमा के ला सके। तो प्रोडक्ट वही है, खर्चा सारा वही हुआ है, बस थोड़ा सा डबिंग का खर्चा बढ़ गया, यानी आपको पूरा पूरा नया मार्केट मिल गया, ठीक है। मतलब अभी आप देख लो कितने इजीली मूवीज 1000 करोड़ 2000 करोड़ कर जाती हैं, पहले नहीं कर पाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली सारी लैंग्वेज को कैटर करोगे तो इतना बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन हो जाता है, ठीक है। देन दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, इसके अंदर आप क्या करते हो, डिफरेंस है इसमें और एक्सपेंशन के अंदर। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आप एक किसी नए प्रोडक्ट लाइन के अंदर घुसते हो, किसी नए सेगमेंट के अंदर घुसते हो, उसके अंदर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही थे, एक्सपेंशन के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही थे, एंड किसी नए ज्योग्राफी में जा रहे थे या उसी की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे आप नए प्रोडक्ट के अंदर घुसते हो, नए सेगमेंट के अंदर घुसते हो। जैसे कि जब जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया था तो ब्लिंकिट उसके लिए एकदम नया नया था। ब्लिंकिट इज क्विक कॉमर्स एंड जोमेटो अभी फूड डिलीवरी के अंदर था। जब उसने ब्लिंकिट को अक्वायर किया तो उसके पास में क्विक कॉमर्स का बिजनेस भी आ गया, ठीक है। रिलायंस ने जब जियो के अंदर 5G ओपन किया था तब रिलायंस के पास 5G का बिजनेस नहीं था, जियो के थ्रू 5G के अंदर घुसा। क्लियर? सो ये बेसिक अपना एक्सपेंशन। अब अपन आते हैं बेस्ड ऑन डिसीजन सिचुएशन के ऊपर। ये जो तीनों थे इसको आप मोटा मोटी समझ लो, चलता है। ज़्यादा दिमाग वैसे भी अपने को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लगाना ही है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन डिसीजन सिचुएशन वाले, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये डिसीजन वो हैं जिसके अंदर 2 डिसीजन हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया तो आप दूसरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे,
और दूसरे को किया तो आप पहला वाला एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए एक सेइंग कि दो दोस्त ऐसे जो कभी साथ में नहीं आते, एक को बुलाओगे तो दूसरा वाला नहीं आएगा पार्टी में, उसको बुलाओगे तो ये वाला नहीं आएगा पार्टी में। फ़ोन करके पहले यही पूछता है कि उसको तो नहीं बुलाना तूने, उसको तो नहीं बुलाया, नाम भी नहीं बताएगा, उसको बुलाएगा। तो वैसा सीन है इन लोगों का भी, ये लोग कभी साथ में नहीं आएंगे, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, तो दोनों साथ में एक्सेप्ट नहीं हो सकते, तो दोनों में से एक ही एक्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, चलो अपन कौन से वाले को एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली जो ज़्यादा बेटर होगा, जिससे ज़्यादा अच्छी दोस्ती होगी उसको बुलाएंगे, चल चल तू नहीं आया चलता है, उसको तो लाऊंगा मैं। तो यहाँ भी वही सीन होगा, जो ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट होगा उसको आप एक्सेप्ट करोगे। इसलिए डिसीजन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके पूरे न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। ठीक है, दूसरा हो सकता है हमारा एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजंस, जिसके अंदर आप बेसिकली आप चूज नहीं कर रहे कि इन दो में से मुझे एक को चूज करना पड़ रहा है। एक्सेप्ट रिजेक्ट के अंदर क्या है, आपको जो पसंद आएगा आप उसको हाँ बोल दोगे, जो पसंद आएगा आप उसको हाँ बोल दोगे। ठीक है, मतलब बेसिकली इसके अंदर अपने एग्जांपल ये था, जैसे स्कूल के अंदर पीटी टीचर नहीं होता है कि सारे बच्चों को लाइन से लगाता है कि तेरी यूनिफॉर्म सही है, तेरी यूनिफॉर्म सही नहीं है, तेरी यूनिफॉर्म सही है, तेरी यूनिफॉर्म सही नहीं है। जिसकी यूनिफॉर्म सही नहीं होती उनको पीछे केन पड़ती है, चल तो चक्कर लगा 4 क्योंकि तेरी यूनिफॉर्म सही नहीं है। तो मतलब बेसिकली वही कि आप एक तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स को लाइन से खड़ा कर दो, जो पसंद है एक्सेप्ट, जो पसंद है रिजेक्ट, जो पसंद है एक्सेप्ट, जो पसंद नहीं है रिजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चॉइस नहीं करनी, जो भी ठीक लग रहा है उसको ले लो, आपको बेस्ट चूज नहीं करना है, आपको बस गुड वन चूज करना है कि सारे अच्छे लग रहे हैं चलो इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा कब हो सकता है? जब आपके पास पैसे की कमी नहीं है या फिर कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लाइक अपने मोटा भाई या फिर ध्रुव मुक्कू बोलता है, अपने मुक्कू भाई, अपने अंबानी साहब। ठीक है, उनको कमी नहीं है, उनको जो पसंद आएगा वो रख लेंगे। ठीक है, सो वैसा सीन है इसके अंदर। अब क्लास के अंदर हमने ऐसा पूछा था किसी से कि मतलब शादी के लिए जब तुम पार्टनर चूज कर रहे हो तो वो क्या है क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या क्या वो एक्सेप्ट रिजेक्ट है? तो एक ने कहा था एक्सेप्ट रिजेक्ट है। फिर ऐसे बच्चों को देख के लगता है कि भाई इनका फ्यूचर काफ़ी अंधेरे में है काफ़ी अंधेरा लगता है इनके जीवन में। ठीक है, सो बेसिकली वो डिसीजन भी आपके लिए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ही है। आप थोड़ी ऐसा है कि हाँ तू पसंद है तू भी आ जा, तू पसंद तू भी आ जा, तू पसंद है तू भी आ जा। ठीक है, अपने इंडिया में थोड़ी चलता है ऐसा। सो वो अपने एक्सेप्ट रिजेक्ट वैसा वहाँ पे सीन नहीं होता, वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ही करना पड़ेगा। जो बेस्ट लग रहा है उससे उसको चूज कर लो, एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, फिर अपने तीसरा था कंटिंजेंट डिसीजन। कंटिंजेंट डिसीजन के अंदर अपन बेसिकली वो डिसीजन जो किसी के साथ में लग के आएगा हमेशा, मतलब वो डिसीजन है कि अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो उसके साथ में दूसरा आएगा ही आएगा। लाइक वो एक यूनिट वाले आदि मानव कि हम दोनों एक यूनिट है, हम हमेशा साथ में आते हैं, वैसा सीन है इनका कंटिंजेंट वालों का कि अगर ये वाला आ गया तो दूसरे वाले को लेना ही पड़ेगा। सो वो उसके ऊपर कंटिंजेंट है कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो आपको दूसरे वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल अपन ने लिया था कि अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे रूरल एरिया में फैक्ट्री खोलनी चाहिए कि अर्बन एरिया के अंदर, ठीक है, रूरल रिमोट एरिया के अंदर फैक्ट्री खोलनी चाहिए कि अर्बन एरिया के अंदर, अगर आप डिसीजन ये है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने रूरल रिमोट एरिया के अंदर फैक्ट्री खोली तो वो इतना रिमोट एरिया है, इतना रिमोट एरिया है कि वहाँ पे तक रेलवे लाइन तक नहीं जाती, सुनसान एकदम वीरान। आपको रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी कि ताकि आपका रॉ मटेरियल वहाँ तक पहुँच सके फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली इस डिसीजन के अंदर जो रूरल रिमोट एरिया वाला डिसीजन है उसके साथ में कंटिंजेंट डिसीजन है एक कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको रेलवे लाइन में बिछानी पड़ेगी अंदर तक पहुँचने के लिए, बट ये अर्बन वाले में नहीं आएगी। सो अब इनके अंदर पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिकली ये दोनों डिसीजन एक ही यूनिट है कि ये लोगे तो ये आएगा ही आएगा, अलग से चूज नहीं कर सकते इसको, ये दोनों साथ में आएंगे ही आएंगे। तो अगर दोनों साथ में ही आ रहे हैं हमेशा, ये लेना ही अगर मुझे अर्बन वाला रूरल वाला तो मुझे साथ में रेलवे लाइन में बिछानी पड़ेगी, तो वो दोनों प्रैक्टिकली एक ही डिसीजन का पार्ट हो गए ना, अलग अलग थोड़ी बोलेंगे अपन उनको, वो प्रैक्टिकली एक ही डिसीजन का पार्ट हो गए, वो एक ही यूनिट हो गए, अपन उनको कभी भी अलग अलग नहीं बोलेंगे। तो इनको अपन साथ में ही इवैल्यूएट करेंगे, इनके कैश फ्लोज को अपन साथ में ही जोड़ के बात करेंगे। अपन ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा पहले रूरल वाला निकाल लेता हूँ उसके बाद में इस वाले को भी ले लूंगा, रेलवे लाइन वाले के एक्सपेंस को भी ले लूंगा, नहीं, वो दोनों साथ में आएंगे, एक डिसीजन का पार्ट ही बनेंगे। तो कंटिंजेंट डिसीजन को आप कभी डिसीजन इवैल्यूएशन के अंदर नहीं पढ़ोगे, आप आगे कभी नहीं पढ़ोगे, ये कभी भी डिसीजन के अंदर लेने में काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही यूनिट है ना, तो आप इनको एक ही का पार्ट बना लोगे। ये दोनों प्रैक्टिकली एक ही डिसीजन है, रेलवे लाइन और रूरल रिमोट वाले, तो इनको अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अपन अलग अलग सिर्फ 2 पढ़ेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट। ये हमारे काम आएंगे डिसीजन लेने के लिए, कंटिंजेंट नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों को अपन साथ में क्लब कर देंगे हमेशा। ठीक है, चलो तो यहां तक हमारा थ्योरी क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन आते हैं हमारे ठीक है, अपन इसमें वापस आते हैं। अपन ने बात करी थी एनपीवी की, ठीक है, कि अगर एनपीवी आपका ज़्यादा है दैट मीन्स वो आपको दिखा रहा है कि आपका एक्चुअल रिटर्न विल बी हायर देन सीओसी। ठीक है, अब आईआरआर तुमको क्या बताता है? आईआरआर इज द सेकंड मेथड। अपन ने बात करा कि डिसीजन लेने के 2 तरीके हैं कि हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसके 2 मेथड है। सबसे पहला आप चेक करो आपका टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या उससे कम है कि नहीं है, वो तो एनपीवी हो गया। दूसरा क्या था, आप एक्चुअल रिटर्न निकाल के देख लो कि मुझे एक्चुअल में कितना रिटर्न मिल रहा है अगर मैं 600 पे इन्वेस्ट करता हूँ तो
एंड क्या वो मेरे टारगेट रिटर्न से ज़्यादा है कि नहीं है। ठीक है, पहले अपन टारगेट प्राइसेस को कंपेयर कर रहे थे, अब अपन रिटर्न्स को कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर आपको रिटर्न्स कंपेयर करना है तो हमारा आता है IRR। IRR क्या बताता है कि देख भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कितना रिटर्न कमा रहा हूँ। ठीक है, एनपीवी ने आपको बताया कि हाँ मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, कितना ज़्यादा कमा रहा हूँ, कितना एक्चुअल में कमा रहा हूँ, वो आपको IRR बताएगा, किस रेट से कमा रहे हो। एंड अगर वो रेट आपकी ज़्यादा है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, दैट मीन्स आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लियर? तो दूसरा IRR वाला मेथड है। मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि IRR और एनपीवी में डिफरेंस क्या होता है, उसको अपन आगे लेंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अपन IRR को बाद में, बस एक ओवरव्यू देना था मुझे। ठीक है, तो अब अगर एनपीवी का मुझे डिसीजन लेना हो तो मैं एनपीवी के अंदर डिसीजन कैसे लूंगा। अपन ने बात करी कि एनपीवी पॉजिटिव है, दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जो एक्चुअल रिटर्न से ज़्यादा ही मिल रहा है, जो टारगेट रिटर्न से ज़्यादा ही मिल रहा है मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, तो अगर डिसीजन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूंगा, जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी, जिसकी एनपीवी हाईएस्ट होगी, बिकॉज आई नीड टू चूज द बेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नहीं है दो लेने का। ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट के केस के अंदर क्या होता है, जो पसंद है मैं रख सकता हूं। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव आएगी, जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर एनपीवी पॉजिटिव आएगी वो सब एक्सेप्ट कर लेंगे अपन। ठीक है, अगर दो प्रोजेक्ट्स कंसिडरेशन में और दोनों की एनपीवी पॉजिटिव है तो दोनों एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं कि हमारे टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। कैश फ्लो को अपन ने ओवरव्यू ले लिया, अब टेक्निक्स पे आते हैं। टेक्निक्स हमारी देखो दो टाइप की टेक्निक्स इसके अंदर चलती हैं। एक होती है जो नॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड, एक होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड। ठीक है, नॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आप कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं करते हो। ठीक है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इज्जत नहीं देते, वो बोलते हैं कि 2-3 साल के कैश फ्लो को अपन सिंपली ऐड कर देंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले बोलते हैं कि नहीं, अपन आज के कैश फ्लो को कल के कैश फ्लो को सिंपली ऐड नहीं कर सकते, अपने को पहले दोनों की प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी, दोनों को अपने को एक टाइम जोन के ऊपर लेके आना पड़ेगा, तब अपन उसको ऐड कर पाएंगे दोनों को। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले डिस्काउंटिंग कैश फ्लो पे चलते हैं, नॉन टाइम वैल्यू वाले नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे चलते हैं। ठीक है, एक टेक्निक ऐसी है जो कैश फ्लो पे ही नहीं चलती, वो बुक प्रॉफिट पे चलती है। बस वो एक ही ऐसी टेक्निक है, इसलिए वो इतनी अच्छी भी नहीं है, बट अपने कोर्स में तो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वो कौन सी है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो आपके पहले दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक तो नॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड। ये सारे कैश फ्लोज के ऊपर हैं। कौन कौन से हो गए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR एंड MIRR। ठीक है, नॉन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पेबैक पीरियड एंड पेबैक रेसिप्रोकल एंड साथ में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब इनमें से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को छोड़ के बाकी सारी टेक्निक्स तुम्हारी कैश फ्लो के ऊपर बेसिस में तुम्हें कैश फ्लो कंप्यूट करना पड़ता है। एंड सिर्फ अकाउंटिंग IRR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वाली तुम्हारी बुक प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। समझ गया? ठीक है, अपन स्टार्ट करें सबसे पहले पेबैक पीरियड से, क्योंकि सबसे सिंपल वही है। ठीक है, अपन ने एनपीवी का ओवरव्यू ले लिया, कैश कैलकुलेशन का ओवरव्यू ले लिया, अपन स्टार्ट करते हैं पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो पेबैक पीरियड का नाम ही बहुत सिंपल है, पे बैक, मतलब प्रोजेक्ट तुम्हें तुम्हारा पैसा कब चुका देगा वो आपको निकालना है, बस कि कितने टाइम में चुका देगा, बस वही करना है। ठीक है, सो अब अगर लेट्स से 100 करोड़ का तुम्हारा एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंड तुम्हारे हर साल 50 करोड़ तुम्हें मिल रहा है प्रोजेक्ट से, सिंपल ना, 2 साल में पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, हर साल 50 मिल रहा है तो 100 करोड़ का वापस आएगा 2 साल के अंदर। कैसे निकाला, 100/50, 2 साल। ठीक है, वहीं अगर तुम्हारा कैश फ्लो लेट्स से 30 करोड़ का है तो 100/30, तो कितने साल में वापस आ जाएगा, 3.33 ईयर्स के अंदर। ठीक है, 3.33 ईयर्स। अब एक और इसके अंदर ऑप्शन है कि आप 3.33 को ढंग से लिख सकते हो, कि यहाँ पर तो हमने 3.33 लिख दिया, आप इसको ढंग से और लिख सकते हो कि नहीं 3.33 को अपने थोड़ा इज्जत से लिखेंगे, 3 years 4 months। ठीक है, यहाँ आपने सिर्फ सिंपल 3.33 लिख दिया, यहाँ पे आपने 0.33 ईयर जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको आपने मंथ में कन्वर्ट करके लिखा, 3 year 4 months। ठीक, दोनों में से जो भी लिखोगे चलेगा यार, मार्क्स पूरे मिलेंगे तुमको। ठीक है, अब 0.33 को तुमने मंथ्स में कैसे कन्वर्ट किया यार, 0.33 ईयर्स है ना, उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 4 मंथ, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे कैश फ्लो इक्वल थे, अनइक्वल होते हैं तो अपन क्या करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। आपको 100 करोड़ का रिटर्न कैश फ्लो वापस चाहिए, इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, आपका हर साल का कैश फ्लो कितना है, 20, 30, 35, 20, 40। ठीक है, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि पहले साल में 20 आए, 2 साल तक 50 आ गए, 3 साल तक 85 आ गए, चौथे साल तक मेरे पास 105 आ गए, मुझे सिर्फ 100 रिकवर करना है, तो 100 इन दोनों के बीच में कहीं रिकवर होगा। तो ये तो अपन ने बातों बातों में डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन खत्म कर लिया, लेकिन प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं अपन इसको, अब निकालते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस निकालेंगे कि देखो ये तुम्हारे 4-5 साल हैं। ठीक है, हर साल का कैश फ्लो बनने लिख दिया, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लिए कि देखो पहले साल के एंड तक 20 रुपये का कैश फ्लो आ गया, दूसरे साल के एंड तक टोटल 50 का आ गया। 50 अपन ने कैसे निकाला, ये पहले महीने का 20 प्लस ये 30 जोड़ के 50। ठीक है, अब यहाँ तक 50 आ गया, अब अगले साल वापस 35 आ रहा है, तो इन 50 और 35 को जोड़ेंगे तो 85 आ जाएगा। अब इस 85 के अंदर 20 और जोड़ दोगे
तो 105 आ जाएगा। इस 105 के अंदर आप 40 और जोड़ दोगे तो 145 आ जाएगा। ऐसे आपने क्यूमुलेटिव निकाला। यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम निकालते आ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स के अंदर करा होगा तुम लोगों ने 11th 12th और ये फाउंडेशन के अंदर भी, यही क्यूमुलेटिव निकालना है बस। अब क्यूमुलेटिव से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा 100 कहाँ पे रिकवर हो रहा है। वो 100 रिकवर हो रहा है ये 3rd और 4th ईयर के बीच में। अब ऐसा थोड़ी आंसर लिख सकते हैं बिटवीन 3rd एंड 4th, एग्जैक्ट नंबर बताना पड़ेगा ना अपने को कि कौन सा, तो अपन निकाल लेंगे कि कितना। देखो 3 साल तक तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 3 साल में 85 आ रहा है। अब उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, 15। 100 चाहिए था, 85 आ गया है, तो 100 - 85 15 और चाहिए। और 4th ईयर कितना दे रहा है तुमको, 20 पूरा, अपने को सिर्फ 15 ही चाहिए। तो दैट मीन्स जो 4th ईयर है वो पूरा अपने को नहीं चाहिए, उससे एक पोर्शन चाहिए अपने को। कितना पोर्शन, वो 20 दे रहा है, मुझे उसमें से सिर्फ 15 चाहिए, तो 15/20 ईयर। कैसे किया अपन ने, 3 ईयर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए थे, ठीक है। 100 - 85 15 मुझे और चाहिए चौथे साल से, लेकिन वो पूरा कितना दे रहा है मुझे 20 का, तो 15/20 करेंगे तो क्या आएगा 0.75। दैट मीन्स मुझे 4th ईयर का 0.75 पोर्शन चाहिए सिर्फ। तो मेरा आंसर क्या निकला, 3.75 ईयर्स। ये वही है इंटरपोलेशन, जो तुम इंटरपोलेशन करके आए हो, जो तुमने IRR का फॉर्मूला लगाया था, सेम वही है ये, ठीक है। जो 3.75 ईयर्स। अब फॉर्मूले को याद नहीं करना है, ये बहुत लॉजिकल फॉर्मूला है। ये भी अगर याद करने जा रहे हो ना तो भाई बहुत परेशानी में आ जाओगे, फिर से फॉर्मूले की शीट ही मेंटेन करते रह जाओगे फिर, ठीक है। तो 3.75 ईयर्स, ऑलरेडी कम फॉर्मूले थोड़ी तुम्हारे पास याद करने के लिए कि ये भी याद कर रहे हो तुम, ठीक है। 3.75 ईयर्स। अब इसको तुम वापस इज्जत से लिख सकते हो, और 3 ईयर 9 मंथ्स, या फिर तुम 3.75 लिख सकते हो, चलेगा। 9 मंथ्स कैसे निकाला, देखो 0.75 ईयर्स है, 0.75 × 12 9 मंथ्स आ गया, सिंपल, ठीक है। चलो ये तुम्हारा पेबैक कंप्लीट हो गया। अब पेबैक के साथ में एक प्रॉब्लम होती है। पेबैक के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये तो पहली बात तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर नहीं चलता, ठीक है। दूसरा ये पेबैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज को नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल अपन ने 2 प्रोजेक्ट देखे थे, प्रोजेक्ट ए है, इसमें 10 का कैश फ्लो है, इसमें भी 10 का कैश फ्लो है। एंड प्रोजेक्ट ए के अंदर तुम्हारा 2 साल में सारा पेबैक आ गया, 5 10 2 साल में आ गया। प्रोजेक्ट 3 के अंदर तुम्हारा 10 का पेबैक 3 साल पे आ रहा है, 2 3 5 10। तो अगर पेबैक से चूज करने जाओगे तो तुम प्रोजेक्ट ए को चूज करोगे, लेकिन तुम ये तो देखो पीछे क्या है, प्रोजेक्ट ए खाली है पीछे, पूरा सुनसान वीरान। प्रोजेक्ट बी 7 8 10 12, पीछे कितने लंबे कैश फ्लोज दे रहा है वो, तो वही पीछे तो देखो पीछे तो देखो पीछे क्या है, पेबैक पीरियड पीछे देख ही नहीं रहा, तो पीछे वाले कैश फ्लोज को इग्नोर कर दिया उसने। तो ये इसका ड्रॉबैक है। ये थ्योरी में आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल में तो पूछेगा नहीं कि पीछे तो देखो, वो तो थ्योरी में ही पूछ सकता है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। तो तुम लिख देना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेस्ट नहीं है एंड पीछे देखता ही नहीं है ये, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने फॉर्मूला देखना है। अगर इक्वल एनुअल कैश फ्लो है तो कैसे निकालोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल सीफैट। सीफैट मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो कैसे निकालेंगे वो ऑलरेडी करके हैं अपन, सीख के हैं, वैसे कैश फ्लोस निकालोगे एंड नीचे लिख दोगे, ठीक है। अगर तुम्हारा अनइक्वल कैश फ्लोस है तो ये लंबा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि रिकवर होने से जस्ट पहले वाला साल पकड़ लो पहले, तो उसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट था उसमें से माइनस कर लो कि उससे पिछले साल तक कितना कितना रिकवर हो गया, और नीचे डिवाइड किससे करो कि इसके बाद वाले साल में कितना मिल रहा है एंड इसके पहले तक कितना आया था। अब मैं ऐसे याद करने जाओगे तो कुछ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लॉजिकली अपन एग्जाम से देखा तो कितना सिंपल था वो, तो इसलिए इसका फॉर्मूला कभी देखना ही नहीं अपने को, ठीक है। चलो अब इसी का पेबैक रेसिपी बिल्कुल बाद में आएंगे, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ये, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पे आते हैं, ठीक है। पेबैक का ही दूसरा जो, क्योंकि पेबैक टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस नहीं है, तो इसका एक रिवाइज वर्जन आया जिसके अंदर अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस पेबैक निकालते हैं। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं, हर कैश फ्लो को पहले अपन डिस्काउंट कर देते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको ऐड करते हैं। सिंपली ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 साल का 20 है तो 30 और 3 साल का 20 है तो तीनों को ऐड कर देंगे अपन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये पहले डिस्काउंट करेगा उनको। अब यहाँ पे क्योंकि मुद्दा ये है कि आपको सारे कैश फ्लोज को पहले डिस्काउंट करना है, फिर डिस्काउंट करने के बाद उनको ऐड करना है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके हर साल में इक्वल कैश फ्लोज भी आ रहे हैं, जैसे पेबैक में इक्वल आ रहे थे तो अपन सिंपली डिवाइड कर दे रहे थे ना, यहाँ पे अगर आपकी इक्वल भी आ रहे हैं तो भी उनकी प्रेजेंट वैल्यू तो अनइक्वल ही आएगी ना। तो लेट्स से अगर आपका हर साल का 50 है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू तो अनइक्वल ही आएगी हमेशा, एंड आपको तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे पेबैक निकालना है, ठीक है। तो आपको क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू हमेशा निकालनी ही पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये अनइक्वल है। तो वहां पे अपन डिस्काउंटिंग, वहां पे अपन पेबैक निकालते हैं कैश फ्लो से, यहाँ पे अपन पेबैक निकालेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू से, कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू से कब रिकवरी हो रही है हमारी, ठीक है। तो अपने को ये मतलब है, तो इनका अपन क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा अनइक्वल ही आएगी, ठीक है। तो अब जैसे हमारा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा कहाँ जाकर रिकवर हो रहा है, वो 2nd और 3rd ईयर के बीच में रिकवर हो रहा है। बस अब वही फॉर्मूला जो अपन ने पहले लगाया था कि पहले 2 साल तो अपने को मिनिमम चाहिए ही चाहिए,
2 साल तो अपने को मिनिमम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 साल में इतना तो आ ही रहा है। अब 2-3 के बीच का एक पोर्शन आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो कैसे निकालेंगे? देखो 84.5 तक तो यहाँ तक आ गया था, बाकी मुझे और कितना चाहिए? 100 माइनस 84.5, 100 माइनस 84.5, एंड तुम्हारा थर्ड ईयर तुम्हें दे कितना रहा है? 35.6, ये नहीं 35.6 दे रहा तुम्हें थर्ड ईयर, तो 100 माइनस 84.5 अपॉन 35.6, ठीक है, 35.6, तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये 2.435 ईयर्स, सिंपल, ठीक है। चलो अब इसको तुम शिद्दत से और लिख सकते हो 2.44 ईयर्स, दो डिजिट तक तुम राउंड ऑफ कर सकते हो ईयर्स को, 2.44 कर सकते हो, या फिर तुम इसको और मंथ्स में लिखना चाहो और मंथ्स मेरी मानो तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया करो यार, ईयर्स पे ख़त्म कर दो, क्यों तुम्हें एक्स्ट्रा नंबर चाहिए? एमसीक्यूज़ के अंदर हो सकता है पूछे तो शायद मंथ में कन्वर्ट करना पड़ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना न्यूमेरिकल के अंदर तो यहीं पे छोड़ के खत्म कर देना डिस्क्रिप्टिव के अंदर यार, ठीक है। चलो अच्छा, और अगर अनइक्वल कैश फ्लोज है तो भी प्रेजेंट वैल्यू अनइक्वल ही आएगी, तो इसमें हमेशा अनइक्वल ही आनी, क्यूमुलेटिव लेना ही पड़ेगा आपको हमेशा, ठीक है। चलो इसका भी हो गया। अब इसका एडवांटेज ये है कि कंसिडर करता टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसका डिसएडवांटेज ये है कि पीछे ये भी नहीं देखता तो ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सबसे मेन टेक्निक विच इज़ एनपीवी, ठीक है। एनपीवी क्या होती है तुम्हें पता है क्या होती है? अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं इनफ्लोज का, उसमें से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे मैं कुछ न्यूएंस ऐड करूँगा, ठीक है। अपन वहाँ क्या बोल रहे थे, जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसको मैं क्या बोल रहा था कि ये मेरा टारगेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसमें से माइनस करता हूँ कि मुझे एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इवन दो दिखा तो टारगेट इन्वेस्टमेंट रहा है, लेकिन जब भी अपन लिखेंगे उसको अपन बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ही, बार बार थोड़ी लिखेंगे टारगेट इन्वेस्टमेंट टारगेट इन्वेस्टमेंट टारगेट इन्वेस्टमेंट। तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया कि एनपीवी होती क्या है, लेकिन लिखोगे तो तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ही ना, सो उसको पीवी ऑफ इनफ्लोज लिखेंगे एंड साथ में माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बला चीज़ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रही है यहाँ पे? अपन ने तो इन्वेस्टमेंट सीखा था। देखो जरूरी थोड़ी है जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो हमेशा ईयर 1 पे ही चल जाएगी, ईयर 0 पे ही चल जाएगी, आगे पीछे भी तो हो सकती है इन्वेस्टमेंट, और हमेशा तो थोड़ी होता है कि ईयर 0 में जो इन्वेस्टमेंट आनी थी आ गई, उसके आगे भी आ सकती है इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे कभी भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप सिंपली जैसे अगर आप कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू लेके चल रहे हो तो क्या आप इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली ऐड कर दोगे 0 ईयर पे, फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, थर्ड ईयर पे सिंपली ऐड कर दोगे उसको? उनका भी तो प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा ना अपने को, इन्वेस्टमेंट का भी। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू नहीं पड़ेगी अपने को। मतलब क्या है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इज डन इन फ्यूचर ईयर्स, मतलब 0 ईयर पे तो हो ही रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर पे भी हो रहा है, तो आपको उनका प्रेजेंट वैल्यूज का सम लेना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर 0 ईयर पे है सिर्फ तो डायरेक्टली वो अमाउंट ले लो। तो पूरे चैप्टर में आपको ये अमाउंट रिप्लेसेबल करके दिखेगा, मतलब इजीली चेंज हो, एक्सचेंजेबल है। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हो, आप लिखो कुछ भी, लेकिन करना आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू ही है। समझ गया? ठीक है चलो, और मैं क्या बोल रहा था, हाँ अब यहाँ पे जब आप कंप्यूटेशन बनाओगे तो सबसे पहले एक ईयर 0 आता है ना, ईयर 0 1 2 3 4। ईयर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? आज का पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और ईयर 1 से क्या आता है? पहले साल का एंड, दूसरे साल का एंड, तीसरे साल का एंड, चौथे साल का एंड, वगैरह वगैरह। तो एक ईयर 0 की भी अपने को लाइन डालनी पड़ती है कंप्यूटेशन के अंदर, ठीक है। आपने ऊपर टेबल देखी हो तो मैंने कहाँ डाली थी, इधर मैंने ईयर 0 की यहाँ डाली कि 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा मुझे, ठीक है। एंड आपने इन सबको डिस्काउंट करके भी तो ईयर 0 पे लेके आया है आज की डेट, ठीक है। चलो ठीक है, अपना एनपीवी क्लियर हो गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गलती से भी इग्नोर नहीं करना है अपने को, ठीक है। एंड इंडिकेट क्या करता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न जनरेटेड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एंड अबव द के, इट एक्चुअली शोज द वेल्थ जनरेटेड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपसे कई बार पूछेगा, आपको क्वेश्चन में बोल सकता है कैलकुलेट एज पर द टेक्निक विच इंडिकेट्स वेल्थ जनरेटेड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डायरेक्टली नहीं बोलेगा एनपीवी, घुमा फिरा के बोलेगा। तो आपको समझना है कि ये एनपीवी बोलना चाह रहा है, ऐसा नहीं बोलना, अरे कहना क्या चाहते हो एनपीवी है उसका मतलब, ठीक है। अब डिसीजन कैसे लेना है? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो हाईएस्ट एनपीवी वाला, एक्सेप्ट रिजेप्ट है तो जितने भी प्रोजेक्ट्स की एनपीवी 0 से ज़्यादा है। चलो ठीक है, इसका एडवांटेज भी यही है कि ये वेल्थ जनरेटेड दिखाता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव उससे कंसिस्टेंट है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो प्रोजेक्ट बड़ा होगा उसकी एनपीवी ज़्यादा आएगी, जो प्रोजेक्ट छोटा होगा उसकी एनपीवी कम आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ना फेवरेबल होता है टुवर्ड्स लार्जर प्रोजेक्ट्स। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली ज़्यादा ही देगा ना एनपीवी यार, ऐसा तो साइज़ का फर्क है इसमें, तो ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारी दूसरी टेक्निक बन के आई विच इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। अब आईसीआई की बुक में तुम्हें नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहीं मिलेगा नहीं, बट बिना बोले कि तुम्हारे कोर्स में है, बिना बोले तुम्हारे कोर्स में है, इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे।
ठीक है, काम आता है, तुम्हें पता ही है, अपन ने कहाँ कैपिटल रेस्टिंग में यूज़ किया था इसको। ठीक है, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ठीक है, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अपन कभी कभी डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, या फिर पीवी इंडेक्स भी बोल सकते हैं। पीवी इंडेक्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, एक ही बात है यार, एक ही बात है। ठीक है, तो जो भी है बेसिकली निकलता क्या है, इसके अंदर आप कुछ नहीं करते, जो एनपीवी में वहाँ पर तुमने माइनस लगाया था ना एनपीवी के अंदर, उसकी जगह पे बस डिवाइड लगा दो, बस, और कुछ नहीं। एनपीवी में अपन ने माइनस लगाया था, उसकी जगह पे डिवाइड लगा दो। माइनस में क्या किया था अपन ने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे एक डिवाइड लगा दो बस। वही फॉर्मूला है तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, क्या है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, खत्म। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है तुमको, ये क्या दिखा रहा है तुमको, बेसिकली तुम्हें दिखा रहा है कि तुम एक एक रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बदले कितनी कितनी इन्फ्लो कमा रहे हो। एक रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले तुम कितनी इन्फ्लोस कमा रहे हो, कितनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लोस कमा रहे हो, ये तुम्हें ये दिखा रहा है। ठीक है, एंड इसी के साथ तुम्हारा इसका दूसरा भाई है एनपीआई, विच इज नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब तुम्हें पता प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या दिखा रहा है, एक रुपए के बदले तुम कितनी प्रेजेंट वैल्यू कमा रहे हो, ये तुम्हें क्या दिखाएगा, एक रुपए की इन्वेस्टमेंट के बदले तुम कितनी एनपीवी कमा रहे हो, बस। तो इसका न्यूमरेटर आता है एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट एंड नीचे डिनोमिनेटर सेम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर, लॉजिकल, ये ऊपर एनपीवी आ रहा है इसलिए नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। अगर आप लॉजिकली भी समझो, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, पीआई माइनस एनपीआई कर दूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास, पीआई माइनस एनपीआई का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस एनपीवी क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यही आएगा ना, यही आएगा ना, एनपीवी यही तो होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस में से अगर आप एनपीवी माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। सिंपल, एनपीवी का फॉर्मूला यही तो था, ये तो था एनपीवी का फॉर्मूला, पीवी ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप ये अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस को यहाँ पे लेके आ जाओगे एंड एनपीवी को तुम वहाँ पे लेके चल जाओगे, तो तुम्हारा बचा हुआ क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको वहाँ पे लेके चल जाओ, एनपीवी को यहाँ पे लेके आ जाओ, क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, पीवी ऑफ इनफ्लोस माइनस एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें से पीआई में से एनपीआई को माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास 1 आएगा, बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा रूल है कि अगर क्योंकि पीआई माइनस एनपीआई 1 है, तो दैट मीन्स एनपीआई इज इक्वल्स टू पीआई माइनस 1। सिंपल, एनपीआई इज इक्वल्स टू पीआई माइनस 1। तो पीआई में से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास एनपीआई आ जाएगा, लॉजिकल सी बात है। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है, चलो इतना ही बहुत है, वैसे भी ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं अपन इसको। अब ये दोनों दिखाते क्या हैं, कैपिटल एफिशिएंसी, कि बेसिकली आप एक एक रुपए की इन्वेस्टमेंट को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, एक एक रुपए की इन्वेस्टमेंट को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, आपको ये दिखाता है। ठीक है, एनपीवी बेसिकली आपको क्या दिखाता है, एनपीवी आपको सिर्फ इतना दिखाता है कि प्रोजेक्ट से आप कितनी वेल्थ जनरेट करके लेके आ रहे हो। ये आपको दिखाता है कैपिटल एफिशिएंसी, कि आप एक एक रुपए को कितना अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, समझा। तो अगर अपन ने एक एग्जांपल देखा था, आपको ध्यान हो तो, कि ऐसा पॉसिबल है कि किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी ज़्यादा हो बट उसकी कैपिटल एफिशिएंसी बहुत कम हो। जैसे अपन ने देखा था कि एक प्रोजेक्ट है जिसकी 30 करोड़ की एनपीवी है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी 20 करोड़ की एनपीवी है, लेकिन इसकी कैपिटल एफिशिएंसी इस 0.3 एंड इसकी कैपिटल एफिशिएंसी इज 0.44, यानी ये एक रुपए के बदले 0.3 की एनपीवी लेके दे रहा है, एंड ये एक रुपए के बदले 0.44 की एनपीवी ला के दे रहा है बेसिकली। तो ऑब्वियसली कैपिटल एफिशिएंसी किसकी बेटर है, इस प्रोजेक्ट की बेटर है, क्योंकि 0.44 कमा के दे रहा है। लेकिन एनपीवी के हिसाब से अपन कौन सा एक्सेप्ट करते हैं, ये वाला एक्सेप्ट करते हैं। सो पॉइंट वही है कि एनपीवी एंड आपका पीआई एनपीआई अलग अलग डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो फिर इसके बाद में अपन ने, हाँ ठीक है, बट अगर आपको पीआई एनपीआई के हिसाब से करना हो तो ऑब्वियसली 0.44 वाले का इज्जत दोगे, आप इसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, एंड एक सिंपल सी बात है, जिस प्रोजेक्ट का एनपीआई ज़्यादा है उसका पीआई भी ज़्यादा होगा, बिकॉज पीआई क्या है, उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस आ रहा है। अगर आपका एनपीवी ज़्यादा है तो आपका इनफ्लोस भी तो ज़्यादा होगा ही ना, इन्वेस्टमेंट तो दोनों में सेम ही है। सो इसका अगर अपने को रिलेशन देखना हो एनपीवी एनपीआई एंड पीआई के बीच में, तो क्या होगा, देखो अगर आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस ज़्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस से, ठीक है, तो आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0। उसी केस में आपका एनपीआई भी ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 आएगा एनपीआई। ठीक है, पीआई आपका ग्रेटर देन 1 आएगा,
क्योंकि पीआई के अंदर ऊपर इनफ्लोज आता है और नीचे आउटफ्लोज आता है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका एनपीवी 0, पीआई 0, एनपीआई 0 एंड पीआई विल बी 1, क्योंकि इनफ्लोज इज इक्वल टू आउटफ्लोज, तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 1 आएगा। ठीक है, और एनपीवी 0 है तो इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आएगा। ठीक है, अगर आपका पीआई ऑफ इनफ्लोज इज लेस देन पीआई ऑफ पीवी ऑफ आउटफ्लोज, तो एनपीवी नेगेटिव आएगा, एनपीआई भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि एनपीवी नेगेटिव है, उसका न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो एनपीआई भी नेगेटिव आएगा। एनपीआई विल बी लेस देन 1, क्यों? क्योंकि इनफ्लोज न्यूमरेटर में है एंड आउटफ्लोज डिनोमिनेटर में है, तो वो लेस देन 1 शो करेगा। ठीक है, आपका एनपीवी इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट एंड आपका ये पीआई एंड एनपीआई इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये आपको बताता है कि 1 रुपए के बदले कितना कमा रहे हो, ये आपको नहीं बताता कि 1 रुपए के बदले कितना कमा रहे हो, ये बताता है टोटल लेवल पे कितना कमा रहे हो बस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब ये दोनों अलग अलग कब दे सकते हैं? तब दे सकते हैं कि पहला जब डिसीजन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, कि आपको 2 में से एक प्रोजेक्ट चूज करना हो, पहला तो, एंड दूसरा प्रोजेक्ट के बीच में साइज डिस्पैरिटीज हैं, एक प्रोजेक्ट बड़ा है एंड एक प्रोजेक्ट छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो प्रोजेक्ट बड़ा उसकी एनपीवी ज़्यादा आएगी, बट वही प्रोजेक्ट की कैपिटल एफिशिएंसी कम हो सकती है, तो उसमें पीआई एनपीआई दूसरे प्रोजेक्ट को फेवर करेगा। ठीक है, दे सकता है में नॉट ऑलवेज कि वो देंगे या अलग अलग दे सकते हैं इन 2 केसेस के अंदर, दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, अब अपन आते हैं, यहाँ तक हमारा बेसिकली सारा टेक्निक्स वगैरह कैश फ्लो का कंपटीशन हो गया। अभी अपन थोड़े से कैश फ्लो को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, कि कैश फ्लो के अंदर और कौन कौन से न्यूएंसेस आ सकते हैं। ठीक है, पहले थोड़ी बहुत टेक्निक समझना जरूरी है ताकि हमें चैप्टर का फ्लेवर मिल सके। उसके बाद कैश फ्लोस को थोड़ा और न्यूएंस लेवल पर जाकर समझना जरूरी है, ताकि क्योंकि मेन क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्पोनेंट जो आता है वो कैश फ्लोस आता है, तो भी कैश फ्लो की न्यूएंसेस अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमें ध्यान देनी है कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ेंगे तो हमें हमेशा रेलेवेंट एंड इंक्रीमेंटल कैश फ्लो लेके चलने चाहिए। ठीक है, अब रेलेवेंट एंड इंक्रीमेंटल कैश फ्लो का बेसिकली मतलब क्या है? देखो, तुम्हें हमेशा ये असेसमेंट करना है, एक सोच रखनी है कि वो कौन सा कैश फ्लो है जो इनकम नहीं होता या अकड़ नहीं होता अगर मैंने प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता तो। ठीक है, कौन सा ऐसा कैश फ्लो है जो इनकर अकड़ नहीं हो रहा होता अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं करता तो, या फिर दूसरे तरीके से बोला जाए तो ऐसे कौन सा कैश फ्लो है जो सिर्फ इसलिए इनकर हो रहा है, अकड़ हो रहा है क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूं, वरना ये होता ही नहीं। तो मतलब आपको सोचना है इसके बिना क्या था एंड इसके बाद क्या है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही रेलेवेंट एंड इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज है। एग्जाम्पल यहां तक समझ में आ जाता है बच्चे को, लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है सर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, कुछ तो कुछ तो फैंसी सा बोल गए आप, समझ में आ गया बट प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया क्या है। एग्जाम्पल सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला संक कॉस्ट्स। ठीक है, देखो तुम्हारा एक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी फीस तुमने पे करी, क्यों पे करी? क्योंकि तुम्हें मार्केट स्टडी करनी थी प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी के लिए। ठीक है, मार्केट स्टडी बोले तो, प्रोजेक्ट फीसिबिलिटी बोले तो कि वो बेसिकली तुम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले तुम एक रिसर्च कराते हो, तुम एक स्टडी कराते हो, तुम कंसल्टेंट्स हायर करते हो जो आपको मार्केट की स्टडी करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी लेट्स से आपको कोई तो फिटनेस ब्रांड खोलना है तुमको, ठीक है, बहुत ही कुछ अलग सा कि तुम ऐसी डिवाइस बनाओगे जिससे सांस एकदम साफ आएगी डेली में खड़े खड़े भी तुमको सांस एकदम साफ आएगी, कुछ तो मैं ऐसा बना दिया मैंने क्रेजी सा। ठीक है, महंगा, बहुत महंगा, तो तुम वो निकालने से पहले इतना तो चेक करोगे ना कि भाई इसको खरीदने वाले लोग हैं भी कि नहीं, लोग खरीदने को रेडी होंगे इसको, नहीं होंगे, इतना महंगा बना दिया मैंने, कितने लोग हैं जो ये रेडी हैं इसको पे करने के लिए। पहले तो लोगों को समझाना मुश्किल है कि ये है ना प्रोजेक्ट हेल्दी है, ये तुम्हारी लाइफ को ख़राब नहीं करता है, ये कम्युनिकेट करना मुश्किल होता है मेडिकल प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो उससे मार्केटिंग वगैरह लगेगी, तो तुम बेसिकली रिसर्च कराते हो कि इसको खरीदने वाले लोग हैं कि नहीं है। ये सब करने के बाद में हम प्रॉफिट कमाएंगे इस प्रोजेक्ट में, नहीं कमाएंगे। कंसल्टेंट्स क्यों हायर होते हैं, बीसीजी क्यों हायर होती है, वो यही सब काम करते हैं मार्केट स्टडी करने का। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि ये रिसर्च एंड कंसल्टेंसी कॉस्ट जो तुमने पे करी है, इसका तुम क्या करोगे? क्या इसको अपन ट्रेड करेंगे, क्या हमारी कैश फ्लो का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? ये तुम्हारे कैश फ्लो का पार्ट नहीं बनेगा। पॉइंट क्या है? क्योंकि ये स्टडी कराने के बाद में तुम ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो चाहे नहीं करो, ये तो लगना ही था। ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए थोड़ी इसको इनकर किया है, एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो स्टडी करने के लिए आपने इसको इनकर किया है। तो अगर तुम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं भी करोगे तो भी ये लग गई, तो भी लगनी थी ये। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करोगे तो भी ये लगनी है। तो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के ऊपर, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं है। सो ये संक कॉस्ट है, जो पास्ट की संक कॉस्ट होती हैं, जो पहले लग गई हैं, वो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट नहीं होती, तो इसलिए अपन इनको कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, दूसरा, अगर आपने कोई ऐसी कंसल्टेंसी फी पे करी है जो आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए पे करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा, मैं ऐसा तो कुछ डिवाइस बनाऊंगा जिससे ये सांस एकदम साफ आएगी। ठीक है, ऐसा कुछ डिवाइस बनाऊंगा। अब वो बनाने का आपने डिसीजन ले लिया है,
वो डिसीजन लेते टाइम, लेने के बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे मशीन कौन सी चाहिए। उसके लिए आपने कंसल्टेंसी हायर करी, कंसल्टेंसी फर्म हायर करी कि मुझे बता मुझे मशीन कौन कौन सी खरीदनी चाहिए। ये एग्जीक्यूशन के एग्जीक्यूशन के लिए आपने लिए। इसका क्या करोगे? ये आएगी, ये आएगी, क्योंकि ये तो अपन इसलिए इनकर कर रहे हैं क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता तो ये लगती क्या? नहीं लगती। तो ये आएगी। तो आपको देखना है कि वो किस स्टेज पे इनकर हो रही है। क्या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले की है वो, या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद की है वो? जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले की है तो संक कॉस्ट, डूब गई, वो पैसा डूब गया, उसका कुछ नहीं करना अपने को, वो डूबना था, प्रोजेक्ट की वजह से नहीं डूब रहा है। एंड जो प्रोजेक्ट की वजह से लग रहा है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद लग रहा है, वो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिंपल। दूसरा ओवरहेड्स। ठीक है, अब ओवरहेड्स दो टाइप के होते हैं। एक तो अलोकेटेड ओवरहेड्स। ठीक है, कि तुम्हारा एक नया बिजनेस आया तो तुम्हें हेड ऑफिस वालों ने बोला कि देखो अब हमने नया बिजनेस खोला है, अब हम थोड़े से हमारे ओवरहेड्स इस बिजनेस के ऊपर भी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे पहले भी 100 करोड़ के ओवरहेड्स लग रहे थे, अभी भी 100 करोड़ के ओवरहेड्स लग रहे हैं। बस कंपनी ने क्या बोला कि पहले मेरे 4 बिजनेस थे तो 100 करोड़ के ऊपर चार बिजनेस के ऊपर 100 करोड़ डिवाइड हो रहा था, यानी 25-25 करोड़ जा रहा था। अब मेरे 5 बिजनेस हो गए तो पाँचों के ऊपर मैं 100 करोड़ डिवाइड करूंगी, यानी मैं हर एक के ऊपर 20-20 करोड़ डिवाइड करूंगी। तो जो तुम्हारा नया बिजनेस है उसके ऊपर भी 20 करोड़ का फटका आएगा अब तो ओवरहेड्स का। इसका क्या करोगे तुम? इसको अपन बोलते हैं अलोकेटेड ओवरहेड्स, कि ये अलोकेट किए गए हैं, इनका क्या करोगे? इनको अपन नहीं लेंगे। अरे तो सिर्फ अलोकेशन आया मेरे ऊपर, प्रोजेक्ट लगने की वजह से क्या तुम्हारा कोई कैश फ्लो इंक्रीज हो गया? क्या 100 करोड़ लग रहा था 100 करोड़ लग रहा है अभी भी। ठीक है, प्रोजेक्ट की वजह तो थोड़ी लगा है 100 करोड़, कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, अगर एक्चुअल में कोई इंक्रीमेंट आता है उस कैश फ्लो के अंदर, उस ओवरहेड के अंदर, इस बिजनेस की वजह से, उसको अपन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बोलती है कि इस बिजनेस की वजह से मुझे एक नया अकाउंटेंट हायर करना पड़ा है, क्योंकि बिजनेस की कंप्यूटेशन बहुत अलग सी है, अकाउंटिंग बहुत अलग सी होती है इसकी, तो मुझे इसके लिए नया अकाउंटेंट चाहिए। उसकी सैलरी महीने की लेट्स से 10 लाख की है, साल भर का वो 120 लाख लेके जाता है। 10 लाख इंटू बार, हाँ 120 लाख लेके जाता है साल भर का वो। सो ये अकाउंटेंट साल भर का 120 लाख ले जाता है, 1.5 करोड़ 1.2 करोड़ लेके जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा ओवरहेड चार्ज हो रहा है इस बिजनेस के लिए। इसका क्या करोगे तुम? इसको तुम अलग से कैश फ्लो के अंदर लोगे, क्योंकि ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे बिजनेस तुमने इनकर किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे सकता है कि तुम्हारा जो ओवरहेड्स है, तुम्हें दे सकता है कि तुम्हारे ऊपर जो अलोकेट हुआ है ओवरहेड्स, वो हुआ है लेट्स से 20 करोड़ का। ठीक है, लेकिन इस बिजनेस की वजह से जो एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ है टोटल ओवरहेड्स के अंदर, या फिर ऐसा बोल सकता है कि पहले ओवरहेड्स कितने थे 100 करोड़ के, और इस बिजनेस के बाद कितने हो गए हैं 112 करोड़ के। तो आप क्या करोगे इन फिगर्स का? ये 20 करोड़ तो कुछ नहीं करना है इसका अपने को, ये आएगा ही नहीं क्योंकि अलोकेटेड है। अब आप क्या करोगे? आप देखोगे कि कितना इंक्रीमेंट हुआ इस बिजनेस की वजह से। पहले 100 था, अब 112 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 12 करोड़ का। तो 12 करोड़ को अपन लेंगे हमारे कैश फ्लो के अंदर। किस में आएगा ये? कैश आउटफ्लो में, क्योंकि पे हो रहा है, जा रहा है। समझा? यहाँ तक क्लियर है एकदम? कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी दुविधा है तो पूछ लो यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं मांगता इधर अपने को। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ठीक है, तीसरा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को याद करने का बहुत सिंपल सा फंड है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपन चैप्टर डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो ऐसे आइटम्स, ऐसे कुछ इनकम्स या फिर एक्सपेंसेस जो हमारी जेब में ना तो आ रहे हैं ना तो हमारी जेब से जा रहे हैं, बट उसके बावजूद उसका हमारी जेब में आना या जाना हमें महसूस हो पा रहा है। कि वो कुछ लड़कियां होती हैं ना कि अब मैं तुझसे शादी कर लूँगी तो फिर विराट कोहली का क्या होगा। ठीक है, विराट कोहली को तो मेरे को छोड़ना पड़ जाएगा। वो नोशनली था दिमाग में हमेशा। वो अपॉर्चुनिटी लॉस ही था। वो बेचारा अकेला रह जाएगा, बेचारा अनुष्का के साथ में अकेला पागल हो जाएगा वो। ठीक है, तो बेसिकली वो नोशनल लॉसेस है कि तुम्हारे एक्चुअल जेब में ना तो कुछ आ रहा है ना तो कुछ जा रहा है। विराट कोहली तुम्हारी लाइफ से गया नहीं है, बट फिर भी उसका जाना तुम्हें महसूस हो पा रहा है जीवन से, क्योंकि तुमने अभी किसी और को हाँ बोल दिया है। ठीक है, तो वही सेम है कि यहाँ पे कैश फ्लो ना तो तुम्हारी जेब में आ रहा है ना तो तुम्हारी जेब से जा रहा है, बट फिर भी तुम्हें उसका आना या जाना तुम्हें महसूस हो पा रहा है। वो अपॉर्चुनिटी लॉसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं। लिख दो सुहानी, मैं रुक जाता हूँ। लिखो लिखो, क्या लिख रहे हो तुम? ये सुनकर मुझे मेरी फ्रेंड की बात याद आ गई। अरे बहुत देखे मैंने ऐसे यार। एक लड़की ने MSD का टैटू करा रखा था। हाथ में गुदवा रखा था। मैंने कहा भाई वो रिटायर हो जाएगा वो तो। बोले उससे बेस्ट प्लेयर नहीं आएगा कोई। मैं ठीक है भाई। माही फैंस का यही सीन है, मैच जीता तो माही ने जिताया, एंड में आके छक्का लगाया ना, हारे तो टीम ने हराया है। हारे तो टीम ने हराया है।
भाई ऑफेंड नहीं हो जाए कुछ लोग, माई फैंस। मैं भाई किसी का फ़ैन नहीं हूँ। अपन फ़ैन कल्चर में बिलीव नहीं करते। सबका अपना अपना वक्त आता है भाई, हर टाइम कोई नया आएगा। मैं माही की उस लाइन पे बिलीव करता हूँ कि कल कल हमारा वक्त था, अब किसी और का वक्त होगा। तो तुम्हें थोड़ी बोल सकते हो कि मैं ही बेस्ट था, कोई तुमसे और बेटर आएगा। छोड़ो, चलो। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर अपने को कैसे देखना होता है? आपको बस देखना है कि तुम्हें फील क्या हो रहा है, तुम्हें महसूस क्या हो रहा है इसकी वजह से, इस आइटम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने प्रोजेक्ट किया, मैंने किसी बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट, मैंने किसी ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया। अगर मैं इसके फैक्ट्री नहीं डालता तो ये इस ज़मीन को या बिल्डिंग को मैं रेंट पे दे देता। अब वो रेंट मुझे नहीं आएगा, वरना मुझे कितना मिलता रेंट? 1 लाख का पर मंथ, 1 लाख का पर मंथ। अब वो 1 लाख तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अब ये तुम इससे तुम्हें क्या महसूस हो पा रहा है? इससे तुम्हें क्या महसूस हो पा रहा है? देखो, तुम अगर वो लेते, अगर तुम उसको रेंट पे देते तो तुम्हें 1 लाख मिलता, ठीक है। लेकिन अब तुम उसको रेंट पे नहीं दे पाओगे, तो तुम्हें 1 लाख नहीं मिलेगा। तो तुम्हारी जेब से एक्चुअल में 1 लाख जा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या जाता वो महसूस हो पा रहा है कि आने तो वाला था ना। अब नहीं आ रहा है तो गया मेरी जेब से, एक तरीके से महसूस हो पा रहा है। तो बस वही बात है, अगर तुम इसका जाना महसूस हो पा रहा है तो ये तुम्हारी कैश आउटफ्लो में आएगा, ठीक है। तो कैश इनफ्लो फॉरगॉन, कोई पैसा आना था उसको तुमने ना बोल दिया कि जा, नहीं चाहिए मुझे तू, ठीक है। तो वो तुम्हारी जेब से एक तरीके से गया। तो कैश इनफ्लो फॉरगॉन इज लाइक फीलिंग कि जेब से कोई पैसा चला गया, तो उसको अपन कैश आउटफ्लो में लेंगे, ठीक है। अब आउटफ्लो में क्यों लेंगे? लॉजिक ज़्यादा था। देखो, याद करने का तरीका मैंने तुमको बता दिया कि याद इस तरीके से करना है, सोचना इस तरीके से। लॉजिक सिंपल सा यही है कि देखो, 1 लाख का तुम्हारा फटका तो स्टार्टिंग में लग गया। 1 लाख की नुकसान तो तुम्हें पहले ही हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी, प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही तुमको पता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 1 लाख का नुकसान तो वैसे ही हो चुका है, क्योंकि वो जो मिलने थे 1 लाख वो अब नहीं मिलेंगे। 1 लाख का नुकसान वैसे ही आ गया, नुकसान हो गया। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर 1 लाख का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है, तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट मिनिमम 1 लाख तो देना चाहिए ना, तभी इस प्रोजेक्ट का सेंस बनेगा। अगर ये प्रोजेक्ट मिनिमम 1 लाख नहीं देगा तो सेंस क्या बनेगा उस प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट मिनिमम 1 लाख तो दे ही दे, उसके लिए इस 1 लाख को मैं उसकी कॉस्ट में डाल देता हूँ, उसके कैश आउटफ्लो में डाल देता हूँ, ताकि जो कैश आउट जो इनकम जो भी इनकम कैश फ्लो 1 लाख के ऊपर है, सिर्फ उसी को काउंट करें अपन, ठीक है। 1 लाख के नीचे जो भी कमा रहे हो यार, उसको प्रैक्टिकली अपने को इनकम मानना ही नहीं चाहिए, कैश फ्लो मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी मिलना था ना 1 लाख तो यार। तो इसलिए उसके कैश आउटफ्लो को, उसकी इनकम को, कैश फ्लो को अपन ने 1 लाख से कम कर दिया। समझा लॉजिक? समझा? बट याद किस तरीके से करना है, क्या इसका आना जाना तुम्हें जेब में महसूस हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बस वो तुम्हें सोचना है, ठीक है। चलो, अब उसके बाद हाँ, अब एक अगर तुम्हारा कोई कैश आउटफ्लो है जो सेव हो गया, मतलब जो अपन ने एग्जांपल लिया था ना स्टार्टिंग में कि वो हमारी कोई ज़मीन है जिसके ऊपर घास काटनी पड़ जाती है एकदम से 1 जुलाई को, 30 जून तक तो कुछ नहीं था, 1 जुलाई को लंबी लंबी घास उग जाती है, ठीक है। उसके लिए तुमको घास कटाई का पैसा देना पड़ता है, लेट्स से 1000-2000 रुपये का, ठीक है। अब वो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुमने अब उसको रेंट, अब तुमने उसके ऊपर कुछ तो बना दिया है, ठीक है। तुम्हें वो कैश आउटफ्लो नहीं करना पड़ेगा 2000 रुपये का महीने का घास कटाई का। लाएगा आ रहा है क्या यार, ये लैग का क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, तो अपना कोई आउटफ्लो कोई सेव हो गया, लेट्स से जो अपनी 2000 की घास कटाई जानी थी, क्योंकि वो जमीन बंजर थी, उसके ऊपर घास उग जाती थी, अपने 2000 की घास कटाई करानी पड़ती थी। लेकिन अब अपने उसके ऊपर खोल दिया है तो उसके ऊपर घास अब नहीं उगती, तो मेरा हर साल का 2000 का खर्चा बच गया। तो अब एक बात बताओ, ये 2000 एक्चुअल में मेरी जेब में आया नहीं है, एक्चुअल में 2000 मेरी इनकम नहीं है, वो पहले मेरी जेब से जा रहा था, अब नहीं जा रहा। तो क्योंकि अब वो जेब से नहीं जा रहा, तो क्या फिर भी उसका आना महसूस हो पा रहा है? एक तरीके से जेब में आया कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जाना रुक गया तो उसका आना महसूस हो पा रहा है ना अपने को, तो इसलिए इसको अपन इनफ्लो में लेंगे। तो सिंपल सा रूल, कैश आउटफ्लो फॉरगॉन इज एन इनफ्लो एंड कैश इनफ्लो फॉरगॉन इज अ आउटफ्लो, ठीक है। अब ये याद नहीं करने कि उल्टा कर देते अपन, इनफ्लो फॉरगॉन तो आउटफ्लो में ले लो, आउटफ्लो फॉरगॉन तो उसको इनफ्लो में ले लो, ऐसा नहीं। लॉजिकली सोचो कि उसका महसूस क्या हो रहा है तुम्हें उसकी वजह से, ठीक है। चलो, इसके बाद में हमारा था अलोकेशन ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, कि हेड ऑफिस के अगर तुम्हें 1 लाख का फटका लग रहा है, तुम्हारे ऊपर अलोकेशन आ रहा है, क्या करोगे तुम इसका? कुछ नहीं करोगे, 1 लाख से तुम्हें मतलब ही नहीं है, ये तो अलोकेशन है, एक्चुअल में एक्सपेंस थोड़ी हुआ है तुम्हारी वजह से,
ठीक है, बट अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ₹40,000 ऑफ दिस इज द सैलरी ऑफ एडिशनल स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, तो ये 40,000 में ले लूंगा। ये 40,000 मेरा रेलिवेंट आइटम है, रेलिवेंट एक्सपेंसेस को मैं कंसिडर करूंगा। ये कैश, इसको मैं क्या करूंगा, कैश आउटफ्लो लूंगा। बाकी 60,000 को मैं इग्नोर कर दूंगा। सिंपल। हाँ, अब ये है द प्रोजेक्ट इनटू कंसिडरेशन वुड यूटिलाइज वेस्ट जनरेटेड बाय द कंपनी दैट वुड अदरवाइज टेक अप ₹100 पर लीटर टू क्लीन अप। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कुछ वेस्ट को यूज कर रहे हैं अपन, कंपनी जो जनरेट करती है किसी प्रोसेस के अंदर, उस वेस्ट को पहले मुझे डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था। वो डिस्पोज करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ता था कितने रुपए का, ₹100 पर लीटर का, ₹100 पर लीटर का मुझे खर्चा करना पड़ता था। अब उस वेस्ट को मैं यूज कर रहा हूँ किसी प्रोसेस के अंदर, किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो अब मुझे वो खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो इसका मैं क्या करूंगा, ₹100 पर लीटर का क्या है, ये कैश आउटफ्लो सेव्ड, कैश आउटफ्लो सेव्ड। ये पहले जेब से जा रहा था, अब नहीं जा रहा। तो क्योंकि अब वो जेब से नहीं जा रहा, तो क्या वो जेब में आता हुआ महसूस हो पा रहा है, तो इसलिए इसको मैं कैश इनफ्लो में ले लूंगा। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद अपन ठीक है, अगर तुम लोगों को टाइम चाहिए यहाँ तक तो ले लो, क्योंकि इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पूरा कैश फ्लो, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट की और डिटेल में कैश फ्लो का स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो अगर तुमको टाइम चाहिए आधे घंटे का, टाइम लेके इसको पूरा रिवाइज कर लो एक बार, उसके बाद अपन फिर से मिलते हैं इसके ऊपर आगे का डिस्कस करने के लिए। ठीक है, एंड क्लास 1 घंटा और चलेगी आज की। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते अपन आधे घंटे बाद। अभी 12:30 हो रही है, अपन मिलते हैं 1 बजे। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस। यस गाइस, सो वी आर बैक। ठीक है, अभी अपन कैश फ्लो के ऊपर आते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट पढ़ाने में मज़ा बड़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है इन्वेस्टमेंट पढ़ने में, पढ़ाने में। मतलब इतना प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, सब लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल है, ना तो कुछ अजम्पशन लेने, ना अननेसरी के कुछ भी। बाकी हर चैप्टर में तुम देखोगे कुछ ना कुछ अजम्पशन भरा हुआ है। ठीक है, चलो अपन अभी डिटेल कैश फ्लो कंप्यूटेशन के ऊपर आते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैश फ्लो बताया था, वो मैंने आपको कैश फ्लो का फ्लेवर देने के लिए बताया था कि इस चैप्टर के अंदर अपने को करना क्या है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि चैप्टर में करना क्या है। अब थोड़ा उसको और एक और लेवल पे ऊपर लेके जाएंगे। सब स्टार्टिंग में बताया था तो तुम छोड़ ही देते कि यार छोड़ो यार नहीं, अब तुम्हें उसको यूज हो चुके हो, तो मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कैश फ्लो कंप्यूटेशन अलग अलग करनी है, अलग अलग डिसीजन के अंदर। अपन ने देखा कि जो रिप्लेसमेंट डिसीजन था, उसके अंदर अपन एक मशीन को रिप्लेस करते हैं दूसरी मशीन से, तो उसमें बेसिकली 2 मशीन इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ का कंप्यूटेशन अलग होता है। एंड रिप्लेसमेंट के अलावा जो डिसीजन है नॉन रिप्लेसमेंट वाले, उसका कंप्यूटेशन अलग तरीके से चलेगा। ठीक है, पहले अपन नॉन रिप्लेसमेंट वाला बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन बेसिकली कुछ हटा के नया नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें बस हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉन रिप्लेसमेंट वाले की बात कर लेते हैं। अब देखो, हमेशा कंप्यूटेशन हमें 3 पार्ट में करनी है। सबसे पहले हमें कंप्यूटेशन करना है कि मेरा ईयर 0 पे कितना कैश फ्लो जा रहा है। ईयर 0 पे यानी इनिशियल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियल मतलब ईयर 0 के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी साल का नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम का है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम का, ये किसी भी साल का नहीं है। तो ये ईयर 0 के ऊपर इसको अपने अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसकी ईयर 0 पे मेरा कौन कौन सा कैश फ्लो होता है। मेरा पहला तो कॉस्ट ऑफ एसेट जाता है, मैंने जो भी एसेट्स परचेज करने हैं उसका मेरा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। साथ में मशीन खरीदते टाइम मेरी कुछ इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट लगेगी, उसको मैं ऐड करूँगा, क्योंकि तुमको पता है कि इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट भी इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, राइट। तो वो भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है, साथ में मेरी कोई वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, क्योंकि वो भी, उसमें भी मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल फंसी हुई है। ठीक है, अब ये तुम्हें काउंटर इंट्यूटिव लग रहा होगा कि अभी स्टार्टिंग में आपने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लेनी है अपने को, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉय, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, अभी वर्किंग कैपिटल कहाँ से आ गई। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी पढ़ा था, वहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, अपन का बेसिक जो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो पैसा फंसा होता है, वो 2 टाइप का पैसा होता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर एक लॉन्ग टर्म पैसा फंसा होता है, एक शॉर्ट टर्म पैसा फंसा होता है। ठीक है, अपन ने वर्किंग कैपिटल के अंदर पूरा चार्ट देखा था एक। ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल के अंदर आप बात करोगे तो जो भी असेट्स हैं, जो भी आपने करंट एसेट्स के अंदर पैसा फंसाया स्टॉक में, डेटर्स में, वो रोटेट होता रहता है। मतलब एक बार आपने असेट में पैसा फंसाया, फिर वो वापस निकलेगा, सेल होगी, रिसीवेबल्स आएंगे, रिसीवेबल से पैसा रियलाइज होगा, वो वापस से पैसा निकलेगा, वापस फंस जाएगा, क्योंकि आपको धंधा कंटिन्यू रखना है। आप धंधे को बंद थोड़ी कर रहे हो, वो धंधा कंटिन्यू रखना है। एक बार आपने एसेट्स में लगाया, स्टॉक में लगाया, वो बिक बिक के आपको वापस पैसा मिलेगा, उस पैसे को आपको वापस से लगाना पड़ेगा आपके इन्वेंटरी के अंदर, आपके डेटर्स के अंदर, फिर वापस फंसेगा, फिर रियलाइज होगा, फिर वापस फंसेगा, फिर रियलाइज होगा। तो जो आपने एक वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा फंसाया है ना स्टार्टिंग के अंदर, वो फंसा हुआ ही रहेगा, वो तब तक फंसा हुआ रहेगा जब तक आप बिजनेस को बंद नहीं कर देते।
ठीक है, अगर आपने बिजनेस को स्केल डाउन किया है तो थोड़ा आपका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, अगर आपने बिजनेस को स्केल अप किया है तो आपको और वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो तब तक लगा रहेगा लॉन्ग टर्म का पैसा जब तक आपका बिजनेस बंद नहीं हो जाता। अब क्योंकि पता है पैसा लॉन्ग टर्म तक फंसने वाला है, ठीक है, अगर पता है लॉन्ग टर्म तक पैसा फंसने वाला है तो ऑब्वियसली अगर लॉन्ग टर्म तक पैसा फंसने वाला है तो अपन उसके अंदर लॉन्ग टर्म का पैसा लगाएंगे ना, और उसमें शॉर्ट टर्म का पैसा क्यों लगाएंगे? क्योंकि शॉर्ट टर्म का पैसा अगर लगा दिया तो उसको एक साल में रीपे करना पड़ जाएगा। कहाँ से करोगे रीपे? वो पैसा 5-6 साल तक फंसा हुआ रहेगा, तो तुम लॉन्ग टर्म का पैसा फंसाओ उसके अंदर, जिसको रीपे करने की जिम्मेदारी इमीडिएट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म का पैसा फंसता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर भी अपन वर्किंग कैपिटल के अंदर पढ़ के आए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के अंदर भी कुछ शॉर्ट टर्म का पैसा होता है, लेकिन वो न्यूएंस पे अपन वर्किंग कैपिटल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे इतना बस समझो कि इसके अंदर जितनी भी वर्किंग कैपिटल आएगी उसको तुम लॉन्ग टर्म का पैसा मान के इन्वेस्टमेंट के अंदर ले लेना, डे 1 के ऊपर, डे 0 के ऊपर। ठीक है, अब एक और चीज़ थी, अपन ने जब FM बेसिक्स देखा था तो अपन ने देखा था हमारे 2 टाइप के यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होते हैं। ठीक है, अपन ने देखा था इट्स अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट पैसा लेके आ रहे हैं, यूटिलाइजेशन के अंदर पैसा अपन लगा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन बोला था, एक शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन बोला था। शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोला था। तो ये जो मैंने शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन बोला था ये मैंने कैपिटल सोर्स के बेस पे नहीं बोला था। मेरा मतलब था कि यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म असेट्स, करंट असेट्स के अंदर पैसा लगाते हो। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट असेट्स के अंदर पैसा लगा रहे हो, तो आप करंट असेट्स को आप रोटेट कर सकते हो कि एक बार आपने स्टॉक में लगाया, फिर वो निकला, फिर वापस स्टॉक में लगेगा, फिर निकलेगा। आप चाहो स्टॉक को बढ़ा सकते हो, स्टॉक को कम कर सकते हो, आप चाहे तो स्टॉक को पैसा निकाल के डेटर्स के अंदर लगा सकते हो। सो वो बेसिकली डिसीजन शॉर्ट टर्म असेट्स के ऊपर है, नॉट लॉन्ग टर्म असेट्स। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन के अंदर बोला था। पैसा इसमें भी लॉन्ग टर्म का ही फंस रहा है, ठीक है, एंड कुछ पार्ट इसका भी शॉर्ट टर्म में ही लगता है, वो वर्किंग कैपिटल में पता है। लेकिन फॉर दिस चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपन ये लेते हुए चलेंगे कि जितनी भी वर्किंग कैपिटल आ रही है अपन उसको लॉन्ग टर्म का पैसा मान के इन्वेस्टमेंट के अंदर ले लेंगे, क्योंकि मेजरली लॉन्ग टर्म ही होती है। ठीक है, वो अपन ने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई प्रोजेक्ट की, जो कि हमारी ईयर 0 की है। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कैपेक्स ले लो, चाहे वर्किंग कैपिटल ले लो, वो अगर आपकी फ्यूचर ईयर्स के अंदर भी हो रही है, ये तो सिर्फ ईयर 0 की थी, अगर कोई ईयर 1 के अंदर भी आ रही है, ईयर 2 के अंदर भी आ रही है, ईयर 3 के अंदर भी आ रही है, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू हमको इसके अंदर ऐड करना है। ये जो भी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये पूरी ईयर 0 वाली है, इसके नीचे आप ऐड करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डन इन फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा और न्यूएंस में बाद में बताऊंगा। पहले अपन आते हैं कि बीच के कैश फ्लो का क्या करना है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया ईयर 0 का कैश फ्लो, यानी डे 1 का कैश फ्लो। अब अपन आते हैं ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में जो बीच के कैश फ्लोज हैं उनका क्या करना है। अपन पहले प्राइमरी देख के आए थे कि बीच के कैश फ्लोज मुझे किस तरीके से निकालने होते हैं। ठीक है, वो अपना सेल माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर देन फिक्स कॉस्ट वगैरह माइनस किया था। वही सेम तामझाम अपने को यहाँ पे करना है, बट विद द अपग्रेडेड नॉलेज जो भी अपन बीच में सीख के आए। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेवेन्यूज ले लेंगे। ठीक है, जो भी हमारे सेल्स है, रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यूज है उसको अपन ले लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे हमारी सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड, जिसमें तुम्हारी सारी आ गई, तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट भी आ गई, जो भी आनी है सब आ गई, उसको तुम यहाँ पे माइनस करोगे। क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप दे रखा तो तुम उस तरीके से लिख देना। मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला, दैट मीन्स मैंने सब ले लिया उसके अंदर, वेरिएबल भी ले लिया, फिक्स भी ले लिया। बस एक चीज़ नहीं लेनी तुमको, जो कि तुम्हारा बुक का डेप्रिसिएशन है, बुक डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, वो आपको नहीं लेना है यहाँ पे, वो हटा देना है, बाकी का सारा माइनस कर दो। ठीक है, ये जो नंबर आएगा तुम्हारा, ये आएगा बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन व्हाटएवर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या एडजस्ट करना है, वो सारी जो भी अपन ने बातें करी, अपन ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी थी कि मैंने कोई कॉस्ट सेव करी है या मैंने कोई रेवेन्यू फॉरगॉन किया है, वो भी मेरा कैश फ्लो का पार्ट है। अब आपको उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, अगर आपने कोई कॉस्ट सेव करी है, अगर आपने कोई कॉस्ट सेव करी है तो वो पहले जा रही थी, अब नहीं जा रही, तो वो आता हुआ महसूस हो रहा है, तो वो आता हुआ महसूस हो रहा है, तो उसको अपन इनफ्लो में लेंगे, तो आप उसको यहाँ पे इनफ्लो में ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू जो पहले आ रहा था अब नहीं आएगा, तो वो जाता हुआ महसूस हो रहा है, तो उस रेवेन्यू फॉरगॉन को अपन माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बच के आएगा आपके पास, ये आपका होगा इंक्रीमेंटल एबिटा, कि कंपेयर टू पहले अब मैं कितना इंक्रीमेंटल कमा रहा हूँ, ये आपका इंक्रीमेंटल एबिटा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अभी तक नहीं आया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को भी अपन माइनस करेंगे। ये कौन सा वाला होगा, टैक्स वाला डेप्रिसिएशन होगा। टैक्स वाला डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर मैं टैक्स लगाऊंगा एंड मेरे पास आफ्टर टैक्स इनकम आ जाएगी इस तरीके से, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे ऐड लेस किया था, उसको वापस से ऐड बैक कर देंगे अपन, डेप्रिसिएशन एडेड बैक, यहाँ पे अपन ऐड बैक कर दिया। अब बाकी के पॉइंट समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कॉस्ट सेव्ड एंड रेवेन्यूज वगैरह को पहले एडजस्ट किया, ये मैंने टैक्स से पहले किया, ये टैक्स से पहले किया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसे किन आइटम्स के लिए करना है, जिन आइटम्स के ऊपर लिखा हुआ हो कि ये जो कॉस्ट सेव्ड एंड रेवेन्यूज फोगन है ये बिफोर टैक्स है।
अगर उन पे लिखा हुआ है बिफोर टैक्स है या ग्रॉस ऑफ टैक्स है तो वो अपन पहले लेंगे। ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर भी टैक्स लगना है। जो आपने कॉस्ट सेव करी है, जो रेवेन्यूज फॉरगॉन करा है, इनके ऊपर भी पहले टैक्स लग रहा था। जो आपको अमाउंट अभी दिया हुआ है वो टैक्स से पहले का है। दैट मीन्स इसके ऊपर भी टैक्स एडजस्टमेंट होना है। तो अगर उसका टैक्स एडजस्टमेंट होना है तो उसको आप टैक्स से पहले ले लोगे, ताकि ये जब टैक्स का एडजस्टमेंट हो तो साथ ही लगे इनका भी हो जाए। ठीक है। वहीं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई अमाउंट दे जो बोले कि जो कॉस्ट सेव्ड एंड रेवेन्यूज फॉरगॉन नहीं आफ्टर टैक्स है या नेट ऑफ टैक्स है, दैट मीन्स में टैक्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो रखा है, तो आपको अब टैक्स का एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो उसको आप बिफोर टैक्स, उसको आप फिर यहां पे टैक्स से पहले नहीं लोगे, यहां पे नहीं लोगे आप उसको लोगे यहां पे अलग से। पोस्ट टैक्स कॉस्ट सेव्ड ऐड होगा, पोस्ट टैक्स रेवेन्यूज फॉरगॉन लेस होगा। टैक्स के बाद होगा वो, टैक्स से पहले नहीं होगा वो, क्योंकि ऑलरेडी हो रखा है, उसमें से टैक्स ऑलरेडी कटा के आया है। ये अमाउंट टैक्स में, इसमें टैक्स ऑलरेडी कट गया है इसका जो भी था, तो उसको बाद में लेंगे अपन। ठीक है, एक चीज़ तो ये। ठीक है, दूसरी चीज़ डिप्रेशन का पॉइंट। डिप्रेशन के लिए अपन ने अभी तक क्या किया? अपन डिप्रेशन माइनस कर रहे हैं। क्यों माइनस कर रहे हैं? ताकि अपन करेक्ट टैक्स अमाउंट तक पहुंच सकें। करेक्ट टैक्स अमाउंट अपन ने निकाला, यहाँ पे टैक्स को माइनस किया, अब इस डिप्रेशन को अपन ने एड बैक कर दिया। ठीक है, इसका एक और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है जो अपने को करना नहीं है, लेकिन आपको शायद कहीं ना कहीं मिल सकता है, तो उससे वाकिफ होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या हो सकता है? देखो, आपने पहले डेप्रेशन को माइनस किया, फिर आपने उसको ऐड बैक कर दिया, तो ये जो अमाउंट था ये तो इससे एज इट इज कट गया। फर्क कहाँ पड़ा? फर्क कहाँ पड़ा डेप्रेशन की वजह से? कहाँ फर्क पड़ा? ये तो माइनस करा था अपन ने, वापस से अपन ने ऐड कर दिया, ये तो कट गया। फिर अपन ने क्यों किया? मजे मजे में किया गया, क्योंकि अपने को डेप्रेशन करके किया गया। वो चला तो वो खुद तो चला गया, लेकिन तुम्हारी इनकम भी तो कम करके गया है ना। वो इनकम कम करके गया तुम्हारी डेप्रेशन माइनस होने की वजह से, तो तुम्हारा टैक्स भी कम लगा। तो इन अ वे तुम्हारे डेप्रेशन की वजह से तुम्हारा टैक्स बच गया, क्योंकि तुमने डेप्रेशन माइनस किया था, इसलिए तुम्हारा टैक्स बच गया। क्यों बचा? क्योंकि इनकम कम करके गया वो तुम्हारी, इसलिए तुम्हारा टैक्स बच गया। अगर तुम उसको माइनस ही नहीं करते पहले तो क्या टैक्स बचता? हाँ, डेप्रेशन जो माइनस हुआ था वो वापस एड बैक हो गया, उसका अमाउंट कट गया, लेकिन उसकी टैक्स सेविंग तो एड बैक नहीं हुई ना। उसकी टैक्स सेविंग तो अपन ने इनकॉर्पोरेट कर ली इस तरीके से। ठीक है, अगर माइनस ही नहीं करता तो टैक्स सेविंग भी इनकॉर्पोरेट नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली फर्क क्या पड़ रहा है? जो डेप्रेशन का अमाउंट था वो खुद तो कट गया, लेकिन उसकी टैक्स सेविंग अभी भी बची हुई है वहां पे, उसके निशान अभी तक है वहां पे, उसकी यादें अभी तक हैं इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, कैसे? टैक्स सेविंग के फॉर्म में। तो आप इसका एक और ट्रीटमेंट कर सकते हो कि आप चाहो तो डेप्रेशन को माइनस एंड प्लस मत करो, आप सीधे सीधे जो भी डेप्रेशन की टैक्स सेविंग्स है सिर्फ उसको ऐड कर दो, दूसरा अमाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड वे कैसे निकलेगी कि डेप्रेशन आपकी कितनी टैक्स बचा के जा रहा है। सिंपल, अगर आपका जो भी टैक्स डेप्रेशन का अमाउंट है, लेट्स से 1 लाख है, 1 लाख का अगर अमाउंट है, तो वो 1 लाख से इनकम कम करता तुम्हारी। उस 1 लाख के ऊपर अगर 30% तुम्हारा टैक्स रेट है तो तुम्हारा 30,000 का टैक्स बचा के जाता वो। अभी तुमने ऊपर नहीं लिया तो 30,000 का टैक्स सेविंग ऊपर ऑलरेडी नहीं आया, तो तुम अब 30,000 का टैक्स सेविंग ऐड कर दो यहाँ पे, 1 लाख इंटू 30%। ठीक है, तो डेप्रेशन के हमारे पास 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला तो ये कि डेप्रेशन तुम माइनस करो तो तुम्हारा टैक्स सेविंग ऑलरेडी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगी टैक्स अमाउंट के अंदर, एंड देन उसको तुम डेप्रेशन को एड बैक कर दो, तो टैक्स सेविंग की निशान, टैक्स सेविंग की यादें ऑलरेडी उसके अंदर रह गई। डेप्रेशन खुद चला गया लेकिन अपनी याद छोड़ के चला गया, विच इज टैक्स सेविंग। ठीक है, अगर वो तुम्हें नहीं करना है तो तुम सिंपल डेप्रेशन टैक्स शील्ड आगे ऐड कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें फिर टैक्स ऊपर नहीं आया, टैक्स सेविंग ऊपर नहीं, तो तुम नीचे ऐड कर दो, बस। समझा? अगर तुम्हें ध्यान हो तो अपन इंटरेस्ट के अंदर 1 माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करते हैं, एंड डेप्रेशन के अंदर अपन डेप्रेशन इंटू टैक्स करते हैं। ये फर्क क्यों है? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स होता है, डेप्रेशन इंटू टैक्स होता है। क्यों हो रहा है? वैसे रिवीजन के पर्पस का नहीं है ये, बट फिर भी अगर कभी दुविधा में फंसो तो देखो, इंटरेस्ट खुद में एक कैश फ्लो आइटम है। इंटरेस्ट खुद भी जा रहा है, वो खुद भी कैश फ्लो है, वो माइनस होता है, इंटरेस्ट खुद भी एक कैश फ्लो है, बस उसका जो टैक्स सेविंग है वो कैश इनफ्लो है, वो हमारा इनफ्लो है। इंटरेस्ट आउटफ्लो है, उसका टैक्स सेविंग इनफ्लो है, तो इसलिए अपन उसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस में से उस टैक्स सेविंग को माइनस कर देते हैं। तो इसलिए अपन इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स कर देते हैं, ताकि सिर्फ 70% ही इंटरेस्ट की कॉस्ट को मैं ले सकूं। लेकिन डेप्रेशन खुद में कैश फ्लो है ही नहीं, सिर्फ उसका टैक्स सेविंग कैश फ्लो है, इसलिए डेप्रेशन का सिर्फ 30% टैक्स सेविंग लूंगा मैं, बाकी 70% से मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, कैश फ्लो में ही नहीं है। समझ गया डिफरेंस क्यों आता है? क्लियर है ना? ये आगे बढ़े अपन। ठीक है, चलो। सो ये सारा तामझाम था। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। आप पहले रेवेन्यूज को ऐड कर दो, उसमें से माइनस कर दो जो भी तुम्हारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, डायरेक्ट वाली जो कॉस्ट है उसको माइनस कर दो। उसके बाद जो तुम्हारा कॉस्ट सेव्ड या रेवेन्यूज फॉरगॉन है उसका एडजस्टमेंट करो, जो बिफोर टैक्स वाले हैं।
ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल एबिटा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर तुम पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो टैक्स वाला, इसके बाद तुम्हारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर तुम टैक्स लगाओ, टैक्स माइनस करने के बाद तुम्हारे पास इंक्रीमेंटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी डेप्रिसिएशन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे अपन ने पार्ट ए जो बनाया, ये है पार्ट ए। यहाँ तक का जो अपना कंप्यूटेशन बना था, ये किस हिसाब से बना था, ये बना था टैक्सेबल इनकम सही निकालने के लिए, ताकि अपन टैक्स सम से रही से कैलकुलेट कर सके। ये है हमारा पार्ट ए। पार्ट ए किस हिसाब से बनता है, टैक्स लॉस के हिसाब से बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी आइटम जो कैश में है, कैश में और टैक्स में अलग अलग है, उनका एडजस्टमेंट करना हमारा बचा हुआ है, वो भी तक अपन ने नहीं किया है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली फुर्सत में सबसे कॉमन आइटम जो टैक्स और कैश में अलग अलग होता है, वो होता है डेप्रिसिएशन का। उसको अपन ने एड बैक कर दिया सबसे पहले, ठीक है। अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन एडलेस नहीं करना है तो तुम डायरेक्टली डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड ऐड कर सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। और कौन कौन से आइटम्स हैं जिनका टैक्स और कैश का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर एनी आइटम हुज कैश ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्स ट्रीटमेंट, ये भी आपको यहाँ पे एडलेस करना है लास्ट में। उसके बाद नेट जो आपके पास आएगा, ये आपका इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा हर साल का, ठीक है। साथ ही में कोई भी ऐसा कैश फ्लो रेवेन्यू होगा ना, आउटफ्लो कैश फ्लोस या फिर कॉस्ट सेव्ड या रेवेन्यूज होगा जो पोस्ट टैक्स है, वो भी यहाँ पे एडलेस हो जाएगा, ठीक है। समझ गया ये स्टेटमेंट, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा तुमको, देख लो एक बार। ठीक है, चलो। अब ये जो हमारा कैश फ्लो आया है, ये किसका आया है, ये तुम्हारा 1 to n ईयर का आया है, ईयर 1 to n, फर्स्ट ईयर से लेके जब भी तुम प्रोजेक्ट खत्म करोगे तब तक का ही कैश फ्लो है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है कि कभी कभी आपको ऐसा दिख सकता है कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट है हर साल का, जो फर्स्ट ईयर पे नहीं हो रहा है, 0th ईयर पे नहीं हो रहा है, फर्स्ट ईयर में हो रहा है, सेकंड ईयर में हो रहा है, थर्ड ईयर में हो रहा है, उसको कभी कभी ऐसे ही क्या कर सकता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट को, उस आउटफ्लो को वो इस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स में से माइनस करके दिखा सकता है, एंड यहाँ पे नेट इनफ्लो ले सकता है, वो नेट सी फैट कभी कभी ऐसा कर सकता है। लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है। जो भी इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर ईयर्स में हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ जब भी हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं आएगा, इसके साथ में नहीं आएगा, उसको तुम अलग से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ में ऐड, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ में तुम ऐड करोगे, उसको तुम यहाँ पे नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि अपन ने बात करी थी जब अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में आता है सारा का सारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर तुमने गलती से उसको यहां से माइनस कर दिया, सो मतलब तुमने उस इन्वेस्टमेंट को डिनोमिनेटर में लेने की जगह ऊपर न्यूमरेटर में ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस के अंदर, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं आया, तुम्हें उसको डिनोमिनेटर में लेना था, तो आंसर अलग हो जाएगा उसकी वजह से। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बेटर रहेगा कि तुम उसको अलग से इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड करो, उस कैश जो भी तुम्हारा फ्यूचर ईयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जा रहा है या जो भी कैश फ्लो जा रहा है उसको तुम यहाँ पे ऐड करो साथ में, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट ईयर का बनता है, ठीक है ठीक है। कुछ अगर नहीं बता रखा हो तो ये मान लेना जितना भी इन्वेस्टमेंट गया है वो सारा का सारा डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर है, सारा डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर है। ऐसा नहीं मानना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट था वो लैंड के अंदर कर दिया सर हमने, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करेंगे, सब जाएगा, सब डेप्रिशिएबल में ही मानोगे तुम। बोल भी देना कि अच्छा ये लैंड एंड बिल्डिंग में सारा सब पे डेप्रिशिएशन एक साथ चार्ज कर देना, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली कुछ बता रहा है कि ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है तो उस पर थोड़ी डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे तुम, उसके अलावा जो अमाउंट है उस सब पे तुम्हारा डेप्रिशिएशन एक साथ चार्ज होगा, ठीक है। देन अपना आता है लास्ट का टर्मिनल कैश फ्लोस। टर्मिनल बोले तो जो लास्ट में एंड होते टाइम, जब टर्मिनल कैश फ्लोस, जब प्रोजेक्ट एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, तब के कैश फ्लोस भी तुम्हें ऐड करने। तब तुम्हारे कौन से कैश फ्लोस होंगे? सबसे पहला सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू जो तुमने एसेट बेचा तो तुम्हें उससे पैसा मिलेगा, उसको तुम लास्ट ईयर के अंदर लेना चाहते हो, ठीक है। साथ में हो सकता है कि तुम्हें कुछ डिस्पोजल कॉस्ट बेयर करनी पड़े, यानी एसेट बेचने के लिए तुम्हें कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़े, उसको माइनस कर दो, ठीक है। दूसरा, अगर तुमने एसेट बेचा है
तो उसके ऊपर कुछ टैक्स कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन हो सकता है, एंड उस कैपिटल लॉस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स सेविंग या टैक्स लॉस हो सकता है। कैपिटल गेन होगा तो तुम्हें टैक्स लॉस बियर करना पड़ेगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा उसकी वजह से टैक्स सेविंग होगी, उसका एडजस्टमेंट भी तुम्हें टर्मिनल ईयर के नहीं लेना पड़ेगा, जिस साल में बेच रहे हो, जब बेच रहे हो तभी तो आएगा उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, बीच में थोड़ी आ जाएगा। तो टैक्स सेविंग ड्यू टू कैपिटल लॉस यहाँ पे आएगी, आपको टैक्स सेविंग को ऐड करना है, टैक्स लॉस होएगा कैपिटल गेन के ऊपर तो उसको आपको लेस करना है, ठीक है। साथ में जितनी भी वर्किंग कैपिटल आपने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करी थी, जितनी भी इन्वेस्ट करी थी, फर्स्ट ईयर में करी हो, सेकंड ईयर में करी हो, थर्ड ईयर में करी हो, 0th ईयर पे करी हो, जब भी करी हो, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट खत्म होने पर रिलीज होती है। पता है ना लॉजिकली क्यों रिलीज होती है? भाई अब खत्म हो गया ना बिजनेस, तो सबकी सब तुम विड्रॉ करोगे इन्वेस्टमेंट, अब थोड़ी उसको रखे रखोगे, तो सारी की सारी रिलीज हो जाएगी वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोले कि वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रही है तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, लेना है हमें टर्मिनल के अंदर याद से, नहीं बोलेगा वो क्वेश्चन के अंदर कि ये रिलीज हो रही है, बट तुम्हें लेना पड़ेगा उसको, ठीक है, याद से लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखोगे तुम ऐसे ही होगा। ये सब तुम्हारा आ जाएगा ईयर टर्मिनल कैश फ्लो। ये कौन से ईयर का है? ईयर एंड का, लास्ट ईयर का, ठीक है। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, ऊपर जा सकती है कि सर यहाँ पे टैक्स को फिर से क्यों लेके आ गए आप? टैक्स का सारा तामझाम तुम करके आ गए ऊपर, वापस क्यों लेके आया टैक्स को? आया क्या? नहीं आया तो फिर छोड़ते अपन, आगे बढ़ जाते हैं। आया तो मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ मैंने उपज कर दी उस चीज़ की। ठीक है, देखो समझो, तो तुमने यहाँ पे किया है, ये तुम्हारा पूरा पीजीवीपी है, ये सब तुम्हारा पीजीवीपी है कि बिजनेस की तुम्हारी कितनी इनकम, कितनी लॉस हो रही है, कितनी सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक जो तुम सारा एडजस्टमेंट कर रहे हो वो सारा पीजीवीपी के हिसाब से कर रहे हो। ये कैपिटल गेन है, ये थोड़ी आया ऊपर, इसको तो लेना पड़ेगा ना अलग से। तो ये जब होगा तब लेंगे, हर साल तो हो नहीं रही है, तो लास्ट ईयर में हो रहा है तब ले रहे अपन इसको, सिंपल। दूसरा, यहाँ पे किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर पहले आपने वर्किंग कैपिटल ऐड करी, अब वापस पहले आपने उसको इन्वेस्टमेंट में लिया, अब वापस से आप उसको रिलीज कर रहे हो, क्या मतलब? पहला आउटफ्लो, अभी इनफ्लो खत्म हो गया, नेट हो गया, क्यों ले रहे हो? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो ईयर 0 में गया था, अभी ईयर 5 में आ रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्क है ना, उसको भी तो अकाउंट करना पड़ेगा। उसको अकाउंट करने के लिए अपन वहाँ पे माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब डेप्रिसिएशन के अंदर हमारा एक सीन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के अंदर आपके पास एसएलएम भी हो सकता है, डब्ल्यूडीवी भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप एसएलएम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो जनरली डेप्रिसिएशन कैसे निकालता है एसएलएम पे? जो भी अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट्स थी उसमें से माइनस करते हैं रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, एंड डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल के आ जाता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो तुम असेट को बेचोगे, जब तुम असेट को डिस्पोज करोगे, तो तुम रेसिडुअल वैल्यू के ऊपर, जो तुमने यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू ली थी ऑलरेडी स्टार्टिंग में, उसी के ऊपर तुम डिस्पोज करोगे, उसी के ऊपर तुम इसको सेल करोगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब तुम असेट को बेच रहे होगे, जब तुम असेट को बेचने जाओगे, तब उसकी डब्ल्यूडीवी, जो असेट की जो बुक में वैल्यू चल रही होगी, वो कितनी चल रही होगी? रेसिडुअल वैल्यू के बराबर। यस, एसएलएम में लास्ट की ईयर पे वैल्यू कितनी हो जाती है? जितनी आप रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू लेके चले थे उतनी हो जाती है, क्योंकि बाकी सारा तो आप डेप्रिशिएट कर चुके होते हो ना, ठीक है। इतनी वैल्यू बच जाती है। अब अगर आपकी सेल वैल्यू, आप ये रेसिडुअल वैल्यू ही ले रहे हो, तो फिर कोई कैपिटल गेन लॉस का सवाल ही नहीं उठता, कुछ कैपिटल गेन लॉस होगा ही नहीं। कैपिटल गेन लॉस कब होता है? जो बुक में वैल्यू चल रही है आपकी, उससे ज़्यादा आपकी, अगर आपने उससे ज़्यादा पे सेल किया है तो कैपिटल गेन, उससे कम पे आपने सेल किया तो कैपिटल लॉस। अगर उसी पे सेल कर रहे हो तो नहीं लेंगे अपन। तो अगर क्वेश्चन में बोलता ही नहीं है कि तुम कितने पे सेल कर रहे हो, तो चुपचाप पकड़ लेना, जो तुमने स्टार्टिंग में रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू पकड़ी थी, उसी पे तुम सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अलग से बताता है स्पेसिफिकली कि जो तुम बेच रहे हो तुम इतने पे बेच रहे हो और वो इससे अलग है रेसिडुअल वैल्यू से, देन कैपिटल गेन लॉस आएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर एसएलएम के अंदर कैपिटल गेन लॉस आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इस पे ही सेल कर रहे होते हैं अपन। अलग से किसी क्वेश्चन में खुराफाती दिमाग लगा के बोल देता है कि नहीं तुमने तो इतने पे ली थी लेकिन सेल इतने पे करोगे, तो फिर उसमें आ जाएगा कैपिटल गेन लॉस, ठीक है। डब्ल्यूडीवी के केस के अंदर, डब्ल्यूडीवी के अंदर अपन कभी रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर करते ही नहीं डेप्रिसिएशन लेते टाइम पे। सिंपल पूरी जो वैल्यू होती है एसेट्स की, कॉस्ट ऑफ एसेट्स होती है, उसके ऊपर अपन रेट लगाते हैं। तो डब्ल्यूडीवी के केस के अंदर जो जो डब्ल्यूडीवी बचती है, डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जो लास्ट ईयर पे जब आप एसेट बेचने जा रहे हो, तब जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है एसेट की, वो अलग होती है सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू से। तो जनरली डब्ल्यूडीवी के अंदर, डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर तुम्हारे हाथ में कैपिटल गेन लॉस आएगा। सो चौकन्ने हो जाना है कि जब डब्ल्यूडीवी है तो मोस्ट लाइकली है उसमें कैपिटल गेन लॉस आएगा। अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं इग्नोर करो तो इग्नोर कर देंगे, बट अगर नहीं बोल रहा है तो आएगा उसके अंदर, ठीक है। याद से लेना है अपने को। और एसएलएम के अंदर तो खुद बताएगा कि अलग पे सेल कर रहे हैं,
तब लेना, वरना मत लेना, क्योंकि इसकी इक्वल है ना। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि एसेट की WDV इतनी है, दैट मीन्स एसेट की जो रिटर्न डाउन वैल्यू, जो एसेट की बुक में वैल्यू चल रही है वो, उससे मेरा मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से नहीं है। क्लियर ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर। राघव का मैसेज आया। हैप्पी हैप्पी भाई दूज। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं आगे का। सो जब WDV मेथड से अपन करेंगे तो अपन उसमें जनरली कैपिटल गेन लॉस आएगा, अगर नहीं करेंगे तो जनरली नहीं आएगा। SLM के अंदर जनरली नहीं होता है, WD में जनरली होता है। मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक अपन ने कर लिया। रिप्लेसमेंट वाला अपन बाद में करेंगे, अभी अपन आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ। एक सेकंड, ठीक है, अपने को एक सेकंड हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है उसके ऊपर आते हैं। डेप्रिसिएशन और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है उस पर आते हैं, ठीक है। अभी अपन बात करें जब ब्लॉक कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। ब्लॉक कॉन्सेप्ट वाला अपन कल करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा पहले इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ब्लॉक पे जाएंगे। तो पहले अपन बात करें ब्लॉक कॉन्सेप्ट जिसमें अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब ब्लॉक कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता तो अपन हर एक एसेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लगा रहे होते हैं, ठीक है। हर एक एसेट के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन लग रहा होता है। एंड जिस ईयर में आप एसेट को बेच रहे हो उसमें भी डेप्रिसिएशन आपको मिलता है। अगर लेट्स से 5th ईयर में आपने एसेट को बेचा है तो 5th ईयर का भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे। ब्लॉक के अंदर थोड़ा ट्रिकी मामला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5th ईयर का भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज किसके ऊपर करते हैं, किस वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने टैक्स का रिविजन किया है तो सेक्शन 43(1) के अंदर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट करके चीज़ होती है, ठीक है, जो आप कैलकुलेट करते हो किस लिए, ताकि आप टैक्स अमाउंट इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सको। सो वी हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट ब्लॉक के अंदर भी लगेगी, नॉन ब्लॉक के अंदर भी लगेगी, दोनों के अंदर अपन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे ही निकालेंगे। तो अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अपन कैसे निकालते हैं, अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर बोथ ब्लॉक एंड नॉन ब्लॉक, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अंदर सबसे पहले समझो टैक्स पर्पस के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो ये वैल्यू टैक्स के हिसाब से निकलेगी। टैक्स पर्पस क्या बोलता है कि आपका डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट हो जाना चाहिए, पुट टू यूज से, PTU पुट टू यूज से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो जब भी आप एसेट को पुट टू यूज कर रहे हो तब से आप डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दोगे, तब से आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। डजंट मैटर कि आपने उस एसेट के लिए अभी तक पे किया है कि नहीं किया है। हो सकता है कि आप 100 करोड़ का एसेट लेके आए, आपने बोला मैं तेरे से उधारी पे लेके जा रहा हूँ, मैं तेरे को 1 साल बाद 100 करोड़ पे करूँगा। डजंट मैटर, मैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दूंगा लगाना डे 1 से ही, क्योंकि पुट टू यूज हो चुका है। तो 100 करोड़ के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो अपन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट स्टार्ट की कैलकुलेशन करते हैं उसमें सबसे पहले आती है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर अगर आप कुछ क्रेडिट के ऊपर भी लेके आए हो, क्रेडिट पे उधारी पे भी लेके आए हो, तो वो भी डे 1 से ब्लॉक इस कैलकुलेशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका 100 करोड़ का एसेट है, आपका 100 करोड़ आपने क्रेडिट पे लिए 1 साल बाद पे करोगे, डजेंट मैटर, इसमें पूरा का पूरा 100 करोड़ आएगा। बिकॉज 1 पुट टू से डेप्रिसिएशन लगता है, एंड 2 टैक्स इज ऑन अक्रूवल बेसिस, टैक्स अक्रूवल बेसिस पे चलता है। इसलिए तो अपन कैश और टैक्स के बीच में डिफरेंस एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्रूवल पे है, ठीक है। तो अक्रूवल के बेस पे चलता है, तो वो डे 1 से ले लेगा ना उस वैल्यू को, ठीक है। साथ में आप ऐड करोगे इंस्टॉलेशन सेटअप कॉस्ट, नॉर्मल सी बात, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी है, कोई भी और कॉस्ट जो अभी अपन फोर्सी नहीं कर सकते बट एग्जाम में डाल दे वो, तो उसको भी आप ऐड कर लो। वैसे होती नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो कोई भी और कॉस्ट जो पुट टू यूज तक लगी है उसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है गवर्नमेंट सब्सिडी। ये सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के अंदर है। मई 24 के अंदर आई थी गवर्नमेंट सब्सिडी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी अगर तुम्हें कोई मिल रही है या तुम्हें कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, ठीक है, उसको अपन माइनस करेंगे। ये अपन माइनस क्यों कर देते हैं, ICDS 7 जो तुम्हारे टैक्स में कोर्स में नहीं है, बट फाइनल लेवल पे तुम ICDS भी पढ़ते हो टैक्स के अंदर, तो ICDS 7 के तहत आप इस गवर्नमेंट ग्रांट को माइनस करते हो इस ब्लॉक में से, ठीक है। अब ICDS 7 क्या बोलता है कि तुम्हें कोई भी अगर ग्रांट मिल रही है विच इज़ फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए तुम्हें मिल रही है, ठीक है, तो तुम उसको उसकी ग्रांट की वैल्यू को, गवर्नमेंट सब्सिडी को तुम माइनस कर दोगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से, ठीक है। अक्रूवल बेसिस के ऊपर ही, अक्रूवल के ऊपर ही माइनस कर दोगे। भले से तुम्हें ग्रांट पहले डे पे मिल नहीं रही है, लेट्स से हो सकता है कि गवर्नमेंट का प्रपोजल ऐसा हो कि तुम फैक्ट्री खोलो, 2 साल बाद तुम्हें हम ग्रांट ट्रांसफर करेंगे, लेकिन अक्रू तो हो गई डे 0 पे। जो भी कंडीशन होनी थी गवर्नमेंट ग्रांट की वो अपने सेटिस्फाई कर ली है, ड्यू हो गई है, तो डे 0 पे ही वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से लेस हो जाएगी गवर्नमेंट सब्सिडी। अब वैसे इसका पूरा रूल है बट अभी उस पर नहीं जा रहे, सिंपल समझो, अक्रूवल पे ले लोगे,
ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तुम्हें मिलने ही वाली है, तो डे 1 पे लेके ख़त्म करो। सो वो डे 1 पे ही तुम्हारी गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस हो जाएगी यहाँ इसमें से। क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल बेसिक सा, लेट्स से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके अंदर असेट्स हैं वर्थ ₹100 करोड़ की। ठीक है, अब इस 100 करोड़ को आपने पेमेंट कैसे किया है? प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो गया 1/4/2025 को। ठीक है, लेकिन जबकि जिस दिन आपने असेट परचेज करी थी, लेकिन 30% ऑफ द असेट कॉस्ट टू बी पेड इन द सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस। तो आप क्या करोगे? 100 करोड़ का आपका असेट का परचेज है, जिसमें से 30% जो है जिसको आप पे करने वाले हो सेकंड ईयर ऑफ ऑपरेशंस के अंदर, 0th ईयर के ऊपर नहीं, सेकंड ईयर के ऊपर। तो बाकी 70% आप डे 0 पे कर रहे हो, बाकी 70% आप डे 0 पे कर रहे हो। इसका ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे ये समझना बहुत अच्छा पॉइंट है। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, किसके लिए? टैक्सेशन पर्पस के लिए। तो आपको जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट लेनी है वो पूरी की पूरी 100 करोड़ आपको लेनी है डे 1 से ही, क्योंकि भले से 30% आपको उधारी पे है, लेकिन अक्रूवल पे चलता है अपना ब्लॉक ऑफ एसेट्स या फिर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो डे 1 पे आ जाएगी। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे होगे, जब आप कैश फ्लो की टेबल बना रहे होगे, वहां पे तो अपने को एक्चुअल कैश फ्लो के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वहां पे 70% मेरा डे 0 पे आएगा एंड रिमेनिंग 30% मेरा ईयर 2 पे आएगा। एक सेकंड, कुछ इशू है क्या? ठीक है, हाँ, सो क्या बोल रहे थे अपन? हाँ ठीक है, सो बेसिकली जब आप कैश फ्लो कंप्यूटेशन करोगे, जब आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी होगी, चाहिए होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एनपीवी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए, तो उसके अंदर आपको उनको एक्चुअल उनके ईयर के ऊपर ही लेना है। तो 30 करोड़ का आप ईयर 2 पे कर रहे हो, तो उसको आप ईयर 2 का लेके चलोगे, उसके ऊपर ईयर 2 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा, एंड जो आपने ईयर 0 पे पे किया उसके ऊपर ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा, विच इज 1। ठीक है, समझ गया ये चीज़? सो डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए 100 करोड़ डे 1 पे पूरा का पूरा लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअल में आया है वहां पे उसको लेंगे। क्लियर ये चीज़? ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकल गया अपना, उसके बाद अपना कैपिटल गेन लॉस कैसे निकलता है? सेल कंसिडरेशन माइनस WDV आएगा आपका, तो आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। कैपिटल लॉस कैसे निकलेगा? WDV माइनस सेल कंसिडरेशन। ठीक है, जब भी आप एसेट बेच रहे हो उस दिन जितनी भी WDV है उसको आपको कंपेयर करना है सेल कंसिडरेशन से। ठीक है, उसके बेस पर निकलेगा कैपिटल गेन लॉस कितना है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है, यहाँ पे बच्चा बहुत कॉमनली गलती कर लेता है। होना क्या चाहिए? देखो, जो तुमने कैपिटल गेन लॉस निकाला है इसके ऊपर तुम्हारा टैक्स सेविंग टैक्स लॉस निकलेगा, यानी पहले तुम्हें सारा तामझाम करना है, सेल कंसिडरेशन माइनस WDV करना है, इसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर तुम्हें टैक्स सेविंग टैक्स लॉस निकालना है। बच्चा क्या गलती करता है? डायरेक्टली सेल कंसिडरेशन के ऊपर टैक्स लगा लेते हैं। चलो, बहुत कॉमनली होता है, क्योंकि जब तुम टर्मिनल कैश फ्लो निकालोगे तो तुम पहले ऊपर सैल्वेज वैल्यू लेते हो। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू पहले ऊपर आती है, तो वहाँ पे सेल कंसिडरेशन में पूरा ऐसा एज इट इज अमाउंट आएगा, तो बच्चा जल्दी में उसी के ऊपर 30% टैक्स जोड़ देता है। लेकिन नहीं, 30% टैक्स जोड़ना है सेल कंसिडरेशन माइनस WDV के ऊपर। सो पहले सेल वैल्यू को कंपेयर करोगे आप उसकी WDV से। लेट्स से अगर आपकी WDV 1 लाख की है एंड आपने एसेट बेचा 1,20,000 का, तो आपको 20,000 का कैपिटल गेन हुआ है। इस 20,000 के ऊपर आपका कैपिटल टैक्स बनेगा, कैपिटल लॉस होगा बेसिकली। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स बनेगा बेसिकली। ठीक है, अगर आपका सेल वैल्यू 80,000 है, दैट मीन्स आपको 20,000 का कैपिटल लॉस हुआ है, इस पर टैक्स सेविंग बनेगी, लेकिन वो इन 20,000 के ऊपर बनेगी, 1,20 और 80 के ऊपर नहीं बनेगी। ये ध्यान देना, बस कॉमन मिस्टेक है बहुत ही। ठीक है, ये अपना हो गया ब्लॉक ऑफ असेट्स, अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपनाएंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब देखो टैक्स के अंदर कभी अगर लॉस हो जाए तो अपन क्या करते हैं? या तो सेट ऑफ या फिर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सो अगर तुम्हें दिख रहा हो कि एक जो बिजनेस की अपन कंप्यूटेशन करते हुए चल रहे, पहली बात तो जब भी अपन कंप्यूटेशन करेंगे अपन किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की या प्रोजेक्ट की कर रहे होते हैं, अपन पूरी कंपनी एज अ होल की नहीं कर रहे होते, सिर्फ प्रोजेक्ट की बात हो रही होती है। उस कंपनी के पास और भी बिजनेस हैं, उस कंपनी के पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सो अगर आपकी एक बिजनेस में लॉस आया एक साल में, लेट्स से बिजनेस ए हमारा एनपीवी, हम बिजनेस ए की एनपीवी निकाल रहे हैं, अपन बिजनेस ए का कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इसमें 2 लाख का लॉस आया है। अब ऑप्शन 1 क्या है कि अगर इस कंपनी के पास दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट्स है तो आप उससे सेट ऑफ कर दो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में उसको बताएगा थोड़ी कि दूसरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट्स है। ठीक है, लेकिन हिंट दे देगा कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स है दूसरे बिजनेस के अंदर, उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं इस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। तो आप क्या करोगे? सेम ईयर के अंदर
इस 2 लाख को आप आपकी बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दोगे, उससे होगा क्या, आपका नेट पीजीवीपी इनकम कितना बनेगा, 8 लाख का। अगर 10 लाख का बिजनेस बाकी बिजनेस में प्रॉफिट्स है तो आपका नेट इनकम 8 लाख का बनेगा टोटल कंपनी का, इस बिजनेस का नहीं, कंपनी का। एंड उस 8 लाख के ऊपर टैक्स कितना बनेगा, लेट्स से 30% है तो 2,40,000 का बनेगा। अब आप बेसिकली समझ पा रहे हो, तो ये 2 लाख का जो लॉस हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है, उसकी वजह से हुआ क्या, कंपनी का 60,000 का टैक्स बच गया। क्यों बचा, क्योंकि 2 लाख से टैक्स अपन ने इनकम कम कर दी इसके लॉस ने, तो 2 लाख का 30% 60,000 का टैक्स बच गया। अभी 60,000 का टैक्स क्यों बचा, किसकी वजह से बचा, इस बिजनेस की वजह से बचा। तो 60,000 की टैक्स सेविंग को अपन इसी बिजनेस के अंदर ट्रीट करेंगे, इसी बिजनेस के कैश फ्लो के अंदर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, हमारे लॉस तो आया है, तो जब हमारी टैक्सेबल इनकम दिखेगी वो नेगेटिव 2 लाख दिखेगी, उस नेगेटिव 2 लाख का 30% बनेगा पॉजिटिव 60,000, उसको अपन पॉजिटिव में लेंगे। नेगेटिव, वैसे टैक्स नेगेटिव आता है लेकिन टैक्स सेविंग है, उसको अपन पॉजिटिव में लेंगे, पॉजिटिव 60,000 करके नेगेटिव 2 लाख में से माइनस कर देंगे, तो हमारा लॉस, नेट लॉस कितना बचेगा, सिर्फ 1,40 का। इस तरीके से हमारा कंप्यूटेशन होगा जब सेट ऑफ कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, दैट मीन्स अपन यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते। उस केस में क्या होगा, क्वेश्चन में बता देगा कि इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने साल तक के लिए कर सकते हो भी क्वेश्चन के अंदर बता देगा कि 1 साल के लिए कर सकते हो, 2 साल तक के लिए कर सकते हो, जितने साल तक के लिए भी कर सकते हो, उतने साल में उसका लॉस क्या होगा, अगले ईयर्स में ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से हमारा सेट ऑफ नहीं हुआ, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दूसरे बिजनेस के अंदर भी लॉस है, ठीक है। इस 2 लाख के लॉस को अपन क्या करेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। एंड ये लेस किस में से होता है, सबसे पहले अगले साल जब इसको ट्रांसफर करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो ये लेस किस में से होगा, ये इसी बिजनेस के प्रॉफिट में से लेस होगा सबसे पहले। तो आपको अगले साल देखना है क्या मेरा इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है कि नहीं है। अपन बिजनेस ए का कंपटीशन कर रहे हैं, अगर बिजनेस ए के अंदर अगले साल प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से पिछले साल का लॉस कम कर देना। तो लेट्स से बिजनेस ए का पास अगले साल 3 लाख का प्रॉफिट है, तो अगले साल अपन ने पिछले साल का 2 लाख का लॉस इसमें से माइनस कर दिया, पहले कैरी फॉरवर्ड किया एंड अगले साल के प्रॉफिट में से लेस कर दिया। तो बिजनेस ए की इस साल की टैक्सेबल इनकम कितनी बचेगी, सिर्फ 1 लाख की बचेगी, ठीक है। उस 1 लाख के ऊपर 30% का टैक्स बनेगा, कितना, 30,000 का, ठीक है। अब ये सारा तामझाम आपको वर्किंग नोट्स में करना है, ऊपर नहीं करना है कंप्यूटेशन के टाइम पे, ठीक है। ऊपर आप डायरेक्टली टैक्स का अमाउंट लिखोगे, कितना अमाउंट लिखोगे, 30,000 का। तो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 3 लाख आएगी अगले साल। देखो पिछले साल आपकी 2 लाख की आई थी, ठीक है, एंड टैक्स 0 बना था क्योंकि टैक्स कुछ पे हुआ ही नहीं। देखो गवर्नमेंट आपको थोड़ी आके देगी कि चल तेरा लॉस होता मैं तेरे को टैक्स देती हूँ आज, गवर्नमेंट थोड़ी कुछ दे रही है तुमको। तो उस साल तो कुछ हुआ ही नहीं ना, उस साल तो कुछ हुआ ही नहीं, 2 लाख का लॉस था, इस साल कुछ भी नहीं गया, टैक्स का कुछ हुआ ही नहीं, ना टैक्स सेविंग हुई ना टैक्स का लॉस हुआ, ना टैक्स पे किया, तो उसको अपन ने खाली छोड़ दिया, ठीक है। अभी लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो उसको अपन ने वर्किंग नोट्स के अंदर इस 3 लाख में से सेट ऑफ किया। वर्किंग नोट्स के अंदर कितना बचा, 1 लाख। उस 1 लाख पर टैक्स कितना बना, 30,000 का। उस 30,000 को अपन ने यहाँ पे टैक्स के अंदर ऐड लेस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा 30,000 का टैक्स। तो अगले साल टैक्सेबल इनकम आप जो कंप्यूट करके आओगे वो 3 लाख की दिखेगी, उसमें से अपन माइनस कितना करेंगे, सिर्फ 30,000 का टैक्स। अब 30,000 का टैक्स जब मैं ले रहा हूँ तो उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स सेविंग आ चुकी है, क्योंकि आइडियली तो इस 3 लाख के ऊपर 90,000 का टैक्स बनना था, आप सिर्फ 30,000 का ही ले रहे हो, तो टैक्स सेविंग आपने ऑलरेडी इफेक्ट दे दिया। अलग से टैक्स सेविंग आप नहीं लेंगे, अपन आ गई ऑलरेडी, 30,000 का टैक्स लिया, ऑलरेडी टैक्स सेविंग आ गई इसके अंदर से, 30,000 को माइनस करेंगे एंड काम हो गया हमारा। क्लियर, समझ गया किस तरीके से करेंगे। इस बिजनेस BCD का क्या करना है, अपने को क्या मतलब, ये अपने काम में थोड़ी है, इसका अपन थोड़ी NPV निकाल रहे हैं, इसका संभालता रहेगी कंपनी, अपने को सिर्फ बिजनेस ए से मतलब है, ठीक है। ये तब तक अपन करेंगे जब तक बिजनेस के मतलब जब अगर 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड करना तो 1 साल तक करोगे कैरी फॉरवर्ड, 2 साल तक करना तो 2 साल तक करोगे, हर साल में जितना भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उतना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आ गया बेसिक ट्रीटमेंट करना क्या है। क्वेश्चन में हिंट देगा, सेट ऑफ करना होगा तो, या कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो डायरेक्टली बता देगा। हिंट किस तरीके से देता है, कंपनी के अंदर इनडायरेक्ट हिंट देता है। पहले पहले लाइन के अंदर लिखा होगा ABC लिमिटेड अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट का आप NPV निकाल रहे हो उसमें तो लॉस आ गया, दैट मीन्स इसके पास और प्रॉफिट्स हैं सेट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में सेट ऑफ कर देना। अगर जैसी लाइन कहीं नहीं लिखी हो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, को इनडायरेक्ट हिंट नहीं दी है, डायरेक्टली भी नहीं बताया है कि सेट ऑफ करना है, तो बता देगा कि कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड करने को बता देगा। अगर वो भी नहीं बता रहा है तो छोड़ दो यार, कुछ मत करो, छोड़ दो। फिर अब अपन अज्यूम थोड़ी करेंगे कि कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बताएगा तो करेंगे, नहीं बताएगा तो नहीं करेंगे, छोड़ देना, फिर
उसी साल का उसको जीरो करके छोड़ देना, कुछ नहीं जाएगा फिर उस साल के अंदर, ठीक है। कुछ नहीं जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो लिखोगे आप। नेगेटिव मत लिख के आ जाना। नेगेटिव का मतलब है टैक्स सेविंग लेना। नेगेटिव के ऊपर अगर 60,000 का टैक्स सेविंग लग रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो टैक्स को, दैट मीन्स आप टैक्स सेविंग ले रहे हो। अपने को कुछ नहीं करना है, उस साल में टैक्स जाएगा ही नहीं, नील होगा, तो नील जाएगा। ना ही अगले साल में आप कुछ करोगे उसका, अगले साल में पूरे 3 लाख के ऊपर टैक्स बनाओगे आप, क्योंकि लॉस गया, सेट ऑफ नहीं हो रहा उससे, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा। वो नहीं बोलेगा तो अपन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे ही नहीं, लॉस इज वेस्ट नाउ, ठीक है। समझ गया, ये कुछ कंफ्यूजन है इधर, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आती है, आइटम हुज ट्रीटमेंट इज डिफरेंट अंडर टैक्स एंड कैश फ्लो, ठीक है। इतने टाइम से अपन बात कर रहे हैं कि कुछ आइटम आएगा जिनके कैश फ्लो टैक्स का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला कॉमन अपन देख के आएगा डेप्रिसिएशन, जिसका डिफरेंस आता है, उसको ट्रीट कैसे करना अपन ने देख लिया। उसी के तर्ज पे, उसी तरीके से और आइटम्स को आप ट्रीट करोगे, कैसे करोगे, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, इसको एग्जांपल से समझेंगे अपन, ठीक है। ये 3 साल है अपने, ठीक है। तीनों साल के आपको टोटल सेल दे रखी 10, 15, 12, ठीक है। अब हर इस साल में ना कुछ एडवांस भी मिल गया अपने को। कैसे मिला, पहले साल में एडवांस कितना मिला, अगले साल की सेल का 2 करोड़ रुपये, मतलब ये 15 करोड़ की सेल ईयर 2 की थी, उसमें से 2 करोड़ का एडवांस ईयर 1 में आ गया, ठीक है। ईयर 2 के अंदर 5 करोड़ का एडवांस किस में से आया, ईयर 3 में से आया, एडवांस आया ये अगले साल के सेल का ही, ठीक है। अब कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 3, 6, 9, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। टैक्स डेप्रिसिएशन अपने को दे रखा है 3, 3, 3, ठीक है। एंड टैक्स दे रखा 30% का। आपको क्या करना है, हर साल का कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है। बेसिक्स एग्जांपल है, इसी से आपके बड़े क्वेश्चन का आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अपन सिर्फ ट्रीटमेंट समझना चाह रहे हैं, अपने को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाना है यहाँ पे। ट्रीटमेंट समझने के लिए सिंपल क्वेश्चन समझा जाता है, ठीक है। तो आप बेसिकली अपने को करना क्या है, मुझे एक चीज़ बताना, कैश का तुम्हें पता है कि ये 2 इस साल ईयर 1 का कैश फ्लो है, ये 5 ईयर 2 का कैश फ्लो है, एंड ईयर 3 में ऐसा कुछ एडवांस एग्जिस्ट नहीं करता है, तुमको पता है, ठीक है। सो आइडियली होना क्या चाहिए, ईयर 1 के अंदर ये 10 का कैश फ्लो तो आया ही आया है, प्लस 2 का कैश फ्लो और आया है, आइडियली होना चाहिए ना। ईयर 1 के अंदर ये एडवांस भी आना चाहिए, ईयर 2 के अंदर इस एडवांस को भी ट्रीट करना चाहिए अपने को आइडियली, ठीक है। लेकिन अपन पहले टैक्स निकालते हैं, अपने स्टेटमेंट में सबसे पहले टैक्स निकलता है, पार्ट है हमारा टैक्स के हिसाब से बनता है। टैक्स किस पे चलता है हमारा, अक्रूवल के ऊपर। टैक्स को इससे मतलब नहीं है कि तुम्हारे एडवांस मिल रहा है, टैक्स को इससे मतलब नहीं है, टैक्स इसी को लेके चलेगा 10, 15, 12 को। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए बनेगा वो टैक्स के हिसाब से बनेगा। तो अपन पार्ट ए में क्या करेंगे, सेल अपन लेंगे 10, 15, 12 की, उस पर से अपन माइनस क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो अपन ने क्या बोला है, जब तक कुछ बोले नहीं तब तक नहीं मानना है कि टैक्स में और कैश के ट्रीटमेंट में कुछ फर्क है, क्योंकि अपन क्या मानते हैं कि वो आइटम इमीडिएटली कैश के अंदर ही सेटल हो रहा है। तो अगर वो इमीडिएटली कैश के अंदर सेटल हो रहा है तो टैक्स और कैश में कुछ फर्क आएगा ही नहीं, उसका कैश और अप्रूवल ट्रीटमेंट सेम है, तो उसका कैश और टैक्स ट्रीटमेंट भी सेम होगा, ठीक है। सो कॉस्ट पूरी की पूरी 3, 6, 9 की अपन कैश में पकड़ेंगे, एंड एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी 3, 6, 9 की, ठीक है। माइनस और क्या करेंगे, टैक्स डेप्रिसिएशन अभी तक अपन ने माइनस नहीं किया, इस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड था, टैक्स डेप्रिसिएशन को अपन ने 3, 3, 3 का माइनस कर दिया, ठीक है। ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया, टैक्सेबल इनकम आया, टैक्सेबल इनकम आया। टैक्स के हिसाब से इतनी इनकम बननी थी बिजनेस की, उसके ऊपर आपने टैक्स निकाल दिया 30% का, वो माइनस कर दिया आपने, ये के पास आफ्टर टैक्स की इनकम आ गई, ठीक है। अब फर्क किस चीज़ का करना है, अपने को ट्रीटमेंट करना है 2 चीज़ों का। 2 चीज़ें थी जिनका डिफरेंस था कैश एंड टैक्स के बीच में, कौन सी, सबसे पहला डेप्रिसिएशन, उसको अपन क्या करते हैं, एडबैक करते हैं, सबसे पहली फुर्सत में उसको एडबैक कर दो, 3, 3, 3 एडबैक कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या करना है, दूसरा किसमें डिफरेंस है, ये एडवांस वाला सीन, ठीक है। आइडियली ये जो एडवांस है 2 साल 2 करोड़ का, ये करोड़ में या लैक्स में, ठीक है, ये 2 का जो एडवांस है ये टैक्स ने इस 15 में इंक्लूड कर रखा है, बट कैश के हिसाब से ये 2 तो ईयर 1 में आना चाहिए। तो अपने को एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है, टैक्स अपन ने सही निकाल दिया, देखो अभी कैश तक सही पहुंचना है अपने को, कैश फ्लो चाहिए अपने को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 लाख को टैक्स ने ईयर 2 में माना है, पहले वहां से माइनस करो इसको, और जिस साल का वो एक्चुअल में है वहां पे उसको ऐड कर दो। जिस साल का है पहले वहां से, जिस साल में टैक्स नहीं लिया उस वहां से पहले इसको रिवर्स करो, एंड जिस साल का है उसको वहां पे ट्रांसफर करो। सो ये इनफ्लो है, ये इनफ्लो है, ठीक है। टैक्स ने इसको माना है 2 करोड़ को, 2 लाख को ईयर 2 का इनफ्लो। अपन पहले ईयर 2 में से इस इनफ्लो को माइनस करेंगे, क्योंकि ईयर 2 में तो इनफ्लो हुआ ही नहीं है, तो पहले उसको माइनस करो और ईयर 1 में इस इनफ्लो को ऐड कर दो, समझा।
तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले रिवर्सल किया एडवांस का, ये 2 करोड़ का रिवर्सल किया अपन ने ईयर 2 के अंदर, एंड इसको अपन लेके आ गए ईयर 1 के अंदर, क्योंकि ये ईयर 1 के अंदर रिसीव हुआ है। तो यहाँ माइनस किया रिवर्सल करने के लिए, यहाँ ऐड कर दिया अपन ने, क्योंकि इस साल का एक्चुअल में इनफ्लो है। ठीक है, तो वहाँ से गया ईयर 2 में से गया एंड ईयर 1 के अंदर आ गया। क्लियर। दूसरा कौन सा था, ये 5 करोड़ का, 5 लाख का, करोड़ बढ़ा हुआ दिमाग में करोड़, ठीक है 5 लाख का। ठीक है, ये 5 लाख तुम्हारा ईयर 3 के अंदर है, टैक्स ने लिया है, लेकिन उस साल का नहीं है, उस साल में टैक्स ने ऐड कर रखा है इसको, अपन पहले वहाँ माइनस करेंगे। ट्रांसफर कहाँ करेंगे इसको, ईयर 2 के अंदर करेंगे। सो ये 5 को अपन ने यहाँ से माइनस किया और ईयर 2 में ऐड कर दिया, काम खत्म, बस सारा एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ ऐड, जो भी एडजस्टमेंट किया उसको ऐड कर दो। ठीक है, अब ये जो सीन था ये अपन ने किया क्योंकि ये एडवांस था। लेट्स से कोई कॉस्ट ऐसी होती जो एडवांस में पे होती, उसका क्या करते आप, ये तो इनकम थी, ये तो इनफ्लो था, इसलिए अपन ने ऐसे किया। कॉस्ट होती कोई, लेट्स से कॉस्ट के अंदर कोई आइटम होता जो एडवांस में पे हो रहा होता, उसका अपन क्या करते। तो कॉस्ट के केस में सीन क्या है, कॉस्ट एक्चुअल में आउटफ्लो है एक तरीके से, टैक्स ने आउटफ्लो ले रखा है। लेट्स से ये 2/5 का ना आउटफ्लो है, ये ईयर 2 का एडवांस अपन ने पे कर दिया एक तरीके से पकड़ो। ठीक है, ये 6 का एडवांस अपन ने यहाँ पे कर दिया 2 का, एंड ये 5 का एडवांस 9 में से अपन ने यहाँ पे कर दिया। लेट्स से फॉर अ टाइम बिंग समझो कि ये कॉस्ट का एडवांस है जो मैंने पे किया है। ठीक है, तो टैक्स ने क्या माना है कि ये 2 जो है, ये जो 2 है ये उसने ईयर 2 के अंदर माना है। ठीक है, लेकिन आना किस में चाहिए, ईयर 1 के पेमेंट में आना चाहिए। सो अपन क्या करेंगे, टैक्स के अंदर ये माइनस हो रखा है पहले से, तो उसको रिवर्स करने के लिए अपने को पहले उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट है, टैक्स ने माइनस कर रखा है, अपन पहले इसको ऐड करेंगे, फिर उसको किस जगह में पहुंचाएंगे अपन, ईयर 1 में पहुंचा देंगे। ईयर 1 के अंदर अपन इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसको रिवर्स करने के लिए पहले अपन ऐड करेंगे एंड उसके सही जगह पे पहुंचाने के लिए उसको अपन माइनस करेंगे, तो उसमें उल्टा ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा। जिस साल का है वहाँ माइनस करो, जिस साल का नहीं वहाँ पे उसको वापस ऐड बैक कर दो। समझा, तो उसमें उल्टा केस होगा। तो आपको समझना है वो इनफ्लो में आ रहा है कि आउटफ्लो में आ रहा है, टैक्स ने उसको कैसे ले रखा है। क्लियर है अभी तक, समझा। अब ये अलग अलग अपन क्यों कर रहे हैं ट्रीटमेंट, मुझे बताओ अलग अलग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पहले मुझे टैक्स निकालना है सही से, अगर क्वेश्चन में टैक्स हो ही नहीं तो, क्वेश्चन में टैक्स रेट अगर हो ही नहीं तो क्यों कर रहे हो फिर सारा तामझाम। सीधे कैश के हिसाब से करो, सीधे कैश के हिसाब से करो। क्यों करना है पहले इसको 3, पहले इसको एडवांस, पहले उसको उस साल में लूंगा फिर उसको अगले साल में पहुंचाऊंगा, छोड़ो यार, सीधे सीधे कैश फ्लो के हिसाब से करो। ठीक है, सो सिंपल, वी आर डूइंग डिफरेंट टैक्स इन कैश स्टेटमेंट ओनली टू फाइंड आउट करेक्ट टैक्स अमाउंट। इफ टैक्स इज नॉट टू बी अप्लाइड इन क्वेश्चन, सिंपली डायरेक्टली डू द कैश स्टेटमेंट ओनली, खत्म। सेल्स में सिर्फ उतना ही लो जो जितना एक्चुअल में कैश है। ठीक है, जितना उस साल का एक्चुअल में आया है। समझ गया यहाँ तक। ठीक है, अब अपन क्विकली IRR डिस्कस करेंगे, उसके बाद MIRR पे जाएंगे एंड देन वील मीट टुमारो। ठीक है, पहले अपन IRR ले लेते हैं, उसके बाद अपन वो ले लेंगे हमारा MIRR, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब समझना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती क्या, अपन इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ लिया, IRR। तो मैं बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, कि IRR आपको क्या बताता है। अपन ने जब NPV निकाला, NPV ने मुझे क्या बताया कि मेरा टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना है एंड मुझे एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है। ठीक है, ये अपना टारगेट इन्वेस्टमेंट कितना है, मुझे एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, उनका कंपैरिजन इज NPV। ठीक है, अपना जो इवैल्यूएशन का तरीका, अपने वो एग्जांपल देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, उसमें क्या था, 2 चीज़ें थी। एक तो आप ये कर सकते हो कि आप टारगेट प्राइस निकाल लो अपने हिसाब से। ठीक है, क्या आप उसके एक्चुअल उससे कम पे कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, पहला तरीका वो था। दूसरा था कि आप एक्चुअल रिटर्न निकाल लो, कि आपको जो रिटर्न चाहिए 12% का, क्या आपको एक्चुअल में मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। वो 2 तरीके थे हमारे पास इवैल्यूएशन करने के। याद है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर रेफर किया था मैंने आपको, फिर लग रहे हैं क्या, अभी तो नहीं लग रहे। ठीक है, हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि जो अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमारा एग्जांपल था, जो मैंने बेसिकली देखा था, इसका हमारे पास 2 तरीके थे इवैल्यूएशन करने के। पहला तो ये कि आपको 12% रिटर्न चाहिए ना, तो जो आपको कैश फ्लो मिल रहा है उसके हिसाब से आप निकाल के देख लो कि अगर 12% ही चाहिए तो आपका कितना टारगेट प्राइस होना चाहिए। अब आप अगर इससे कम पे कर रहे हो, आपको एक्चुअल में से कम पे करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आप फायदे में हो। ठीक है, दूसरा इवैल्यूएशन करने का तरीका क्या था कि आप ये कर सकते हो कि जो आपको एक्चुअल में पे करना पड़ रहा है, आप उसके हिसाब से निकाल लो कि आपको कितनी कमाई एक्चुअल में रिटर्न आपको मिल रहा है।
आपको 600 ही पे करना है ना, आप 600 के हिसाब से निकाल लो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। 90/600 15% रिटर्न मिल रहा था अपने को, विच इज़ हायर देन माई 12%। दैट मीन्स मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इवैल्यूएशन करने के दो तरीके थे। एनपीवी कौन सा तरीका था? एनपीवी के अंदर अपन क्या कर रहे थे? एनपीवी के अंदर अपन पहली वाली टेक्निक चीज़ कर रहे थे। एनपीवी के अंदर अपन निकाल के देख रहे थे कि अगर तुमको 10% रिटर्न ही चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तुम्हें 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो ना, तुम्हें 10% रिटर्न ही चाहिए ना, 10% रिटर्न के हिसाब से मुझे कितना इन्वेस्ट करना बनता है। अब इसके बेसिस इससे मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एनपीवी बताता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर दूसरा तरीका मुझे यूज़ करना हो कि मैं एक्चुअल में कितना रिटर्न कमा रहा हूँ, मैं वो निकाल के देखना चाहता हूँ, उसे आईआरआर बोलते हैं। तो आईआरआर के अंदर तुम क्या करते हो? बेसिकली तुम उसको 10% डिस्काउंट नहीं करते, तुम बेसिकली निकालना चाहते हो कि मैं एक्चुअल में कितना रिटर्न अर्न कर रहा हूँ। तो तुम बोलोगे कि हाँ, मेरा प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है ना, मेरा प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है ना, तो यहाँ पे मैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरे कैश फ्लोस ये हैं सारे। तो अब मुझे जानना है कि इनके बीच में रिटर्न कौन सी मिल रही है। कैसे निकालोगे? वो रेट निकालोगे जिससे इन सब कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू 100 करोड़ की इक्वल आ जाए, 100 करोड़ की इक्वल आ जाए। सिंपल, ठीक है। उसी को अपन आईआरआर बोलते हैं। अब वो एग्जैक्टली निकाली नहीं जाती अपन से, एग्जैक्टली अपन उस तक पहुंच नहीं सकते। अपन उसको निकालते कैसे? तुक्के से, ट्रायल एंड एरर। एग्जैक्टली कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी रेट है? तो अपन उसको तुक्के से निकालते हैं। अपन क्या करते हैं, 2 रेटें ले लेते हैं कि मेरे हिसाब से 2 रेटें होनी चाहिए। एक रेट से एनपीवी निकाल के देखते हैं, दूसरी रेट से एनपीवी निकाल के देखते हैं। एक पॉजिटिव एनपीवी देती है, एक नेगेटिव एनपीवी देती है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर ये कन्फ्यूजन आ जाता है कि अगर आप यही निकाल के देख रहे हो कि एक्चुअल में रिटर्न कितना है, तो वहाँ पे एनपीवी का नाम कहाँ से आ जाता है? वहाँ पे एनपीवी का नाम कैसे आ जाता है? वो कन्फ्यूजन आता है क्या? वहाँ पे एनपीवी का नाम कैसे आ जाता है? देखो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने 10% से कमाया, सो वहाँ पे बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि इतना मेरा इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में, मेरा टारगेट इन्वेस्टमेंट इतना है, एंड एक्चुअली मेरा 100 करोड़ का हो रहा है, ठीक है। तो इतना मेरे को सेविंग हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब अगर ये एग्जैक्ट 0 हो जाता, दैट मीन्स जो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो इसकी इक्वल ही है, मुझे वो इसकी इक्वल ही है। तो मैं वही तो निकालना चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कि ये 100 करोड़ है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है। मैं चाहता हूं कि इनका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 करोड़ ही आए। कौन सी रेट पे आएगा 100 करोड़? वही तो आईआरआर है। तो इसलिए वहां पे एनपीवी 0 होता है, क्योंकि वहां पे आप बेसिकली इस सब का प्रेजेंट वैल्यू आप इसकी इक्वल ले आते हो। एंड एनपीवी कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर वो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू आई इसकी इक्वल है, तो आपका एनपीवी वहां पे 0 ही तो आएगा। मुझे एक बात बताओ, आपने यहाँ पे डिस्काउंट किया 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर यहाँ पे एनपीवी 0 आती तो अपन क्या बोलते कि एक्चुअल रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी रेट है। अभी देखो पॉजिटिव अभी 0 आ नहीं रहा एनपीवी, मैं चाहता हूँ कि वो कौन सी ज़्यादा रेट है, वो कौन सी बड़ी रेट है जिससे करने पे एनपीवी 0 आ जाए। दैट मीन्स उसमें जो रेट निकल के आएगी वो आपको कौन सा रिटर्न दे रही होगी? वही आईआरआर है। ये क्लियर हुआ? तो इवन दो टेक्निक एनपीवी की ये वाली है, उसमें अपन एनपीवी की टेक्निक जब अपन लगाते हैं तो अपन डिस्काउंट किससे करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, क्योंकि इतना रिटर्न मुझे चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि इसके बेसिस पे मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, वो टारगेट इन्वेस्टमेंट निकालता हूं। एंड जब अपन आईआरआर की बात करते हैं तो अपन इन्वेस्टमेंट फिक्स लेके चलते हैं कि चल 100 करोड़ की है, अपन रेट निकालते हैं अलग से। तो आईआरआर के अंदर जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो वो जो डिस्काउंटिंग अपन करते हैं वो अपन को रेट चाहिए, तो आईआरआर के अंदर अपन डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं करते। आईआरआर के अंदर अपन जिस रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे वही रेट अपन को ढूंढनी है बेसिकली एक्चुअल में, उसी रेट को अपन आईआरआर बोलते हैं। समझा? सो बेसिकली आईआरआर क्या है? वो रेट है जो आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस को इक्वल कर दे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस के, ठीक है। या फिर वो रेट जिस पे आपका एनपीवी 0 हो जाए, या फिर उसके ऊपर आपका एनपीआई 0 हो जाए। एनपीआई भी यही ऐसे कैसे निकलता है? एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट। अगर एनपीवी 0 तो एनपीआई भी 0, या फिर जिस पे पीआई आपका 1 आ जाए। अलग अलग भाषा, बात एक ही है।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अगर प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोज की इक्वल है तो पीआई भी 1 हो जाएगा। ये निकालते कैसे, 2 रेट ले लेते हैं, एक छोटी वाली बड़ी, एक बड़ी वाली रेट, ठीक है। दोनों पे अगर एनपीवी आसपास आएगी उसके, जीरो एक्जैक्टली नहीं आएगी, एक पे पॉजिटिव आएगी एक पे नेगेटिव आएगी, फिर अपन इंटरपोलेशन लगा लेते हैं ना, हमारे पास रेट निकल के आ जाती है, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर हमें तुक्का नहीं लगाना, हमें रेट दे रखी होगी, ठीक है। वही जो तुम्हारा कन्फ्यूजन था स्टार्टिंग के अंदर कि एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली 2 रेट नहीं देता, कभी आपको 3-4 रेट दे देगा। कंफ्यूज करने के लिए अभी तुम लगाओ कौन सी रेट यूज़ करनी है। अपने को सिर्फ 2 ही रेट चाहिए, 4 तो चाहिए नहीं। अब वो 2 कौन सी यूज़ करनी है वो अपने को डिसाइड करना होता है, ठीक है। एक चीज़ समझना, हमें हमेशा IRR, देखो IRR एक तुक्का है, ठीक है, तुक्का है, वो एक्चुअल रेट नहीं है, वो तुक्का है। तो रेट के बीच का डिफरेंस जितना कम होगा उतना आपकी रेट एक्यूरेट निकल के आएगी। जो भी आप 2 रेट उठा रहे हो तुक्के पे, वो जितनी आसपास होंगी, उनके बीच का गैप जितना कम होगा उतना आपका तुक्का अच्छा लगेगा। जितना आप उनका बड़ा गैप लोगे तो तुक्का एकदम रैंडम लगेगा, गलत लगेगा। तो पॉइंट वही है कि हमेशा जो 2 रेट उठानी होती है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा सबसे कम होना चाहिए। तो अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको 4 रेट दे रखी है, ठीक है, लेट्स से 16%, 18%, 20% एंड 22%, ठीक है, तो ऑब्वियसली अपने को 2 रेट चाहिए जिसमें एक पे एनपीवी नेगेटिव है, एक पे एनपीवी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर अपन इस पर एनपीवी निकालेंगे, ट्राई करके देखेंगे कि इस पर एनपीवी कितनी निकल रही है। अगर 16% के ऊपर एनपीवी 2000 निकल रही है, 18% पे 1000 निकल रही है, 20% में -1000 निकल रही है, 22% में -2000 निकलनी है, तो आपको पता है आपको इन दोनों में से एक रेट उठानी है क्योंकि इन दोनों में से एक पॉजिटिव है, इन दोनों में से एक पे पॉजिटिव है, इन दोनों में से एक उठानी है क्योंकि इन दोनों में से एक नेगेटिव है। तो इन दोनों में से एक आएगी, इन दोनों में से एक आएगी। अब वो कौन सी आएगी? 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 16-20, 18-20, 18-22 एंड 16-22, अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे अपन? वो कॉम्बिनेशन जिसमें डिफरेंस सबसे कम होगा। किस में कम होगा? 18 और 20 के अंदर। तो इसलिए अपन 18 और 20 उठाएंगे। समझ गया था? अब समझ गया, क्लियर है? द स्मॉलर द गैप बिटवीन द 2 रेट्स द मोर एक्यूरेट IRR विल बी। बस इतना ही, ठीक है। ऊपर आते हैं वापस। ये सेम नोट मैंने उसमें भी डाल दिया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, क्योंकि वहाँ पर भी IRR आ ही रहा है, तो ठीक है। IRR आपको समझ में आ गया। IRR के साथ में बेसिकली एक इशू क्या है, इसके साथ में एक बहुत बड़ा इशू है कि अच्छा, पहले IRR पर डिसीजन कैसे लेना होता है वो समझो। अगर प्रोजेक्ट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, तो आप क्या करोगे? जिसका IRR सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, आप उसको चूज़ करो, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में हमें बेस्ट चूज़ करना होता है। बेस्ट कौन सा होगा? जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा, एंड दैट शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वो अपन चूज़ कर लेंगे। एक्सेप्ट रिजेक्ट अपने को चूज़ करना है। एक्सेप्ट रिजेक्ट में है तो जो पसंद आएगा वो रख लेंगे। कौन सा पसंद आएगा? हर वो प्रोजेक्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न ला के दे रहा हो, उसको अपन चूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, पेबैक के अंदर अपन ने बात कर, पेबैक के अंदर शायद अपन ने मिस कर दिया कि डिसीजन कैसे लेना है। पेबैक के अंदर डिसीजन कैसे लेंगे? अच्छा, तुम बता ही सकते हो। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो पेबैक में डिसीजन कैसे लोगे? हाईएस्ट पेबैक वाले को लोगे? हाँ, और बोल रहे हो? हाईएस्ट पेबैक वाले को लोगे? ठीक है, चलो। सो बेसिकली पेबैक के अंदर सीन क्या होता है? अगर आप म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट देख रहे हो, दैट मीन्स आपको बेस्ट प्रोजेक्ट चूज करना है। बेस्ट कौन सा है? जो जल्दी आपको रिकवरी करके दे दे, तो लोवेस्ट वाले को चूज करोगे, लोवेस्ट पेबैक वाले को चूज करोगे, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट है तो आपको सिर्फ अच्छे वाले चूज करने हैं। अब एक्सेप्ट अच्छे वाले कौन से, कैसे डिफाइन करेंगे अच्छे कौन से हैं? कोई बेंचमार्क तो होना चाहिए ना। बेंचमार्क किसको लेंगे? कंपनी की पॉलिसी को लेंगे या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को लेंगे, कि इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर जनरली रूल चलता है कि डिपेंडिंग अपॉन रेस्टोरेंट किस टाइप का है, 2 से 3 साल के अंदर पेबैक आ जाना चाहिए। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर चलता है। हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, कंपनी की पॉलिसी भी हो सकती है कि हम इसके ऊपर वाले को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड से जो नीचे होंगे उनको ले लेंगे, उसके ऊपर जो होंगे उनको नहीं लेंगे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट अच्छे हैं। सेम गोस फॉर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड क्या है? बस एक वर्जन ही तो है पेबैक का, रूल तो सभी सेम ही लगेगा। सो इसका रूल भी सेम है, डिसीजन क्राइटेरिया सेम एज इन पेबैक पीरियड, ठीक है। समझ गया? एनपीवी तो अपने को पता ही है। IRR अपन ने देख लिया। अब IRR का दूसरा भाई कौन सा है? MIRR। एक सेकंड ना, ठीक है। IRR के साथ में प्रॉब्लम क्या है? ये थ्योरी क्वेश्चन इससे बन जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। IRR के साथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन करके चीज़ होती है, री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। सो बेसिकली
IRR के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप डिस्काउंटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो नहीं कर रहे हो। IRR क्या है? वो रेट है जिससे डिस्काउंटिंग करने पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आपके आउटफ्लोज के इक्वल आ जाता है। तो बेसिकली उसके अंदर एक डिस्काउंटिंग हो रही है एक बहुत ही बड़ी रेट से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आप जो NPV के अंदर आप डिस्काउंटिंग जो करते हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करते हो, करेक्ट है। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही कम रेट होती है, 10% वाजिब रेट होती है। अब अगर NPV बहुत ज़्यादा बड़ी आ गई है तो आप निकालना चाहते हो कि एक्चुअल में ये कितना रिटर्न ला के दे रही है, उसके लिए आप IRR निकालते हो। अब ऑब्वियसली वो रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत बड़ी होगी क्योंकि NPV बहुत बड़ी है, पॉजिटिव है, तो आपकी एक्चुअल IRR तो बहुत बड़ा ही आएगा ना। अब पॉइंट ये है कि IRR के अंदर अपन करते क्या है, डिस्काउंटिंग करते हैं बहुत ही हाई रेट से। तो अगर बहुत हाई रेट से डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो जो भी अपन कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करते हैं उसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट री इन्वेस्टमेंट का भी अजम्पशन होता है। मतलब बेसिकली अपन ने क्या बात करी कि लेट्स से मेरे यहाँ पे अपन ने बात करी थी ना, ये अपने कैश फ्लोज थे लेट्स से अपने ये कैश फ्लोज हैं, ये अपने कैश फ्लोज हैं, ठीक है। ये ईयर 1, ये ईयर 2, ये ईयर 3, ये ईयर 4, ठीक है। हर साल आपको कैश फ्लो मिल रहा है, ये 10,000 का यहाँ मिला, 10,000 का यहाँ मिला, 10,000 का यहाँ मिला एंड 10,000 का यहाँ मिला। तो जब अपन डिस्काउंटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली ये ईयर 1, 2, 3 एंड 4 इनको अपन डिस्काउंटिंग करेंगे। 10,000 को अपन लेके आएंगे इधर, ठीक है, ईयर 0 पे। इसको भी अपन लेके आएंगे इधर, इसको भी अपन लेके आएंगे इधर। लेकिन अपन ने पूरा एग्जाम्पल डिस्कस किया था समझने के लिए कि जब आप इसको डिस्काउंटिंग करके लेके आ रहे होते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन होता है, कि ये आपको 1 साल में तो मिल गया, ये कैश फ्लो आपके पास 1 साल में तो आ गया, अगले 3 साल का क्या? ये कैश फ्लो आपके पास 2 साल में तो मिल गया, अगले 2 साल का क्या? ये कैश फ्लो आपको तीसरे साल में तो मिल गया, अगले 1 साल का क्या? ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन होता है, वो अपन ने एग्जाम्पल के साथ समझा था, बट वो अभी समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ना तो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको उसका क्रक्स समझा रहा हूँ। उसका क्रक्स ये था कि बाय डिफॉल्ट एक अजम्पशन होता है कि जो कैश फ्लो आपको यहाँ मिला है ना 10,000 का ईयर 1 पे, उसको आपने यहाँ तक ईयर प्रोजेक्ट के एंड तक आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया है किस रेट के ऊपर, जिस भी रेट से आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो, सो अगर आपका ईयर 1 में 10,000 आपको मिल गया, दैट मीन्स ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक 3 साल के लिए आपका ये 10,000 री इन्वेस्ट हो गया है उसी रेट से जिससे आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो। ये 10,000 ईयर 2 से लेके ईयर 4 तक यानी 2 साल तक री इन्वेस्ट हो गया है जिस रेट पे आपने डिस्काउंटिंग करी है। सेम गोस फॉर 10,000, ये 1 साल का री इन्वेस्ट हो गया है। री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन है, ठीक है। अब किसके ऊपर है री इन्वेस्टमेंट? जिस रेट से आप डिस्काउंटिंग करते हुए चल रहे हो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप डिस्काउंटिंग किससे करते हो? NPV में आप डिस्काउंटिंग किससे करते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर री इन्वेस्ट हो रहा है वो समझ में आता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत लो रेट होती है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है, री इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन IRR के अंदर IRR बहुत हाई रेट हो सकती है क्योंकि NPV सुपर पॉजिटिव है। सो अगर IRR बहुत हाई है तो क्या आपके लिए, आपको ये प्रोजेक्ट तो मिल गया जो आपको बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न IRR ला के दे रहा है, क्या आपके लिए इतना ईजी है ढूंढना कि ईयर 3 से लेके ईयर 4 तक, ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक का 3 साल का एक और प्रोजेक्ट जो आपको IRR जितना रिटर्न ला के दे देगा, इस प्रोजेक्ट की IRR जितना रिटर्न ला के दे देगा। लेट्स से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, इसका IRR 20% आ रहा है, आपके लिए क्या इतना ईजी है एक और प्रोजेक्ट ढूंढना जिसमें 20% रिटर्न और मिल रहा है आपको, इनको री इन्वेस्ट करने के लिए? क्या पॉसिबल है ऐसा? बहुत अनरीजनेबल अजम्पशन है ये कि आपको एक और प्रोजेक्ट मिल जाएगा जो इतना हाई रेट ऑफ रिटर्न ला के देगा आपको, ठीक है। तो इसलिए जो IRR के अंदर अजम्पशन रहता है कि हम IRR के अंदर जो रेट निकल के आई है उसके ऊपर फिर से री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, वो बहुत अनरीजनेबल है क्योंकि IRR के जो रेट निकल के आएगी वो बहुत हाई निकल के आएगी, तो उसका अजम्पशन अनरीजनेबल होता है। एंड NPV के अंदर जो अजम्पशन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट करने का, वो बहुत रीजनेबल होता है। सो उसको रीजनेबल अजम्पशन बोलेंगे अपन। वो किस पे री इन्वेस्ट होता है? वेक पे या KO के ऊपर। एंड IRR वाला IRR इटसेल्फ के ऊपर री इन्वेस्ट होता है, ठीक है। इस फ्लॉ की वजह से अपन ने एक और रेट निकाली विच इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कहाँ गई हमारी, एक सेकेंड, हाँ ये रही मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अपन ने एक और रेट निकाली मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये बेसिकली क्या करती है? ये बेसिकली, इसको शॉर्ट फॉर्म में मिरर बोल सकते हो तुम। तो ये मिरर दिखाती है IRR को कि देख तू कितने खराब है,
ये मिरर दिखाती है, आईना दिखाती है आई को, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में मिरर बोल सकते हो। सो ये क्या करती है, ये आपको बोलती है कि यार छोड़ यार, ये फालतू आई ने क्या अजम्पशन ले रखा है कि तुम आई के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। तुम एक काम करो, तुमको जो रेट सूटेबल लगती है री इन्वेस्ट करने के लिए, तुम उस रेट के ऊपर पहले कैश फ्लोस को री इन्वेस्ट कर दो। मतलब बेसिकली क्या करो तुम, अपना ये रहा, जैसे अपना ये रहा, ठीक है, अपना ये रहा, ठीक है, बेसिकली ये रहा, ये आपके कैश फ्लोज हैं, ठीक है। ईयर 1 में आपको मिला 30,000 का, ईयर 2 में मिला 50,000 का, ईयर 3 में 70,000 का। MIR क्या बोलता है, तू एक काम कर, तू पहले कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट कर दे। तुमको पता है तुम्हारा ईयर 1 में 30,000 मिलेगा, उस 30,000 को तुम आगे के 2 साल के लिए री इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम उसको री इन्वेस्ट कर दो। जो तुम्हें रेट ठीक लग रही है तुम उस रेट पे री इन्वेस्ट कर दो। क्वेश्चन में आपको रेट बता देगा कि री इन्वेस्टमेंट की रेट मेरी इतनी है, नहीं बताएगा तो अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पकड़ लेंगे कि आगे का री इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि रीजनेबल है। तो अपन ने जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो अपन ने इसको री इन्वेस्ट कर दिया 2 साल के लिए 10% के ऊपर। एंड री इन्वेस्ट होकर यहाँ पे कितना बन जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसका फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, किस रेट के ऊपर, 10% के ऊपर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कैसे निकालोगे, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, समझा। फिर सेम ईयर 2 का कैश फ्लो है 50,000 का, ठीक है, ये ईयर 2 पे मिल रहा है, ठीक है। IRR क्या बोलता कि इसको मैं आगे री इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 साल के लिए, कितने के ऊपर, IRR के ऊपर। MIR बोल रहा है नहीं, गलत, मिरर बोलता है गलत। तुझे जो रेट ठीक लग रहा है तो बोले, अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे 10%, तो 10% पे इसको पहले री इन्वेस्ट कर दो। 10% में अपन इसको री इन्वेस्ट कर दिया 1 साल के लिए। कैसे निकालेंगे, 10% के फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एंड इट्स 70,000, तो ये ईयर 3 पे मिल रहा है, इसको कैसे री इन्वेस्ट करोगे, ये तो इस साल में मिल रहा है। तो ये सब करने के बाद हमारे पास इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई इस साल के ऊपर, हमारे पास इसकी फ्यूचर वैल्यू आ गई इस साल के ऊपर, एंड इसकी तो इस साल पे ही है, तो हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या होगी, इन तीनों कैश फ्लोस की री इन्वेस्टेड फ्यूचर वैल्यू। तो MIR बोलता है कि तुमने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब तुम इस री इन्वेस्टेड कैश फ्लो को आप इससे डिस्काउंट करके रेट निकाल लो। मतलब ये MIR क्या बोल रहा है कि तुम हर साल के कैश फ्लोस की रेट मत निकालो, वो IRR करता था। मैं बोल रहा हूं कि तुम खुद से पहले री इन्वेस्टमेंट करो, री इन्वेस्ट करने के बाद में जो फ्यूचर में वैल्यू मिल रही है तुमको, तुम उससे कंपेयर करो कि तुम्हें कितना रेट मिल के आ रहा है एक्चुअल में। सो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो रेट ढूंढनी है जिससे ये फ्यूचर वैल्यू जो निकल के ये 3rd ईयर के एंड में वो इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख के इक्वल आ जाए। तुम्हें वो रेट ढूंढनी है, वो MIR है। एंड ये निकालना बहुत सिंपल है, तुमको पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अपन कितनी बार करके आए, जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर अपन ने सेम चीज़ करी थी। ये फ्यूचर में एक सिंगल सम बन के आ गया तुम्हारे पास, सिंगल सम। अटके हो क्या, कहीं लाएगा क्या यार, कुछ करना पड़ेगा इसका, रुको अभी बस खत्म हो ही रहा है तो अपन, ठीक है छोड़ो, हाँ बस इसको खत्म करते हैं, बस ये लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। सो ये सिंगल सम बन के आ गया यहाँ पे तुम्हारे पास फ्यूचर वैल्यू का, दिस इज सिंगल सम, ठीक है। अब इस सिंगल सम को इसको डिस्काउंट करके अपने को इसके इक्वल बनाना है, तो कौन सी रेट है, सिंपल, ये फ्यूचर वैल्यू बन गई, ये प्रेजेंट वैल्यू बन गई, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। कैसे सॉल्व करते हैं अपन उसको, सिंपल फॉर्मूला अपना था, सम ऑफ फ्यूचर वैल्यूज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, nth रूट निकाल लो, -1 कर लो। जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर अपन ने यही किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर अपन ने यही किया था। कैसे करते थे अपन इसको, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁴n। सॉल्व कैसे किया, प्रेजेंट वैल्यू को नीचे ले गए तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1 + r⁴n। अब उसको सॉल्व करने के लिए मुझे nth रूट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू अपॉन nth रूट। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई वैल्यू 1 + r की, मुझे r चाहिए तो इसमें से -1 कर दिया, सिंपल वही लिखा है। बस यहाँ पे मैंने सम ऑफ फ्यूचर वैल्यूज लिखा है, यानी हर एक कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू का सम, जो सिंगल सम बन के आ जाएगा टोटल करके, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होता है, डर्टी पावर से, या फिर क्वेश्चन के अंदर दे देखा हुआ फैक्टर उससे निकाल लेना, सिंपल है। चलो, इफ री इन्वेस्टमेंट रेट इज नॉट स्पेसिफाइड इन मिरर क्वेश्चन, अज्यूम री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल्स टू WACC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर, ठीक है। इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, सेम एज IRR, जो IRR का डिसीजन क्राइटेरिया था सेम इसका भी, क्योंकि ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। अभी इस एग्जाम में आया था IRR का क्वेश्चन, MIR का मिरर का क्वेश्चन, आज तक नहीं आया आज तक नहीं आया, इसलिए टीचर्स भी इसको इग्नोर करके चल रहे थे, और अपने नोट्स में पहले से ही था ये, मेरे को था ये तो पढ़ाना है क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है और इस एग्जाम में आया था, ठीक है। अब बेसिकली इनका हल्का सा एडवांटेज डिसवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि IRR के अंदर थोड़ा डिसवांटेज के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, बस वो करके अपना खत्म है, ठीक है। IRR की बात, फ़ायदा क्या है कि सारे प्रोजेक्ट कैश फ्लोज यूज़ करता है, अनलाइक पेबैक एंड DPP, वो पीछे वाले देखता ही नहीं है, पीछे देखो बोलना पड़ता है बट देखता ही नहीं है वो, ये पीछे देखता है,
पीछे कैश फ्लोस को लेके चलता है, सारे प्रोजेक्ट कैश फ्लोस को लेके चलता है। दूसरा, ये कभी कभी आपको हेल्प कर सकता है मैक्सिमाइज करने में शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। थ्योरेटिकल टॉपिक है, मतलब कभी कभी आपको हेल्प कर सकता है ये, ठीक है। जस्ट लाइक एनपीवी, वैसे एनपीवी आपको बताता है कि मैक्सिमाइज कितना हो रही है, ये आपको वो नहीं बताता, ये आपको रेट बताता है। बट कभी कभी इससे जो डिसीजन निकल के आएगा वो एनपीवी जैसा ही होगा, तो उन केसेस के अंदर ये आपको शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज के दे देता है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऐसे समझ लेना, ठीक है। डिसएडवांटेज इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर थ्योरी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि ये रीइन्वेस्टमेंट मानता है इंटरमिटेंट कैश फ्लोस की एट IRR, जो अनरीजनेबल अजम्पशन है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये हो गया, ठीक है, वजह से अनरीजनेबल अजम्पशन। दूसरा क्या है कि कभी कभी आपकी एक IRR नहीं 2 IRR निकल के आ जाती है। थ्योरी क्वेश्चन MCQ में आ सकता है कि क्या इज इट पॉसिबल कि 2 IRR आ सकती है? आ सकती है, 2 से ज़्यादा भी आ सकती है। कैसे आती है? जब कैश फ्लो साइन चेंज करते हैं मोर देन वंस बीच में, तब आपकी मल्टीपल IRR आ जाती है। मतलब जनरली अपन क्या लेके चलते हैं कि अपना स्टार्टिंग में ईयर 0 के अंदर इन्वेस्टमेंट आया एंड फिर आगे इन्फ्लोस, ठीक है। इसमें साइन कैश फ्लोस ने सिर्फ एक बार चेंज किया, एक बार नेगेटिव आया, अब सारा पॉजिटिव चल रहा है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में एक बार साइन चेंज हुआ, आगे कभी साइन चेंज हुआ कैश फ्लोस का? नहीं हुआ। अगर आपका बीच में भी साइन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 का था, ईयर 1 में साइन चेंज हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, वापस से आपका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव चले गए, तो यहाँ पे आपका साइन चेंज हो गया 2 बार। अब फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव पे चले गए, एक और बार साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज जब मल्टीपल टाइम्स होगा तो आपकी मल्टीपल IRRs आएंगी। ये सिंपल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। MCQ में पूछ सकता है 1-2 नंबर का, और कुछ नहीं है, बट समझ लो कैसा होता है, ठीक है। IRR NPV के इनकंसिस्टेंट रिजल्ट शो कर सकता है, NPV से अलग रिजल्ट शो कर सकता है 4 केसेस की वजह से। क्यों? पहला तो रीइन्वेस्टमेंट अजम्पशन है कि वो हाई रेट पे रीइन्वेस्टमेंट मान रहा है, उसकी वजह से IRR का रिजल्ट अलग आ सकता है NPV से। अलग आ सकता है का मतलब ये नहीं कि वो दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट को फेवर कर सकते हैं। IRR बोलेगा प्रोजेक्ट A अच्छा है, NPV बोलेगा प्रोजेक्ट B अच्छा है। ऐसा क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि पहला तो रीइन्वेस्टमेंट की वजह से फर्क आ जाता है। IRR रीइन्वेस्टमेंट मानता है IRR के ऊपर, NPV मानता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। दूसरा, जब प्रोजेक्ट के अंदर साइज डिफरेंस हो सकता है तभी आ सकता है, एक प्रोजेक्ट बड़ा है एक प्रोजेक्ट छोटा है, ठीक है। तो NPV बोलता है जिसकी एब्सोल्यूट सेंस में ज़्यादा NPV आएगी उसको मैं फेवर करूंगा। IRR बोलता है नहीं, मुझे रेट से मतलब है, जो ज़्यादा रेट देगा उसको फेवर करूंगा मैं। NPV बोलता है मुझे रेट से नहीं मतलब नहीं, मुझे ज़्यादा एब्सोल्यूट अमाउंट से मतलब है। तो जब साइज डिस्पैरिटी आएगी तो हमेशा NPV बड़े प्रोजेक्ट्स को फेवर करता है, ठीक है। और IRR ऐसा नहीं करता, IRR न्यूट्रल तरीके से चलता है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस अगर अलग अलग है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा बड़े कैश फ्लोस आ गए, बाद में थोड़े छोटे कैश फ्लोस आ रहे हैं, 2 प्रोजेक्ट्स के बीच में डिफरेंस है। पहले प्रोजेक्ट में बड़े कैश फ्लोस स्टार्टिंग में आ गए, दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर बड़े कैश फ्लोस एंड में आ रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इवैल्यूएशन करोगे दोनों से, तो NPV और IRR आपको अलग अलग प्रोजेक्ट फेवर करके हुए दिखाई दे सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है अलग से, ज़्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चौथा है कि प्रोजेक्ट्स की लाइफ ही अनइक्वल है। इस केस में प्रोजेक्ट दोनों आपको अनइक्वल दे सकते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। और इन केस में अपन चूज़ क्या करेंगे? अगर इनमें से कुछ भी सिचुएशन आ जाएगी एग्जाम के अंदर, न्यूमेरिकल में अगर आ जाती है, तो अपन चूज़ किस बेसिस पे करेंगे? NPV सुप्रीमेसी, ठीक है। तो अपन NPV को चूज़ करेंगे ओवर IRR, क्लियर? बस, तो सेम MIRR का भी सेम वही सीन है। इसके एडवांटेज वही है कि ये IRR की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। कौन सी? कि ये वो री इन्वेस्टमेंट लेता था बड़े रेट के ऊपर, ये उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं मानता है, ठीक है। एंड मल्टीपल IRRs MIRR के अंदर कभी नहीं आएंगे, क्योंकि MIRR के अंदर तो आप एक ही कैश फ्लो लेके चल रहे हो ना, सिंगल सम लेके चल रहे हो, उससे मल्टीपल कैश फ्लोज अलग अलग नहीं लेके चल रहे हो। तो सिंगल सम लेके चल रहे हो तो एक रेट निकल ही जाएगी, उससे मल्टीपल कभी नहीं आएंगे। तो इसकी 2 लिमिटेशन सॉल्व कर देता है MIRR, लेकिन बाकी तो सॉल्व नहीं हुई ना, बाकी तो अभी भी हैं, तो वो उसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। सिंपल, खत्म तुम्हारा ये। रजत, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का सेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज योर OCW ट्रैकर, ठीक है। अच्छा, अगर आप सेशन के अंदर रिवीजन सीरीज में पहली बार आए हो, नए आए हो, सो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ OCW क्या होता है। देखो, हमारा जो ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक है उसको हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया, OC और W, जिसमें से W वाले वो क्वेश्चन है जिसको आपको मैंडेटरी राइटिंग प्रैक्टिस में करके देखना चाहिए, ताकि आपका बहुत अच्छा कंफर्ट आ जाए इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो हर चैप्टर के अंदर हम ऐसा ट्रैकर देते हैं, ठीक है, जिसमें से W वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी रहती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये दिखता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दे दिया, कुछ क्विकली बता दिया कि OCW ट्रैकर क्या है। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो कि हर कैटेगरी के अंदर किस किस चीज़ का ध्यान देना होता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप लेवरेजेस का लास्ट का 10 मिनट देख लेना, उसके अंदर हमने डिटेल में समझाया कि इस ट्रैकर को यूज़ कैसे करना है, ठीक है।
चलो गाइस, तो अच्छा ये हमारा हो गया OCW ट्रैकर। अभी आपको एक चीज़ समझनी है कि क्योंकि हमारा एक सेशन पेंडिंग है इन्वेस्टमेंट का, कल हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा, आज सिर्फ सेशन 1 था। सो कुछ ऐसे क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में 75 में से जिनको आप तभी रेफर कर पाओगे जब आपका सेशन 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो क्वेश्चन की लिस्ट मैंने यहाँ पे नीचे नोट में डाल दी है कि वो क्वेश्चन नंबर्स हैं जिनको आपको रिविजन सेशन 2 कंप्लीट होने के बाद ही देखना है, ठीक है। आज आपको इनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आज घर पे जाकर रेफर कर सकते हो। इनमें जितने भी W वाले हैं उनको आप घर जाकर रिटन प्रैक्टिस कर लेना। आपका आज का सेशन बहुत अच्छे से फ्रूटफुली क्लोज हो जाएगा, आपका क्वेश्चंस का बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा। आपने जितने भी लॉजिक डिस्कस करे उसने आपकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी होगी। इफ़ सो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपको बहुत अच्छा पॉइंट लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अपन मिलते हैं कल रिवीजन सेशन 2 के लिए इन्वेस्टमेंट के, जिसके अंदर हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक कल वाला सेशन भी एंड आगे के चैप्टर्स भी बहुत ईजिली यूट्यूब आप तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं सेशन नंबर 2 के लिए सेम टाइम। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।